माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 321 श्री अशोक कुमार रावत। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में आज जिस प्रकार से नो क्वेश्चन आवर नो। माननीय सदस्य, आपको आफ्टर क्वेश्चन आवर नो। अशोक कुमार रावत। माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रख दिया है। क्वेश्चन नंबर अशोक कुमार नो। श्री टी सुमति, आफ्टर क्वेश्चन आवर प्लीज, आफ्टर क्वेश्चन आवर, आफ्टर क्वेश्चन। Sir, can I? Yes, please. So I'd like to ask the Minister through you, the ischemic heart disease was the leading cause of years of life lost due to premature mortality in Tamil Nadu in 2016. Were any steps taken by the Union government to mitigate such diseases, sir? Thank you. सर, आदरणीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूँगी कि लगातार हम स्क्रीनिंग हो या फिर पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे उसका टेस्टिंग हो, मदर के एएनसी चेकअप को भी मैंडेटरी किया है। लगभग 4 एएनसी तो हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से भी की जा चुकी है, जिसमें कि इस तरीके के हार्ट डिसीज को पहले ही डिटेक्ट किया जाए, जिसमें हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स का भी सहभाग होता है। आदरणीय सदस्य को मैं ये कहना चाहूँगी कि एनसीडी क्लिनिक्स भी चलाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू वी आर डायग्नोसिंग द पेशेंट एंड ट्रीटिंग देम। धन्यवाद। प्रताप चंद्र सारंगी। Sir, whether congestion of crusher dust is very much responsible for diseases like silicosis and tuberculosis, whether government has initiated any study in this line, and what are the findings and what steps has been taken to remedy the malady? Sir, what steps have been taken to stop illegal crushers and other illegal operation of industries which are responsible for this? How to maintain the general immunity of common masses, and how to control the air pollution, which is very much responsible for heart diseases, and the today's sound pollution is very much creating very much alarming situation, and what steps has been taken by the government to stop all these things? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि उन्होंने चिंता जताई है कि सिलिकोसिस को लेके क्या हेल्थ डिपार्टमेंट का काम चल रहा है। बिल्कुल, सिलिकोसिस हो या अदर कॉजेस के कारण हार्ट डिसीज हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, उसके कारण एक स्क्रीनिंग भी किया जाता है। जो कंपनीज है उसके तहत हमारी हेल्थ टीम स्क्रीनिंग भी करती है, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेपरेट नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय है। उस तरीके से ये स्क्रीनिंग आगे भी बढ़ा है, और इसके तहत हम स्केल अप रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस फॉर टीबी डायग्नोसिस एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज क्लोजर टू द कम्युनिटी की भी सुविधा दी गई है, और ड्रग्स और उसके लिए गांव-गांव तक हमारी आशा बहनें ये सेवाएं भी प्रदान कर रही है। श्री बेनी बेनन। Sir, the minister's reply is very good reply. I congratulate for the minister, and the government of India supporting free cost to dialysis service. Sir, in many countries, these kidney patients and other patients include in the disability list. Whether the government of India includes the kidney patients and the heart patient in the disability list, so they will get so many other type of help, including their family members. सर, ये क्वेश्चन रिगार्डिंग, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन रिगार्डिंग द डायलिसिस सेंटर के तहत है। Can you provide them, include them in the disability list, so they will get another assistance? Yes. The financial assistance and other assistance to from our family members also. सर, ये प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत जो सेवा दी जा रही है फॉर दैट किडनी पेशेंट की डायलिसिस के लिए, ये आज हमने
लगभग 1000 सेंटर्स खुले हैं जिसमें कि हमारे 7000 मशीन्स है। डायलिसिस सर्विसेज पेशेंट के लिए आज तक 13 लाख पेशेंट के लिए प्रोवाइड की है और लगभग 137 लाख हीमोडायलिसिस के सेशन हुए हैं। सर, ये खास तौर पे बीपीएल के पेशेंट को हमारी प्रायोरिटी है और जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा है, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट थ्रू यू सर कि दे कैन सेंड द प्रपोजल्स थ्रू पीआईपी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। धन्यवाद। जगदेव पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे हमें अनुमति दी है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि WHO की जो रिपोर्ट है 2021 की टीबी के संबंध में, इसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सर्वे किया है कि जो आर्सेनिक वाटर है कंटेमिनेटेड, जिसके कारण काफ़ी बीमारियां हो रही हैं, किडनी की, लंग्स की और यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो रहा है। तो हमारे सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती जो नेपाल की फुटहिल्स हैं, वहाँ के पानी में जो WHO की रिपोर्ट्स है और सर्वे के अनुसार, तो जो पूरे देश में भी इस तरह से अगर आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेटेड है जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही, उसके संबंध में क्या कोई अध्ययन भारत सरकार कराएगी या किया है? अगर किया है तो उस संबंध में फिर क्या उपाय या क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सरकार तय कर रही है कि इस तरह से लोगों को शुद्ध वाटर मिले, जिससे कि जो जल जनित बीमारियां हैं वो जल जनित बीमारियों को रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रेज किया है। ट्यूबरक्लोसिस और पानी से होने वाले रोग दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं पहले ट्यूबरक्लोसिस के संदर्भ में बता दूं माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 21 से 25 लाख ट्यूबरक्लोसिस के केस प्रतिवर्ष आते हैं और उसमें से 4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ट्यूबरक्लोसिस का देश में से टीबी से मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी इस कार्यक्रम में कई बार उपस्थित रह चुके हैं और देश में सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप को जोड़ के आज कई लोग ट्यूबरक्लोसिस के डिसीज से ग्रस्त लोगों को गोद ले रहा है, उसको रेगुलर गवर्नमेंट की ओर से मेडिसिन सप्लाई जा रही है और उसको न्यूट्रिएंट फूड भी दिया जाता है, जैसे कि टीबी से देश को मुक्ति मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया है कि 2025 तक हमें देश में से टीबी मुक्त करना, इस दिशा में मुहिम चल रही है और हम उसमें सक्सेस सर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि पानी की वजह से कई डिसीज फैलते, बात सही है। हर देश के नागरिक को अच्छा पानी मिले, इसलिए हर घर नल की योजना चलाई जा रही है, जैसे उसको नल पे पानी मिले, शुद्ध पानी मिले और शुद्ध पानी मिलने से भी कई रोग नाबूद हो सकते हैं, बात सही है और इस दिशा में हम गति से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 322 श्री तुरुना बुक्रार सर। Question number 322, sir. माननीय मंत्री जी। Answer is laid on the table of the House. Sir, this harassment, chasing, killing, putting them in jail, it doesn't occur once in a way. So at least every month, 2-3 times, the Sri Lankan Navy is repeatedly harassing, doing a lot of atrocities against our Tamil fishermen. So last 3 years alone, in 2020, 74 fishermen were arrested and jailed. In 21, 143 fishermen were arrested. This year in 22, so far 88 people have been arrested. Even 2 days back, 2 days before, 16 fishermen from Rameswaram area have been arrested. So fishermen from Nagapattinam, Kotepattinam, Jagadapattinam, Pamban, Rameswaram, the entire coastal area, repeatedly they are arrested and jailed. Question. Sir, their boats are damaged. Those days, earlier, few years back, they were warned, fishermen, sometimes if they cross the boundary, they are alleged like that. But even if it is, some people cross the maritime boundary, they should be warned and sent back. Should not be fired and killed. And boats are damaged, nets are damaged.
the catchment fishes are carried away. So this should not happen, sir. Honorable member, I want to know, ask question. yes, sir, I want to know from the Honorable Minister. This should not happen again, sir. So what are the steps taken by the central government to stop these atrocities against Tamil fishermen? Sir, the government of Modi ji has always been making efforts for the safety and security of Indians wherever they are. And Indians abroad, whether they are fishermen, whether they are students, whether they are laborers, their safety and security has been of utmost importance. Very recently, we brought back 22,500 students from Ukraine in the war-torn area. And let me, so this is not a fishermen of Tamil Nadu who have been taken into custody by the Sri Lankan authorities. Government has been engaging with the Sri Lankan government, and every year, whatever the number that has been given, 74 were arrested, were taken into custody in 2020, 96 were taken into custody in 22, but barring the 16 who are still in custody, we have been able to bring back every Indian fisherman who have been taken into custody by the Sri Lankan authorities, and Government of India continues to engage with the Sri Lankan authorities to bring back every Indian fisherman, including the 16 who are at present in the custody of the Sri Lankan authorities. Honorable member. Yes, sir. Sir, every time when our fishermen are arrested and jailed, we members from Tamil Nadu, every time we raise this issue. Same reply every time you are giving. The sympathy alone will not resolve the problem, will not address the problem. So, what concrete step you have taken? It should be taken in the ministerial level. Either Prime Minister to Prime Minister, concerned Minister to Cabinet Minister there. The mere sympathy of words will not resolve the problem, address the problem. Sir, two things I want to ask. Sir, the people who are arrested, jailed still, should be immediately released. You have to take steps for that, number one. Sir, number two, for the damn boats, more than 100 boats were seized, laying on the seashore of Sri Lanka, destroyed, action, damage. Okay. So compensation should be, sir, we should get the compensation from Sri Lankan government for Tamil Nadu fishermen. This Sir, should be, immediately this should be done. So every boat costs 50 lakhs, please. 1 crore. Please. Sir, I appreciate the concern of the honorable member, and through you, Let me complete. So, the boat costs 50 lakhs, 1 crore. The poor fishermen, they pledges their houses, jewels, everything, and buy the boat. But they are not getting back. So the damage should be claimed. So what are the steps the government has taken so far? And I request the government to insist the Sri Lankan government to give compensation to our fishermen. sir, through you, I would like to inform the member that as I mentioned earlier in the first part of my reply, government has been taking it up at the highest level, a setup of 2+2. That is the foreign minister and the fisheries minister. A mechanism has been set up to deal such issues. There is a joint working group at the level of the fisheries ministry, and I would like to inform the House through you, sir, that today the joint working group is meeting between India and Sri Lanka to discuss all such issues. I would also like to mention that our mission has been interacting with them, providing consular access, providing the legal assistance, their day-to-day needs. So Government of India gives utmost importance to every Indian across the world, wherever they are. Shri Vijay Basant. Thank you, Speaker, sir.
Sir, I want to raise a question. I've come from Kanyakumari, which is a long coastal line. A lot of people go for deep fishing. And I'm talking on behalf of all the MPs who represent the coastal area. Sir, people get caught every time, and it takes a long time to get them bailed out. And my request is, what is the External Ministry should have a diplomatic agreements with the coastal countries so that the people don't suffer like this, because they have imposed for a huge fine, and which the poor fishermen are not in a position to pay it. So I request the government to have the diplomatic agreements with all the coastal things, which will be helpful for the fishermen and not get stayed there and suffer a lot. Because our livelihood is dependent on the fishing, and they go for deep fishing and they cross the borders not unknowingly, and they get suffer a lot. So I need the government to take a call on it and have a diplomatic agreements with all the coastal countries, sir. Thank you. Sir, I would like to inform the honourable member through you that this is not this is an issue which the government is very much concerned. It's not only about Sri Lanka. During the last week, 3 days ago, there was an incident where 61 fishermen were detained in Seychelles, 56 from Tamil Nadu, from Assam and from Kerala. The government and our mission in Seychelles moved so fast that 7th the case came up in the Seychelles court, 22nd they were let off, and they were repatriated back to India by the Indian Air Force flight on the same day. So this shows the concern and the seriousness in which the government of India under the Prime Minister approaches such issues. So I would also like to mention that government is in consultation, government is in discussion on issues related to Indian labor, whether they are fishermen, whether they are in some other jobs, to enter into agreements, understandings with various countries, and definitely I would say that this issue, it continues to be of serious concern and of utmost importance. Honorable Speaker, sir, we used to have a rapid response diplomatic channel to intervene in such issues of our fishers. Now, most of the time, Ministry of External Affairs is not considering this issue. Our poor fishers running court case in foreign countries their own. Whether the Ministry of External Affairs will initiate a permanent diplomatic channel to deal with this issue. Yes. I would like to inform the honourable member through you that his doubt that the Indian missions are not taking serious attention. I would like to clarify on that. Sir, every time such an issue comes up, Indian fishermen and their fishing boats are apprehended. Immediate steps are taken by the Indian missions. First, their confirmation of their detention, then provision of consular access, their early release and repatriation, along with fishing boats. And during the consular access, mission provides articles of daily use to the prisoners and inquire about their health. So, the diplomatic mechanism, our missions are empowered to take up those diplomatic efforts, to see that the Indian fishermen who are apprehended by various other countries wherever they by mistake cross over the maritime borders, but every effort is made to bring them back, and for that all diplomatic efforts are undertaken. Question number 323, Diya Kumari ji. 23. आप सभा पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद और योग के महत्व पर विशेष ध्यान दिया और पूरे देश में आयुष का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि अभी हाल ही में वो मेरे राजसमंद
मेरे लोकसभा क्षेत्र राजसमंद में एक कार्यक्रम में पधारे थे और उस कार्यक्रम में एक पत्र के माध्यम से मैंने उन्हें आग्रह किया था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुष वेलनेस सेंटर्स खुलवाने की बहुत बड़ी डिमांड है और उस पर ध्यान देके वहाँ पर आयुष वेलनेस सेंटर्स खुलवाए जाएं। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगी कि इस पे अभी तक सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे साथी संसद सभ्यों महोदय ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेहत अच्छी रहे उसके बारे में प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देता हूँ। वैसे भी जब इंसान बीमार होता है और पेशेंट बन जाता है तो उसके रिलेटिव की कंडीशन बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जैसे ही 2014 में अपना एज ए प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभाला, तुरंत ही उसने नेशनल आयुष मिशन घोषित किया। तो जैसे नेशनल आयुष मिशन में क्या पार्ट है, तो पहले तो आदमी बीमार ही ना पड़े, मीन्स प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। माननीय मंत्री जी, आप तो ये जवाब दो, सिस्टम क्या है? क्या राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है? कैसे वेलनेस सेंटर, बता दो उनको। उसमें क्या है कि जो राज्य सरकार प्रस्ताव उनको भेजती है, उसके बाद उसका जो स्टेट एनुअल एक्शन प्लान होता है, तो स्टेट एनुअल एक्शन प्लान से हमारी मिनिस्ट्री में प्रपोजल आती है। उसके बाद हम विचारणा करके उसको एग्जामिन करके हम आयुष और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देते हैं। तो मैं जब नाथ द्वारा गया था तो उन लोगों ने गिने चुने ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डिमांड किया थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आगेवानी में हमारी मिनिस्ट्री ने राजस्थान को कुल हम 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दे रहे हैं, उसमें राजस्थान को 1,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम दे रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा राजस्थान के लोगों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। उसमें उसके जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमने नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आयुष मंत्रालय द्वारा राजस्थान जिले में कुल 26 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार राजस्थान जिले में 14 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रगतिशील श्रेणी के तरह कार्यात्मक है। माननीय मेंबर, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मैंने जितने मांगे थे उनसे ज़्यादा आपने आयुष वेलनेस सेंटर्स मेरे संसदीय क्षेत्र को दिए, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरी 2 डिमांड्स और हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में बोटाटी धाम है जहाँ पर पैरालिसिस के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स भी आते हैं। तो बोटाटी धाम में आयुष वेलनेस सेंटर खोले जाने का मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि वहाँ भी एक आयुष वेलनेस सेंटर खोला जाए और जेतारन में भी एक आयुष वेलनेस सेंटर खोला जाए, जो कि दोनों ही इस लिस्ट में नहीं है। उसके अलावा राजसमंद धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है, यहाँ आयुष अस्पताल की आवश्यकता लंबे समय से है और मेरी ये मांग है, मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी ये एक मांग है कि वहाँ पर राजसमंद जिले में मंत्रालय की किसी भी योजना के अंतर्गत 100 बेड का आयुष अस्पताल खोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत बुटाटी धाम और जैतारण में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से उचित प्रस्ताव गाइडलाइन के अनुसार आयुष मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर सकती है और इसको हम एग्जामिन करेंगे। और साथ में ही जैसे हमारे साथी संसद महोदय ने अपने 100 बेड के आयुष हॉस्पिटल में डिमांड किया, लेकिन नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत हमारी मिनिस्ट्री की ओर से 50, 50, 30 या 10 बेडेड एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता का प्राविधान है और इस हेतु प्रदेश सरकार राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से उचित प्रस्ताव गाइडलाइन के अनुसार आयुष मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर सकती है। वैसे भी हमने राजस्थान में कुल 6 50 बेडेड इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल जिसमें भीलवाड़ा, अजमेर, चूरू,
बीकानेर, सीकर और जयपुर में हमने ऑलरेडी ये 50 बेडेड हॉस्पिटल ऑलरेडी अलॉट कर दिया है। श्री डीन कुरियाकोस। Sir, in connection with the health and wellness center, sports Ayurvedic treatment having so much demand, especially in Kerala. In my constituency, we are under preparation for start a sports Ayurvedic center there. Sir, my question is, in connection with the health and wellness center under Ayush Ministry, whether the government may take initiative to start sports Ayurvedic treatment center. Good question. Very good question. Respected Speaker, sir, in reply to the question raised by Honorable Member, I could say that if the government of Kerala send the proposal through their annual action plan, then definitely this ministry will look into the matter. Question number 324, Sri Chandan Singh ji. चैनल नंबर 324। माननीय मंत्री जी। सदन पटल पर रखा। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो विचाराधीन कैदी है और उन्हें कोई सजा भी नहीं हुई है, फिर भी उन्हें मतदान से वंचित रखा जाता है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार विचाराधीन कैदियों को मतदान का अधिकार देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्या यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध नहीं है? सर, वोटिंग का प्रोसेस इस देश में बिल्कुल साफ है और इलेक्शन कमीशन समय समय पे लोगों के सामने में भी इसका जागरूकता लाते रहते हैं। चाहे वो जेल में हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, एनकरेजमेंट दिया जाता है कि उसका वोटिंग हो, लेकिन किसी एक परिस्थिति की वजह से उसका वोटिंग नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसको जबरदस्ती वोटिंग करने का, कंपल्सरी करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए वोटिंग करना सबका अधिकार है, लेकिन जबरन वोटिंग कराना ये कोई इस तरह का प्रावधान संविधान में भी नहीं है और इस पार्लियामेंट ने भी कोई चीज का पारित नहीं किया है। वो तो पूछ रहा है विचाराधीन कैदी को परमिशन है या नहीं। कोई मैंने कहा कि अभी उसके बारे में अगर मैं कहूंगा कि किसी कैदी को लेकर के, तो क्योंकि वोटिंग राइट पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ओके। सब देश का नागरिक का समान अधिकार है, इसलिए हम अलग से कैदी के लिए बात नहीं रख सकते। अजय निषाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक है। महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान 100% हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अभी हमारे देश में मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम फर्जी मतदान की समस्या से निजात मिलेगा। महोदय, ऐसा देखा गया है कि बड़ी तादाद में लोग अपनी आजीविका, रोजगार और रोजी रोटी के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से काफी दूर दूसरे प्रदेश में रहते हैं और चुनाव के समय निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं और मतदान से वंचित हो जाते हैं, जिसका असर प्रतिशत पर पड़ता है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, क्या जिस प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लाई गई है, क्या उसी प्रकार वन नेशन वन वोटर आई कार्ड का योजना लाने का सरकार विचार कर रही है क्या? सर, जो हमारे सदस्य ने पूछा है, ये बहुत ही गंभीर मामला भी है और ये सरकार का विचार में भी है कि इस पे कुछ कदम उठाया जाए और हमने प्रक्रिया भी शुरू किया है और मेरे लेवल में भी इलेक्शन कमीशन से भी इसके बारे में काफी जिक्र किए हैं कि पूरे देश में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए और एक मात्र इलेक्टोरल रोल हो जिसको सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉलो करे, इसका भी हमारा विचार है। तो इसके लिए, क्योंकि हम चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें लेकिन फर्जी वोटिंग से रुके, इसलिए जो पिछले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम लाए थे उसमें हमने एक इलेक्टोरल रोल को आधार के साथ लिंक करने का प्रावधान भी उसमें रखा है।
अभी वो कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, लेकिन इससे जो डबल नाम होते हैं, फर्जी वोटिंग होते हैं, जो बोगस वोटिंग होते हैं, उसमें भी रुकने का बड़ा इसमें कामयाब होने का संभावनाएं है। और भी आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो भी जरूरत कदम है हम उठाएंगे, और हमारे सरकार के सोच में है कि वन नेशन वन वोटर लिस्ट हो, ये हमारा सोच है, और साथ साथ में एक क्लीन इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम हो, ये भी हमारा सोच है। राजीव रंजन सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य के मूल प्रश्न के उत्तर में जो उत्तर दिया कि चाहे जेल में हो या जेल के बाहर हो, उसको वोटिंग करने का अधिकार है, जो मेरी समझ से तथ्यों से परे है। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति जब जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है तो उसका फंडामेंटल राइट सीज हो जाता है, और वोटिंग जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए हम माननीय मंत्री जी को ये आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह के जब सेंसिटिव प्रश्न हो तो उस पर सेंसिटिव उत्तर देना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। तो सलाह आपकी। नहीं सर, ये देखिए जुडिशियल का जो प्रोविजन है, अगर कोर्ट से परमिशन लाते हैं, इस पे हम कैसे यहाँ टिप्पणी कर सकते हैं? हम तो ये कहेंगे कि हमारे लिए सारा नागरिक समान है, लेकिन अगर जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो इसको आप भी नहीं कह सकते मैं लॉ मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसका वोटिंग राइट सीज हो गया है। जो कोर्ट का अधीन में चले जाते हैं और जुडिशरी प्रोसेस में जब आ जाते हैं तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। चुनाव भी जीतते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? के मुरलीधरन Before to the central government that the voting right should be given by the Pravasi Indians. Sir, in the state of Kerala, most of the Keralites are working in Gulf countries. In the election time, they are not in a position to come back and cast their vote. So I request the Honourable Minister whether the government should consider Pravasi voting right. Yes, sir, this is a very positive suggestion. And I have already told Election Commission also that we will make provisions and give us proper suggestions how we will allow our people who are staying outside and working to be given an opportunity to vote. And we are also thinking that online voting system, how it can be encouraged, how it can be done. But before declaring anything, before doing or making any declaration, we have to ensure the safety, the transparency, and also to protect it from any malpractices or misuse. मनीष तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है कंपल्सरी वोटिंग को लेकर, मैं माननीय मंत्री जी से इत्तेफाक रखता हूं कि जबरन किसी से वोटिंग कराना उचित नहीं है। पर अगर आप देखें और पूरे देश में देखें तो जो इस देश के कथाकथित अमीर इलाके हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, और जो वर्किंग क्लास के इलाके हैं और ग्रामीण इलाके हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत अधिक रहता है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें। तो इस सदन में अगर आप एक चर्चा कराएं कि किस तरह से ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसको बढ़ाया जा सके, जिससे कि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। और मेरा सवाल मंत्री जी से एक है, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सवाल ये है मंत्री जी कि डज द सोर्स कोड of the electronic voting machines, does it vest in the Election Commission of India or does it vest in the companies which are manufacturing the EVMs? I want a specific answer to that. If you don't have it, ready, you can send it in writing. Sir, जैसे कि जजेस का अपॉइंटमेंट सरकार करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बाद जज इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, जरूर नोटिफिकेशन हम निकालते हैं। वैसे ही कंपनी अगर मशीन बनाते हैं
और वो इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं, उसके बाद कंपनी कैसे कंट्रोल करेगा इलेक्शन मशीन को? वो ईवीएम से इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाते हैं। EVMs lie with the election commission or does it lie with the company which manufactures it? That's my specific question. सर, वो भाई इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और इन्फेरेंसेस भी मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सवाल ये है, नहीं क्या सवाल आपने पूछ लिया। मैं एक मिनट बैठो मंत्री जी, एक मिनट, आप भी बैठो। एक बात, मैं पूरे विश्व के कई देशों में गया हूं और मैं कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है और देश में 17 आम चुनाव के अंदर जिस तरीके से चुनाव आयोग करोड़ों लोगों का मतदान सिस्टम कराता है, ये कम से कम भारत के लोकतंत्र को विशेष रूप से बधाई देना चाहिए। इतना कोई सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम डेवलप करना मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा डेमोक्रेटिक सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर हो गया सर 325 सर, क्वेश्चन 325 सर। विधानसभा पटल पर रखा जाए। सर, ये सबका प्रयास है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, हम सबका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लें। ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा, ये हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जैसे बताया, पूरे दुनिया में इलेक्शन और इलेक्शन प्रोसेस के लिए हिंदुस्तान में लोग सीखने के लिए भी आते हैं और हिंदुस्तान लोगों को बुलाते भी हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन के टीम विदेश में जाते हैं, यूएन की तरफ से इन्विटेशन आता है। तो इंडियन इलेक्शन सिस्टम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड by the worldwide as one of the best system in terms of conducting the election. Question number Yeah, Balu. I asked a specific question. You don't have a reply, tell the House. Sir, security of... But don't try and dodge and evade the question. It's a very serious question which goes to the heart of our parliamentary democracy. Question, Balu ji. And I would like to place those concerns on the floor of the House. Sir, security of our borders have become more vulnerable. This is very much evident by our experience in Ladakh and as well as Arunachal Pradesh. So in this context, the defense expenditure has to be increased multifold. And moreover, the defense expenditure as of now it is about 2 maybe correct, my stat is, see it is about 2.33 of GDP. I think it is very much correct. And moreover, the expenditure has to be enhanced in the area of modernization in purchasing sophisticated equipments so as to be used in the operational area for a successful combat experience. So now, when is our government is going to increase the defense expenditure to the target of 3% of GDP? माननीय, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि रक्षा का जो ट्रेंड है व्यय का वो उत्साहजनक नहीं है। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय बहुत ही वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं जिनसे हम सीखते भी हैं, सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए ही अभी केंद्र के मंत्रालयों में सबसे अधिक व्यय बजट रक्षा मंत्रालय का है, सबसे अधिक है माननीय। 2013-14 में रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ रुपए था और आज दोबारा लेट मी से प्लीज, आज दोबारा 5.25 लाख करोड़ यानी कि 5,25,000। हाँ 5 लाख, तो ये दुगना हो गया मान्यवर। तो कमी तो कहीं नहीं है। सर, मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सिपरी के बारे में सभी साथी हमारा जानते हैं। सिपरी ने 3 चीज इतनी अच्छी बोली हैं, मैं सारे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि सिपरी हमको सर्टिफिकेट दे रही है, वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उनके अनुसार
भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। नंबर 1 पर यूएसए है, दूसरा चाइना है, तीसरा भारत है जो रक्षा बजट में खर्च करता है मान्यवर। तीसरे नंबर पर हम हैं। और दूसरी बात ये कही है सिप्री ने कि भारत ने 211 से लेकर 2020 के बीच में 2020 के बीच में 76% अपना बजट बढ़ाया है। और ये भी मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मान्यवर कि 2011 से 2020 के बीच में पूरी दुनिया में केवल 9% बजट बढ़ा है। कहां हम 76 पर और दुनिया 9% पर। इसलिए मैं बताना चाहता हूं मान्यवर कि कहीं से कहीं तक कोई कमी इसमें नहीं है। तीसरा, सिप्री ने एक बात और कही है मान्यवर 2020 में कि भारत एक्सपोर्ट करने वाले देशों में 25 नंबर पर खड़ा हो गया। पहली बार जब से माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्रित्व पद संभाला है तब से हम पहली बार खड़े हुए हैं मान्यवर। इसलिए कहीं से कहीं बजट कम नहीं है। अगर आपको लगता है कि बजट कम हो रहा है, टोटलिटी में तो हम काफी बढ़ गए हैं, लेकिन प्रतिशत में अगर कहीं पर लग रहा है तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम रिवाइज बजट लाते ही हैं। आप जानते हैं सप्लीमेंट्री बजट आता है। तो हमने अभी पिछले दिनों में कैसे मिला है, मैं 3 ही सालों का आंकड़ा बताता हूं मान्यवर। 2019-20 17 करोड़ 80,931 और फिर 2020-21 13 करोड़ 358.06 करोड़, 2021-22 24 करोड़ 6,887.92 करोड़। यानी कि अगर कहीं कमी भी होती है तो तत्काल प्रभाव से वित्त मंत्रालय स्वीकृति देता है। कोई रुकावट ही नहीं है रक्षा के बजट में। जो हमको चाहिए, जितना चाहिए, जिस चीज के लिए चाहिए वो मान्यवर हम देते हैं। इसलिए कहीं कोई कमी नहीं है। रक्षा मंत्री बालू जी, आपका सप्लीमेंट्री पूछोगे पहले, रक्षा मंत्री जी पूरा जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, हमारे सहयोगी श्री अजय भट्ट जी ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया है और बिल्कुल कम्प्रिहेंसिव एक रिप्लाई जैसी होनी चाहिए वैसी रिप्लाई उन्होंने की है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर 2000 में एक कारगिल रिव्यू कमेटी जो है बनाई गई थी और जिसने कि बहुत ही एक कम्प्रिहेंसिव और एक डिटेल अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें इस कमेटी में सेना के जो प्रेजेंट हमारे ऑफिशियल्स हैं वह मौजूद थे, यह सर्विसमैन यह भी उसके मेंबर थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, डिप्लोमेट्स थे, सारे लोग इस कमेटी के मेंबर थे। बहुत ही गंभीरतापूर्वक इन्होंने यह विचार किया कि यह डिफेंस में बजट एलोकेशन जो होता है वह किस रूप में किया जाना चाहिए। उस समय भी कुछ लोगों के द्वारा मांग की गई थी कि जीडीपी का सर्टेन रेशियो होना चाहिए, लेकिन इस कारगिल रिव्यू कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है, मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि इस कमेटी ने कहा कि डिफेंस के लिए जीडीपी के किसी फिक्स परसेंटेज के एलोकेशन की जरूरत नहीं है। यानी इस जीडीपी के किसी फिक्स परसेंटेज के एलोकेशन की रिकमेंडेशन इस कारगिल रिव्यू कमेटी ने नहीं की थी उस समय भी। और साथ ही यह कारगिल रिव्यू कमेटी ने यह भी कहा था कि हमें देखना चाहिए कि डिफेंस पर हुए हर 1 रुपये का खर्च हमें खर्च हुए हर रुपये पर कि हमको एक मैक्सिमम वैल्यू मिले। यह बात कारगिल रिव्यू कमेटी ने कही थी। और इसके लिए हमें अपने खर्च को प्रायोरिटाइज करना होगा, फोर्सेस को रिस्ट्रक्चर करना होगा और डिफेंस प्रोडक्शन में इफिशियंसी हमको लानी पड़ेगी। यह कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और उस रिकमेंडेशन में जो कुछ भी कहा है कि फोर्सेस को रिस्ट्रक्चर करने की बात, डिफेंस प्रोडक्शन में इफिशियंसी लाने की बात, वह सब हमारी गवर्नमेंट इस समय हमारा मंत्रालय कर रहा है। यार बालू जी। Sir, US is spending about 3.4% of GDP and Russia is spending about 3.9% of GDP, whereas India is only 2.33. When comparing to all the size of the countries, all the 3 countries, is it not necessary to increase the combating capability of our country to that level at least on par with Russia and US? Is not necessary. So all these defense experts and analysts, they have definitely they have recommended the combating capability of India should be enhanced
to that level. So that is why modernization and going for the sophisticated equipments, technologies are necessary. So the defense expenditure has to be increased. That is my contention, sir. सर, कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। देश की सीमाएं चाक चौबंद हैं और जैसा कि अभी लेह लद्दाख की बात आई थी कि कमजोर है, कहीं पर है, कहीं नहीं है। आज हमारे जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा उठा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से देश सुरक्षित है, कहीं से कहीं तक नहीं है। और सेना का आधुनिकीकरण हम कर ही रहे हैं। हमने 2013-14 से 22-23 तक इसमें किए जा रहे व्यय में 76% की बढ़ोतरी करी है। 76% की बढ़ोतरी कोई कम बढ़ोतरी नहीं है मान्यवर। और पहले ही मैं कह चुका हूं कि जो दुनिया 9% खर्च कर रही है और हमने उसमें 76% खर्च किया है, दुनिया के सामने रिकॉर्ड हैं। इसलिए कहीं से कहीं जो चिंता आपकी है वो चिंता हमारी है, लेकिन चिंता का निराकरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने देन एंड देयर कहा गया है कि जो जैसे है जहां पर हैं वहां पर आप अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिए। गलवान आपने देख लिया है, कई घटनाएं आपने देख ली हैं, जो भी हमारी स्ट्राइक से हुई हैं आपने उनको देखा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक से हो, कुछ और भी हो। तो इसलिए आज दुनिया हमारा लोहा मानती है और आप देख रहे हैं आज जगह जगह कहीं भी कुछ होता है तो प्रधानमंत्री जी की तरफ दुनिया की नजर जाती है। इसलिए कहीं कोई कमजोरी नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। Thank you, sir. Sir, in the reply, there is talking about expenditure. The MOD and all our scientists have done wonderful work in the defense, especially our PSUs and the scientists. Especially BrahMos is one of the finest examples which makes all of India proud, sir. I would just like to ask that during this tenure, there's a lot of discussion about strategic partnerships. And in Atmanirbhar Bharat, which is a wonderful scheme, I don't think anybody would object to it. A lot of Indian companies have shown a lot of interest in this strategic partnership. To give a small example is Baba Kalyani's company, which also has a big presence in my constituency. But somehow we still are depending on foreign partners and not on Indian indigenous production. So what more will government do to help such good strategic partners who are Atmanirbhar in India and are waiting for the honorable government and the ministry for orders? So if you could kindly say something and for encouragement. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, समझा दो आज माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा जो कैपिटल बजट है उसमें हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है कि उसका 68% जो है केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर खर्च किया जाएगा। यह फैसला हमारी सरकार ने किया है और जो रेस्ट अमाउंट जो बचता है उससे आवश्यकता पड़ी तो एक्सपोर्ट करेंगे। और लगभग 309 ऐसे आइटम्स हैं जिनके बारे में हमने यह डिसीजन लिया है कि हम किसी भी सूरत में एक टाइम लिमिट निर्धारित की है, कुछ 24 के बाद, कुछ 25, 26, इसके बाद किसी भी सूरत में हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि भारत में ही पूरी तरह से इंडिजिनस तरीके से वह सब सारे आइटम्स तैयार होंगे। क्वेश्चन नंबर 326 श्री गुमान सिंह दामोर। 326 जवाब सभा पटल पर रखा सर। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय नित्य नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है और हमको इसका लाभ कोरोना काल में मिला है। मैं आपके माध्यम से आयुष मंत्रालय का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। आयुर्वेद हमारा सबसे प्राचीन ज्ञान है और हम इस ज्ञान का उपयोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब से ज़्यादा करना शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रों में और विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में कई व्यक्ति पीढ़ियों से वैद्य का काम कर रहे हैं और उन्होंने कोरोना काल में कई लोगों की जानें बचाई है। वे स्किल्ड हैं परंतु उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ऐसे वैद्यों का पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी और उनको विधिवत चिकित्सा की अनुमति देगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय संसद ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस सदन में
आज उन्होंने उठाया है। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय संसद एक डॉक्टर भी है, प्रतिष्ठित डॉक्टर है, और उन्होंने दो है ना, सॉरी मैं क्योंकि डॉक्टर होने के नाते उन लोगों का पास अनुभव है और सही सवाल उन्होंने लाए हैं। क्योंकि हमारे देश की प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति का शक्ति इतना दिन तक हम लोगों ने महसूस नहीं किया था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से आयुष को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया और उन्होंने निष्ठापूर्वक काम किया। सिर्फ एक दिन में एक स्कीम अनाउंस किया, उसका बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं, निरंतर कोशिश जारी रखा, जिसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हम सबको, इस सदन को गर्व महसूस करना चाहिए, होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए। और माननीय संसद ने जो सवाल की है ये सही है। जो भी हमारे हीलर्स है, सदियों से परंपरागत पद्धति के द्वारा अपने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सेवा करते आए हैं, जो प्रैक्टिशनर है, इनको सही मान्यता देना चाहिए। ये मैं आपका साथ सहमत हूं और इसका काम शुरू हो रहा है। हर प्रदेश को ऐसे ही कहा गया है कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए, जिसको आज तक स्वीकृति नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने देर रात को भी कोई फैमिली का कोई संकट होता है स्वास्थ्य का, तो प्राचीन पद्धति के जरिए उस फैमिली को राहत देते हैं। तो उनका निश्चित रूप से सूची तैयार हो जाना चाहिए। मैं आपका सहमत हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को। मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे जंगलों में बहुत औषधियां हैं और हम उन औषधियों का बराबर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। अभी भी हम जो औषधियां बनवाते हैं वो 1940 और 1945 के नियम के अनुसार बनाते हैं, जो कि अंग्रेजों के ज़माने का है। अब बहुत परिवर्तन आया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या हम राष्ट्रीय नीति तैयार करेंगे ताकि हमारे वनों में जो औषधियां हैं उनका हम अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो भी स्कीम है, वन धन योजना, इसके आधारित जो जंगल में हमारे मेडिसिनल जो प्लांट है, इसका कलेक्शन किया जाता है, आपको भी मालूम है। तो ये बात सही है कि हम लोगों को कन्वर्जन मोड में इस चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए आयुष मंत्रालय, एग्रीकल्चर मंत्रालय, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय और साथ में ट्राइबल मंत्रालय, हम एक साथ मिलकर इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में निश्चित रूप से हम कदम उठाएंगे। श्री ढाल सिंह बिसेन। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से मंत्री जी ने उत्तर दिया और दामोदर जी ने प्रश्न पूछा, सम्मिलित प्रश्न था, मैं इस प्रश्न के माध्यम से आयुर्वेद जगत की जो महत्ता है इसको प्रतिपादित करने के लिए माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब दिया, उसके लिए मैंने धन्यवाद देते हुए केवल एक बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इसके पीछे मूल कारण है कि आज जो भी हमारी आयुर्वेद औषधियां हैं ये लगभग विलुप्त हो रही है और जंगलों के अंदर है। और अभी भी जानकारी में आ रहा है कि 85% इसका कलेक्शन टोटल जंगल से हो रहा है। और जिस तरह से मोदी जी की कल्पना है कि हम खेती को बढ़ावा दें, खेती को आय दुगनी करें, तो जितनी विलुप्त औषधियाँ हों उनका संरक्षण करने के लिए और औषधियों की सुनिश्चितता करने के लिए अभी हो ये रहा है कि हम जड़ी बूटियों को पैदा करने के लिए वन विभाग के ऊपर आश्रित हो गए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए और जड़ी बूटियों की सुनिश्चितता के लिए और वनों पर ज़्यादा आश्रित ना होते हुए इसकी पूरी सुनिश्चितता कराने के लिए ऐसी नीति बनाएं जिसके कारण वन विभाग, पर्यावरण विभाग, किसान और हमारा आयुष विभाग
मिल करके नीति बनाए और उत्पादन और मांग के आधार पर किसानों को जागृत करे, किसानों से डिमांड दे। और अभी सरकार के पास आंकड़ा भी नहीं है अध्यक्ष महोदय कि देश में औषधियां कितनी लग रही हैं। आज कोरोना के बाद लग रहा है कि विदेशों में ही इसकी डिमांड बढ़ी है, तो एक आंकड़ा भी देश के सामने आए और कितनी मांग है और कितनी हम पूर्ति कर रहे हैं, इसकी सुनिश्चितता करने का काम एक पूल का काम विभाग करे, और ताकि किसान भी इसको पैदा करे और जंगल की औषधियां सुरक्षित रहे, और जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करने के लिए विभाग सहायता देता आपने बताया है, पर 2021 के बाद देना नहीं बताया है। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आगे भी इस योजना को आगे लागू रखें, ताकि किसान का उत्पादन बढ़ेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी, सामान्य खेती से उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। पर अभी केवल वन विभाग देखता है, तो आप इसको लीड करते हुए करेंगे क्या, केवल माननीय मंत्री जी इतना जानना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की हॉर्टिकल्चर विभाग की द्वारा इन विषय पर हम लोगों ने बढ़ावा दी है। और जैसे आपको भी मालूम है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ मेडिसिनल हार्बल का खेती किया जाता है और लोगों को इस विषय पर प्रसूचित किया जाता है, और नर्सरी हो, हर्बल गार्डन हो, इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान जा रहा है। मुझे लगता है कि अगले दिनों में आपकी जो सवाल है, आपके मन में जो शंका है, ये आपने सही कहा है कि हमारे कुल मिलाकर देश के अंदर जितना भी मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज है, इनका सही सूची प्रस्तुत होना चाहिए, बनना चाहिए, ताकि हमारे शक्ति को हमें खुद समझ में आए। तो मुझे लगता है कि अपने विभाग की द्वारा जो भी हम लोगों ने अब तक कदम उठाया है, कुल मिला के 242 यानी कि 242 हम ऐसे मेडिसिनल स्पीशीज को विशेष रूप से हमें आगे बढ़ाया है, जिसका आज मार्केट मोर देन 100 मेट्रिक टन का उसका वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के अगले दिनों में आपके सुझाव के मुताबिक हम निश्चित रूप से, अगर कहीं और भी करना बाकी है, इन चीजों को हम विशेष रूप से मान्यता देंगे। राम हरिदास। Thank you, sir. Whether the government has any plan to open exclusive specialized Ayurvedic hospital and research center under Ayush Ministry, just like that aims in the state level. Thank you, sir. As you know, we have Center of Excellence in the sector of Ayush. Many important institutions, right from All India Institute of Ayurveda Sciences from Delhi to the different parts of the country. But in the near future, growing the demanding situation, definitely we'll put a thought into it, and as per the proposal sent by the respective state government and in consultation with state government, definitely in the near future we'll examine your proposal. Thank you. Question number 327, Sri TRVS Ramesh. माननीय मंत्री जी पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 328। आओ, आप पूछना चाहते हैं? सर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं संक्षेप में पूछूंगा। सर, दिसंबर महीने में आपकी अनुमति से कोविड पे यहाँ पे चर्चा हुई थी। उस चर्चा में मैंने भी भाग लिया और उस समय मैंने मंत्री जी से पूछा कि जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, उसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में जो गैप है, उस गैप को वो क्यों कम नहीं करते। उस समय कोई उत्तर नहीं आया है, लेकिन आज सूत्रों से पता चल रहा है कि सरकार इस नज़र में सोच रही है। तो मेरी दोबारा मांग रहेगी कि ये सरकार आज मंत्री स्पष्ट करे, क्योंकि दिसंबर महीने में हमने जब चर्चा हुई उस समय पूछा बूस्टर डोज के बारे में, उस समय पूछा 18 साल से कम आयु के वैक्सीन के बारे में, पर मंत्री महोदय से उस समय कोई उत्तर नहीं आया और 2 हफ्ते बाद सरकार ने नीति निकाली। तो मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय पार्लियामेंट में ये सबके सामने स्पष्ट करे कि कोविशील्ड के जो पहले और दूसरे वैक्सीन पे जो गैप है, उस गैप को कम करने के लिए अपने सरकार की क्या नीति रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, कभी जो भी इंफॉर्मेशन है और जब सदस्य ने पूछा है तो जो स्थिति है, ये स्थिति के अनुसार हमने रिप्लाई दिया है। वैक्सीन
कब देना, किसको देना, कितनी आयु को देना, वो निर्णय साइंटिफिक होता है, हम नहीं करते हैं, वो साइंटिफिक एक्सपर्ट कमेटी करते हैं। जब जब हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है, उसके अनुसार हमने 18 एबव को वैक्सीनेशन के लिए अप्रूव किया था। उसके बाद कमेटी ने हमें रिकमेंडेड किया तो हमने 15 एबव को किया और आज 12 एबव देश के बच्चे को टीका लग रहा है और आने वाले दिनों में एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर हम करेंगे। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्रीपद यशो नायक। Table of the House, the paper mentioned against my name at serial number 2 of today's revised list of business. आइटम नंबर 3 श्री SP सिंह बघेल। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो ये जो SP सिंह बघेल के नाम पे क्रम संख्या 3 पर जो अंकित दस्तावेज है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री अजय भट्ट। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 5 श्री भगवंत कुब्बा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज के संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखने का अनुरोध करता हूं। Item number 6, Dr. Rajkumar Ranjan Singh. Honorable Speakers, with your permission, I raise to lay on the table of the House the paper listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Item number 7, Dr. Bharti Pawar. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Item number 8, Sri Manju Pradap Mahendra Bhai. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned serial number 8 against my name in today's revised list of business. Item number 9, Sri P.P. Chaudhary ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the statement showing further action taken by the government on the observations recommendations contained in the 7th report of the committee as listed against my name at serial number 9 in today's order paper. Item number 10, Sri Ramesh Vidudi ji. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 11वां और 12वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। Item number 11, Savanand Sonwal. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay a statement correcting the reply to unanswered question number 657 answered on 4th February 2022 regarding Ayush colleges and institutions. Item number 12, Sri Arjun Ram Meghwal. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 28th March 2022, will consist of, number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. It contains consideration passing of the Finance Bill 2022. Number 2, consideration and passing of the Constitution's Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022 with respect to State of Tripura. Number 3, consideration and passing of the Constitution Scheduled Caste Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022 with respect of State of Jharkhand after it is passed by Rajya Sabha. Number 4, considerations and passing of the following bill after their introductions. Number 1, the Constitution's Scheduled Caste and Scheduled Tribe Order, Second Amendment Bill 2022 with respect to State of Uttar Pradesh. Number 2, the Criminal Procedure Identification Bill 2022. Number 3, the Indian Antarctica Bill 2022. Number 4, the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022. Thank you, sir. Item number 13, Sri Mansukh Mandavia ji. Sir, I rise to move that the pursuance of Section 17(2)(c) of the Surrogacy Regulations Act 2021, the members of this House to proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 women members from amongst themselves to serve as a member of the National Assisted
Reproductive Technology and Surrogacy Board, subject to the other provisions of the said Act. प्रश्न ये कि मनसुख मांडविया जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 श्री नित्यानंद राय। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री एन के प्रेमचंदन जी। Thank you very much, Speaker sir. I rise to oppose the introduction of the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Loksabha. Sir, on the following grounds. Number one, the proposed amendment bill encroaches into the legislative powers of the Assembly of the National Capital Territory of the Delhi Legislative Assembly, which is against the federal principles of our Constitution. That is a basic feature of our Constitution, to have federal principles, and we are following always the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is always speaking about the cooperative federalism. Is it the cooperative federalism? Because Delhi Municipal Corporation Amendment Act was passed by the Union Territory Legislative Assembly of Delhi in the year 2011, and after that is trifurcating the municipal corporation into three. Now the Parliament is coming, the Government of India, the Central Union Government is coming with a legislation so as to unify the three municipal corporations which comes under the domain of the Legislative Assembly of Union Territory of Delhi. Sir, I do accept the fact that constitutionally the Union Territory is having the ample authority and power to legislate any matters which is in respect of the Union Territory. Absolutely, Union Government is having the authority, but this is disrupting the Legislative Assembly. The will of the people is the Legislative Assembly. They have passed an act and it is in force trifurcation of the municipal corporations. Now Union Government is coming with a legislation so as to unify it. Then what is the will of the people of the Delhi Legislative Assembly? That is why I am saying that it is totally against the basic feature of the Constitution. That is, Okay. Sir, 1 second. Cooperative federalism. And the second objection is regarding clause 7(2) of the bill empowers the government to make rules of the employees of the corporation, but the bill lacks a memorandum delegating the legislation. But today morning I have received the copy of the memorandum of legislation, but it was not circulated along with the bill. That was the second objection, that is overruled. And the third objection is regarding the provisions of the amendment bill is complex drafting and it is not specific. In the legislative drafting, each and every provision should be specific. Sir, for example, clause 2 of the bill, if you see, it is being generalized, because wherever the grammatic sense of the definition is required, there the corporation will be named as Delhi. It is not specific, it is complex. These are the three objections by which I oppose the introduction of this bill. Thank you very much, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं संक्षेप में बड़े पॉइंट्स रख रहा हूँ। इस बिल का मैं विरोध करता हूँ इंट्रोडक्शन का, क्योंकि ये भारत के संघीय ढांचा पर एक प्रहार है। किसी प्रकार की कंसल्टेशन टॉक्स ये केंद्र सरकार ने इस बिल लाने से पहले नहीं की है, ना राजनीतिक दलों से की है, ना राज्य सरकार से की है, ना किसी उन्होंने विचार विमर्श। ये बस अपने विफलताओं को छुपाने का ये एक प्रयत्न है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि सर बात सुनिए, 250 सीट का इसमें उन्होंने नियम 2050 वार्ड का इन्होंने एक सीमा बांधा है। 2050 का ये सीमा ये लेजिस्लेशन में बांध नहीं सकते, क्योंकि सीट और वार्ड आबादी के अनुसार होना चाहिए, कोई नियम नहीं डाल सकते। तीसरी बात यह है कि इन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर डाला है। ये पूरी तरीके से एक स्पेशल ऑफिसर संघीय ढांचा के खिलाफ है। 2012 में ये एनडीएमसी ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्राइफॉर्केट हुआ था और इसलिए हुआ था ताकि ये डेमोक्रेटाइज हो, डिसेंट्रलाइज हो, और इसी के विरोध में ये बिल जा रहा है। इस कारणों के लिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं रूल्स 272 प्रोसीजर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस के तहत मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन के विरोध में उठा हुआ हूं। मान्यवर, मैं 2 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के 243 यू
और pertaining to the terms of the municipal elections, और दूसरा आर्टिकल 246 to the pertaining to the legislative competence of the house। इन दोनों मुद्दे पर मैं यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन के विरोध में खड़ा हुआ हूँ। सर, आर्टिकल 243U ये स्टेट करता है कि कोई भी म्यूनिसिपैलिटी वो अपने तत्समय के कार्य को पूरा करने तक उसके 6 महीने के पहले चुनाव हो जाना चाहिए। इस केस में 6 महीने के अंदर अगर चुनाव नहीं हुआ और चुनाव होने तक जब तक वो अपने विधिक कार्य में बनी रहती है, उस समय कोई भी संशोधन बिल में नहीं लाया जा सकता और उस संशोधन का म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने चुनाव भी नहीं करवाया और अब बिल लेकर के आ रहे हैं चुनाव को रोक करके। ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से गलत है। दूसरा पॉइंट माननीय अध्यक्ष जी, सर एक सेकेंड, अरे माननीय सदस्य बिदूरी जी, सर एक सेकेंड सर, माननीय सदस्य एक मिनट आते हैं वो उधर का परिचय ना दे हमको। आप मुझे उधर का परिचय मत दीजिए, आप मुझे वहां का परिचय मत दीजिए। अध्यक्ष जी आप कुछ बोल रहे थे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अपने कार्यशैली को थोड़ा सुधारिए बिदूरी जी। तो मैं आपसे इसीलिए बोला, उसका परिचय दीजिए, आप उसका परिचय दीजिए बिदूरी जी। Who are you? एक मिनट, चलिए ठीक है, और तहसील लाओ। आप अपने आचरण का परिचय दे रहे हैं बिदूरी जी। सर एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। न तो आप बोल रहे हो जो रिकॉर्ड में जारी, बस ना आप बोल रहे हो। मैंने कल भी आप लोगों को आग्रह किया था, सदन की मर्यादाओं को ध्यान रखो। ये देश का सर्वोच्च उच्च सदन है। आप एक मिनट, आपस में चर्चा एक दूसरे से चर्चा कर नहीं करना चाहिए, आपस में डिबेट करना चाहिए। और जिस नियम के तहत मैं आपको इजाजत देता हूं वो नियम 72 भी पढ़ लेना चाहिए कि जब ये चीजें, कुछ चीजें हैं जो आप डिबेट के अंदर जब बिल लाया जाए पूरी डिबेट पर चर्चा कर सकते हो, आपका अधिकार है। लेकिन अभी इस विषय पर मुझे पता है ना, कानून मैं पढ़ रहा हूं, इस पर इतना सा कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर आप विचार कर सकते हो कि ये अधिकार संसद का, सरकार का है या नहीं है, ये बिल ला सकती नहीं ला सकती, इस विषय पर कानूनन रूप से आप पक्ष रख सकते हो। हाँ, आर्टिकल 243U में तो बता ही दिया, और जो अभी आदरणीय प्रेमचंद्रन जी बोल रहे थे मैं उससे भी अपने आप को संबद्ध करता हूं। 2011 में सर ये जो है एनसीटी ने संबद्ध कर दिया ना मनीष तिवारी जी। सर 2011 में एक मेरी बात आ जाए। हाँ, 2011 में एनसीटी ने इन तीनों म्यूनिसिपैलिटी को जोड़ा था। ये अधिकार जो है दिल्ली विधानसभा का है कि वो इसको अब एक में जोड़ने का निर्णय ले या न ले। जब ये हाउस उस अधिकार का हनन करती है तो कहीं ना कहीं हम देश के फेडरल सिस्टम के ऊपर भी प्रहार कर रहे हैं। इसलिए मैं आपने मुझे इसका आप तो सदस्य सुप्रीम कोर्ट के लीडर वकील हो, आप तो शायद कानूनी बात करोगे। स्पीकर सर, बिल्कुल जो आपने आदेश दिया उसका पालन करेंगे। मिस्टर स्पीकर सर, I rise to oppose the introduction of this bill on grounds that this House does not have the legislative competence to enact this bill on the following grounds. Mr. Speaker, sir, if you read the statement of objection reasons of this bill, it says in 2011, the said act was amended by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi by the Delhi Municipal Corporation Amendment Act 2011, leading to the trifurcation of the said corporation into 3 separate corporations. Mr. Speaker, sir, the reason why this was done was because after Part 9A was inserted into the Constitution of India, with effect from 1st of June 1993, the power to constitute municipalities lies with the state governments in terms of Article 243P and 243R of the Constitution of India. Second, Mr. Speaker, sir, as per Article 246, read with 7th Schedule, Entry 5 of the state list, powers to constitute municipal corporations is with the states. Number 3, Mr. Speaker, sir,
under the Transaction of Business Rules of the National Capital Territory of Delhi, notified by the Ministry of Home Affairs, Rule 8 read with Entry 1 of Schedule attached, local self-government institutions and their functionings falls to the remit of the Government of Delhi. Number 4, Mr. Speaker, sir, under the Allocation of Business Rules of the National Capital Territory of Delhi, notified by the Ministry of Home Affairs on the 1st of December 1993, Entry 26 of those rules states that local self-government falls to the remit of the Department of Urban Development of the National Capital Territory Government of Delhi. In essence, what I am trying to say, Mr. Speaker, sir, that if any house has the legislative competence in order to unify these 3 municipalities, it is the Delhi Assembly and it is not this house. And this house cannot, after Part 9 was inserted into the Constitution of India, substitute itself for the Assembly of Delhi and pass this particular legislation in an illegal manner. This is a very serious constitutional issue. It is a transgression on the basic structure. It's a transgression on the constitutional provisions, and therefore I oppose the introduction of this bill. Mr. Speaker, sir, thank you very much. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय प्रेमचंद्रन जी, गगोई जी, माननीय रितेश जी, माननीय मनीष तिवारी जी बोल रहे थे। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कहीं से भी यह भारत के संविधान की मूल भावनाओं का उल्लंघन नहीं है और नहीं किसी फेडरल स्टेट के अधिकार का अतिक्रमण है। महोदय, अनुच्छेद 239 क के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने, उसका स्वरूप बदलने या उसका निरसन करने के लिए सक्षम है यह सदन। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय दिल्ली के नगर निगम का विकेंद्रीकरण हुआ था तो उसकी सोच यह थी कि दिल्ली के लोगों का विकास होगा, नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी, इनके कर्मचारियों का कल्याण होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 वर्षों का जो अनुभव आया है उसके आधार पर यह नगर निगम दिल्ली के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। तो उसमें इसका मूल जो उद्देश्य है और जिस उद्देश्य से कोई यह पूरा नहीं कर सका, दिल्ली वासियों को इससे बहुत नुकसान हुआ है। नगर निगम दिल्ली की नीति में एकरूपता, ठोस वित्तीय प्रबंधन, दिल्ली के विकास को गति तथा दिल्ली के विकास को गति के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं सेवा स्थिति जैसी समस्याओं का समाधान होगा तथा नगर निगम के प्रशासन में भी एकरूपता आएगी। इसलिए हम माननीय सदस्य को यह कहना चाहेंगे कि दिल्ली वासियों के यह हित में है, इसलिए इस विधेयक का समर्थन करें और सर्वसम्मति से पास करें। और हुआ भी है, मैं पहले ही बताया कि अनुच्छेद 239 क के अंतर्गत यह लाया गया है जो सदन को अधिकार है। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। सर, कांग्रेस की फितरत है थूक के चाटना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। कर दिया महोदय। जोशी जी, मैं एक ही अध्यक्ष जी, आज फाइनेंस बिल लगा हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिजनेस जो है वो आगामी सप्ताह में किसी दिन ले लिया जाए और आज फाइनेंशियल बिल को पास करने की हम आपसे अनुमति और अनुरोध चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है अध्यक्ष जी। सभा की क्या सहमति है? Speaker sir, finance bill is the most important business as far as the budget is concerned. I am passing on the finance bill on Friday. We know on afternoon Friday is private members business.
And it is taking away the private members' business, number one, and passing of such a finance bill having serious ramifications passing on Friday within a limited time. It is not fair because there are ample time. 31st March is there, 4 days are there. So kindly let the discussion begins today and let it be voting on Monday. That is our humble submission because it is a very serious physical matter that is to be considered. Sir, BAC it was decided in BAC that we will have the discussion today and complete it today, and if the members wish, then we can take the private member business in the next week anytime. Apart from next Friday, even Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, anytime we can take that assurance from government side. We have already given it to you, sir. That is number one. Number two, on 1st of April, we want to introduce the finance bill and we want to implement and execute the budget. That's why we have requested even in the BAC, and your kind self had agreed, sir, and today we are requesting to dispose of to the next week. This today's private member business, we are requesting the postpone, not to cancel. Kindly cooperate. माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य 377 के सभी मामले सभा पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन सूचनाएं प्राप्त हुई है। TN प्रतापन, मानिकम टेगोर, बेनी बैनन, सीताराम हरिदास, के सुरेश, नामा नागेश्वर राव। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। हाँ, गौरव गोगोई। अध्यक्ष महोदय, थैंक यू। सर, the price of petrol and diesel were hiked for the third time in a week yesterday. We don't know how many more hikes await the people of India, and people of India have just returned from Omicron-induced lockdown. They want an environment where they can do their business, but all these price hikes have increased the cost of business, especially the price of transportation, and this will lead to inflation. Inflation is already at 7%, and all commodities will be increasing. So we want this government to give a reply as to why for 137 days they managed to keep the prices stable, and now after the elections are over, now they're increasing their prices. So we want, if the same policy, status quo to be maintained, if for 137 days they could keep the price stable, why can't they do it now when the country is reeling under inflation? They are just coming under COVID. I want the government to give a specific reply on this issue, sir. सर निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मेरे यहाँ जो है एक बड़ी दुर्घटना हो गई सर, रात में 2 बजे साहबगंज में जो गंगा नदी है हमारे संथाल परना में सर, वहाँ एक जहाज में 18 ट्रक डूब गए। और मैं आपको बताऊं, ये उठाने के पीछे रीजन ये है, संवेदना के पीछे सर, कि लगभग 100 लोग केवल मर ही नहीं गए, वो ट्रक इलीगल चल रहा है, वो जहाज इलीगल चल रहा है सर। और उस जहाज को चलाने के लिए नियम है कि सनसेट और सनराइज के बीच में जो है वो ट्रक नहीं चलेगा सर, वो जहाज नहीं चलेगा। लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री उस कंपनी के पार्टनर हैं, उनके जो पीए हैं उसकी दलाली कर रहे हैं, और इस कारण से सर ये इलीगल एक्टिविटी चलती है। जो बालू है, जो गिट्टी है, और जो लोग की हत्या हो रही है, इसके लिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है सर कि वहां चूंकि मुख्यमंत्री खुद रोजगार कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उनकी सरकार को बर्खास्त करें और इसकी सीबीआई से इंक्वायरी करें कि किस आधार पर ये 100 लोग मर गए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं सर, और गरीब की रक्षा करना इस संविधान का हक है, इस पार्लियामेंट का हक है। यही आपके माध्यम से मैं इस देश को बताना चाहता हूं। लोकेट चटर्जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। কিছুদিন আগে বীরভূমের রামপুরহাটে যে ধরনের ঘটনা, নৃশংস ঘটনা, নরকীয় ঘটনা হয়েছে, আজকে বীরভূমে 10-15 জন মহিলা এবং শিশুদেরকে ঘরের তালা বাইরে থেকে বন্ধ করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, মেরে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তারপরে গেছেন, গিয়ে টাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছেন যাতে আসল সত্য বেরিয়ে না আসে। এবং আজকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে রাজ্যের যারা মানুষ যারা চেয়েছিলেন সিবিআই, সবাই সিবিআই চেয়েছিলেন, তারা সিবিআই আজকে হাইকোর্ট দিয়েছে। এবং আমি অনুরোধ করব যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেন এই সিবিআই কে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে চ্যালেঞ্জ না করে, রাজ্য সরকারের মানুষের টাকা খরচা করে যেন সিবিআই নিয়ে চ্যালেঞ্জ না করে। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक गुहार लगाना चाहती हूँ
कि आपके चेयर के माध्यम से सर इस सभागृह की सदस्य होने के नाते मैं न्याय की गुहार आपसे ही लगा सकती हूँ। सर संक्षिप्त में बात करें आपकी। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। अगर एक सदस्य होने के नाते अगर हमारे साथ महाराष्ट्र में इस तरीके से अगर व्यवहार होता है, जब हमने किसानों के आंदोलन किए सर, किसानों के हित में आंदोलन किए, कोई क्राइम ना करते हुए हमें पुलिस की गाड़ी में क्रिमिनल जैसा बिठाकर गाड़ी से लेके सीपी कमिश्नर ऑफिस में लेके गए और वहां पे सीढ़ियों पे बाहर बिठा के हमारी बेइज्जती की गई, मुझे इंसल्ट किया गया, मुझे बदतमीजी से बात की गई। ऐसा महाराष्ट्र में हो रहा है। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, 16 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाने के बाद सर आधी रात को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाया जाता है और जबरन 100 से 150 पुलिस हमारे घर में आती है। मेरे बुजुर्ग माता पिता वो घर में रहते हैं, मेरे छोटे बच्चों के सामने पुलिस वाले बोलते हैं ये ऊपर से हमें आदेश आया है, अगर तुमने हमारी बात सुनी नहीं तो यहाँ से घसीट के तुम्हें कमिश्नर ऑफिस में और जेल में डाला जाएगा। सर लास्ट सर 1 मिनट सर, और सर 1 मिनट, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके ऊपर अत्याचार करके 307 का गुना उन पे लगाया। विधायक रवि राणा दिल्ली में रहने के बाद उन पे 307 गुना दाखिल किया सर। और 2 दिन पहले मैंने एक सीनियर कॉलीग को हमारी आरती सिंह के बारे में उसकी बाजू लेते हुए सुनाई दिया सर, 1 मिनट लास्ट, उनकी तारीफ सुनाई दी। उनका कोई केस दिल्ली में आया है, अगर महिला की बाजू ले सकते तो ये भी एक महिला, ये सदस्य की एक सदस्य रहने के नाते मैं आपसे विनंती करती हूँ सर उन पे कार्रवाई की जाए। और ये पेन ड्राइव सर, ये पेन ड्राइव में उनके पूरे पुरावे हैं सर, ये फोटो है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से मुझे एक गाड़ी में बिठा के यहाँ से कमिश्नर के ऑफिस लेके गया, उस करप्ट सीपी पे कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी लगनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से उसकी कार्रवाई होनी चाहिए सर, पूरे पुरावे नहीं सर। Education Minister through you, sir, the new Kendriya Vidyalaya in my constituency, Kottara, Kollam district, Government of Kerala has already transferred 5 acres land of Kendriya Vidyalaya Sangathan. The temporary accommodation has also been handed over to Kendriya Vidyalaya. The regional commissioner of Kendriya Vidyalaya has also inspected along with the central PWD officials. Every process is completed, but Government of India not sanctioned the project. The people of my constituency are waiting for this Kendriya Vidyalaya last 10 years. I would like to request Honorable Minister through you, sir, whether this Kendriya Vidyalaya should be sanctioned immediately. आइटम नंबर 16 वित्त विधेयक 2022, श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। I am going to present my remarks on the finance bill, which is a money bill, and it has sections related to the direct tax, indirect tax. One second. Whatever honorable member she has raised the issue, we will bring it to the notice of the concerned ministry. Kindly let her take her seat. I am talking about her now. I request her to kindly cooperate. I will bring it to the notice of the concerned ministry. You are not responding. Why? एक मिनट मंत्री जी आप बोलना चाहती हैं कुछ? आप बोलना चाहती हैं कुछ? मूव कर दें आप। नहीं, he didn't call me for that. So he started speaking. Sir, I move that the bill to give पहले की कार्रवाई को समाप्त कर दें, दोबारा से गोगोई जी को बुलाने की इजाजत देंगे। I was wondering, sir. Sir, I rise to move that the bill to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 2022-23 be taken into consideration. मान्य सदस्य ने बैठा हुआ। अब ठीक है ना, आपको थोड़ी पेरी के लिए कहा है मान्य सदस्य की, नहीं गलत, आप सीनियर मंत्री ऐसे नहीं मत कीजिए। श्री गौरव गोगोई जी। Thank you, Speaker, sir. I rise to speak on the Finance Bill 2022, which is a money bill, and in it there are sections related to direct tax, indirect tax, custom duty, but before I raise this issue, so we must understand the context in which we are today. Today,
because of repeated COVID-induced lockdowns, the country is recovering, but the recovery is unequal. The gap between the poor and the rich have only increased. The gap between the haves and the have-nots have increased. The government promised a V-shaped recovery, but instead we are seeing a K-shaped recovery. And this problem is extremely disappointing and is of extreme concern, because already we had seen that the inequality in this country is increasing. Now today, the top 10% earn 20 times more than the bottom 50%, while the top 10% and the top 1% hold respectively 57% and 22% of the total national income. The bottom 50% share has gone down to 13%. Sir, there are enough examples in history. Yes, please. Honorable member, please. Sir, there are enough examples in world history where countries are experiencing record inflation, witnessing record unemployment, are seeing record inequality. It creates a lot of frustration and anxiety, especially amongst the people, especially amongst the young people. And therefore, we must have that concern foremost on our mind, that is our country in terms of our economic outlook, in terms of our social justice, are we on a strong bearing, or are our foundations slowly crumbling? Crumbling under what? Crumbling under the weight of jingoism. Because jingoism is the only answer and the antidote that this government is giving to the people of India. There is record unemployment. Please. Don't worry. Our supreme leader is there. Please, Honorable. Prices are rising. Jingoism is the only antidote that this government is offering to the poor. Whether there is record unemployment, whether there is high inequality, whether there is inflation, people are expected to put all their faith in the leader, despite the fact that their backs are crumbling under this economic pressure. We just mentioned earlier that fuel prices are being increased for the third time in 1 week. And this is a country which has just emerged out of a lockdown, a third lockdown. They need the chance to breathe. They need the chance to conduct their businesses in a free and fair atmosphere, not always under the burden of high inflation and high fuel prices. And it is, sir, a bit ironic as to the answer that this government or its ecosystem or its spokespersons are giving on fuel prices. They are saying that the fuel prices are bound to happen. Why? Because there is a conflict in Ukraine. Sir, I remember Prime Minister Modi ji speaking in Parliament on his during the last speech he made. And in that, sir, there was a point, and I was listening to him very carefully. He referred to Pandit Nehru. And he referred to Pandit Nehru, saying that, can you imagine that Pandit Nehru once blamed an international conflict happening in a different part of the world for the economic problems of India. And he smirked when he made that remark. Now today, what is happening? Now today, isn't Prime Minister Modi making the same argument that because of Ukraine, we have no choice but to increase the fuel prices? But the counter is, there are two counters. That if for 137 days, the Ukraine conflict did not happen last week or did not happen 3 days ago. The Ukraine, US, Russia, European conflict has been going on since December. Russian troops were on the border of Ukraine since December. It's been more than a month since military escalation has happened. For 1 month, they could keep their prices stable. What has changed now? What has changed? That for one last month, since the beginning of the conflict, since the beginning of the Russian troops being on the border, to the beginning of the bombardment, to the Ukrainian refugees fleeing to different parts of Europe, that time you could not
You did not increase the prices. Why now? Just because elections are over. That's how you repay the people who put their faith on you. I congratulate you on their stupendous victory. But that doesn't mean that you take people's vote for granted. That doesn't mean that you get a remit to continuously put more and more burden on the poor, on the middle class, on the unemployed. So therefore, I feel that while we talk about the finance bill and the taxes, they're extremely important, we must talk about this context. Now, I don't want to be only critical of this government. There are certain measures in the finance bill which we welcome. Now, they have given a tax exemption for amounts related to COVID-19 and medical treatment. We welcome that. They have said that there's going to be illegal, they have identified under Section 37 that the IT Act allows for certain expenditure which is incurred for the purposes of business, except where the expenditure is incurred for purposes that qualifies as an offense or is prohibited by law. Now, in this finance bill, they have ensured that gifts and expenditure incurred on travel, hospitality and conferences, they will no longer be exempt. They will also be taxed. And that's a welcome step that I feel the government is doing. There might be resistance from the pharmaceutical industry, but I hope that the government, in its sagacity, will manage to tackle with the pharmaceutical industry, because we all know, sir, there is a lot of examples in the world that how big pharma companies push certain procedures, push certain medicines through doctors, and in the end the financial burden comes on the poor. So there's enough evidence, and I welcome this step. At the same time, sir, there are certain steps which need more clarity. Now, on virtual digital assets, they have introduced a tax of 30%. At the same time, sir, while this measure is intended to discourage people trading or occupying or holding cryptocurrencies or NFTs, the government still is sending out mixed signals. And the government should send out a very clear signal. How are you going to define crypto? Is it an asset? Is it a currency? Is it something that can be speculative? We are waiting for the legislation and for the clarity to come. And why it is important for the clarity to come sooner rather than later? Because so many people in India are trading in cryptocurrencies. So many exchanges have been set up. And so normally when there is an IT technology-based change that takes place, we welcome it. And Indians are the first to welcome. Indians are the first to adopt it and innovate it and put an Indian context to it. And therefore, already there are record volumes of crypto-based transactions. Already a lot of young IT engineers are involved in this. But the government, while in putting a 30% tax, while they're coming out with further and further clarifications that it can't be offset, the losses cannot be offset. But I appeal to the government to have two approaches in mind. One approach should be that if you want to treat crypto as a sin and you want to have a high tax on it and you want to eventually ban it, then be specific and have that. But bear in mind that a lot of people would indulge in crypto and indulge in these operations in the dark net, and all of these operations will go underground. You are supporting cryptocurrency? No, I'm saying I'm asking the government to be clear, to have a clear approach. Clarity. Have clarity. Okay. And I'm asking for a policy to come out sooner rather than later. And secondly, I'm asking, sir, at the same time, I hope the government doesn't change its mind. Because there are parts of this world, I'm just outlining the complexity of the issue. Because there are parts of the world, there are even countries which are adopted crypto officially.
Different countries have come out with regulations. Japan has one set of regulations. America has another set of regulations. So the government needs to have two approaches. One, if there is a ban, what is going to be your approach so that crypto doesn't become as the route for money laundering or illicit activities or drugs or crime? B, if they do want to regulate it, then what are the lessons that we can learn from America and Japan from elsewhere? But that is, I rest it over here, but nonetheless, sir, point being, crypto is a risk at this moment, is a risk. And crypto is not the only risk that is in today's market. Sir, the stock market, sir, if you would see, there over the last 2 years, especially during pandemic, there have been a lot of new investors in the stock market. Many say that while for people who are sitting in their homes for 2 years, as a way to occupy themselves, as a way to counter the low interest rates from banks, a lot of young people, a lot of people, middle class people, a lot of women, elderly people have rushed into the stock market. Now the stock market is not simple. It's complicated. It has its own rules, it has own laws and principles. And the government must be concerned, because right now there are so many commercials on YouTube, people selling their advice and encouraging people to invest in the stock market. And there are a lot of new investors. Now that could be another bubble. That could be another bubble that is waiting to burst. And therefore I request the government to be also take into account of this matter. There is, I already mentioned inequality, I already mentioned crypto, I already mentioned the stock market. What is also happening, sir, that we are seeing that one of the aims of this government, and any government, is to widen the tax base. We want more and more people to pay their taxes, and they have certain clarifications which have come. There are certain clarifications which have come on direct tax, on AOPs and other things. But what we are also seeing, sir, is an exodus of high net individuals. Now, we know that most of the income that comes under income tax comes from high net individuals. But what is happening, sir? We are seeing that since 2019, 7,000 high net worth individuals have left the country. A report says that $23,000 millionaires have left India between 2014 and 18. Now we should be worried, sir. What is this ecosystem in India that is pushing some of our most highest earners, most productive people who are heads of big enterprises and the heads of big business? Why are they leaving the country? What is it in the ecosystem? Some have voiced that it is because of the fear that they feel. Some have voiced because it is of the unfair pressure that comes from various arms of this government. But I hope that this government seriously introspects, because that is not the reputation we want. We want that whoever you are, you might be a high net worth individual, you might be a salaried class, you will not be unduly harassed by the government. You will not be unduly pressurized by any extension of our government, and I hope that they would take into account. They would also take into account, sir, that now with Ukraine and inflation assumed to rise at 7%, various rating agencies are going to have brought down their growth outlook. So what is their plan now? The government should come up with a clear white paper as to how they manage to ensure that our fiscal fundamentals, our financial fundamentals remain stable. That clarity must come out. Because it seems that every month, because of certain external factors, our growth outlook keeps changing, and the government sometimes, I can say, is caught on its back foot. This government in its taxation bill, this finance bill has also got some sector-specific amendments. They've got amendments on handicrafts, apparel, leather, electronics. They've reduced the import duties for mobile phones. They've got import duties being reduced on certain chemicals such as sodium cyanide, methyl alcohol, acetic acid. They've also raised the customs duty on umbrellas to 20%,
And they're also revising their anti-dumping duties on steel, considering the high cost of steel. So just on steel, sir, because it's such an important sector, I do hope that the Honorable Finance Minister, in her reply, would specifically state that whether this anti-dumping duty which is being revoked, whether that's a temporary measure or it's a permanent measure. Because the prices of commodities, and especially that of steel, which are though nonetheless high, but at some point are likely to come down as well. But if you keep having an unpredictable flip-flop policy on commodity by commodity, that sends out a very wrong signal. Sir, gems and jewellery, the customs duty has also been reduced to 5%. And now on fuel, they want to encourage blended fuel, and therefore they are imposing an excise duty of 2 rupees per litre on unblended fuel. Now, sir, this is an important matter. I understand that by introducing blended fuel, they want to overall, they want to reduce their expenditure. But this is not the way to do it, sir. This kind of tax that you're doing, this kind of instrument, that if you want to encourage blended fuel, you will make unblended fuel. That does not work. So you have to create the ecosystem. Understand, talk to the OMCs, talk to the petrochemicals, talk to the retail outlets, talk to the pump outlets. There's a lot of resistance because the supply chain has to be set up. Remember, sir, what happened with GST? A hasty implementation, not taking into account the ecosystem, not orienting them, did more damage than benefit. And similarly, I advise this government, as they're pushing for blended fuel, I would ask this government to take back this excise duty of 2 rupees per litre on unblended fuel. Sir, this government has also brought out something on the SEZs, and I hope this government would give us more details on that. On GST, sir, the position of our states is extremely doubtful and extremely vulnerable. They rely a lot on the GST compensation. And the timing of GST compensation has been extremely poor. It is completely at the hands of the central government. They release it when it suits them, but that does not suit the state government. State governments have to pay salaries. State governments have to fund their social welfare schemes. State governments have to put in money for development. Now, on this GST, they will say it's the GST Council. But, sir, I would request this government, there have been enough, both within and outside. State governments have continuously raised their views that the GST compensation is not released adequately, not released on time, and also, sir, under the Act, the tenure for GST compensation is coming to an end. So my request to this government is that you have extended the exemptions under this bill to startups. You have extended the exemptions given to companies for manufacturing by 1 more year. I would request this government to again extend the tenure for GST compensation and extend it by a year or not, or by 2 years, taking into account the GST Council. Yes, sir. I'll come to an answer. I'll conclude shortly. There are some exemptions which have been come on the International Financial Services Center. The income of non-resident from offshore derivative instruments, income from over-the-counter derivatives. Frankly speaking, sir, the IFC, International Financial Services Center, seems to be like a white elephant. This government is trying to revive it, trying to push various things in order to make it alive. It's like giving those electric shocks to a patient that is already on its last breath and a patient that is already on the last leg. You have done since 2014 come out with so many initiatives to push the IFC. But what has happened? Nothing. So why didn't you take the right lesson from it, and instead of pushing more initiatives, understand that there could be other locations in India that are much more suitable for the International Financial Services Center. I am not asking you to shut it down, but I am asking you to think broadly and have an open mind. Think about the West, think about south of India, think about the East, whether it's Calcutta, Bombay, Bangalore, or if you even want to have it in the Northeast, which has such a long international boundary. Thank you. Be more broad in your outlook.
So again, I don't want to always criticize this government. We must put on record things that they have done well and we appreciate. I've already talked about now COVID-related payments have been exempt. Yes. Again, they have come up with an insurance scheme payments for persons with disability. We welcome that. And sir, there are two things I want specific if the minister could give us the details. So on GST, sir, time has also come to evaluate the GST. And does the government have data that pre-GST, what was the volume of income they were collecting as part of indirect taxes? And compare that with the post-GST era, what is the volume of revenue collected from indirect taxes? Is it same? Has it decreased? Or has it increased? That they should talk about. Secondly, sir, corporate tax was reduced from 30% to 25%. No doubt it had a hit on our revenue, but the government's argument was that this will lead to more corporates investing, which will therefore lead to more jobs. Has this government done any study that while the middle class of India who continuously votes and supports this government have got no relief, corporates have got a relief of 5%, and on the basis that they would invest more, they would put in more factories, they would employ more. Has that argument worked out? Do they have any study showing that more investment and more jobs have been created? Yes, Gogoji, please. So with that, sir, I don't want to take too much of your time. I've talked about direct tax, I've talked about indirect tax, corporate, GST, SEZ, the customs. So there are certain suggestions which have also come from chartered accounting, various agencies. I hope they will take into account. But at the same time, sir, let me go back to where I started from. Sir, fiscally, we are not in a good position. Our states are in debt. Our nation is in debt. Borrowings have increased. Most of the payments are going into borrowings. And this government is, through its policies, are pushing us further into debt. This is not a good sign. Already there are a lot of other vulnerabilities that I talked about, like crypto, like the new investors and less informed investors in the stock market. The debt and the fiscal position of our states is very important. States, I'm sorry to say, have no other option, but they're playing with excise-based income. They're either extending the wine liquor shops, the timings of wine liquor shops and opening from the beginning, or they are trying to increase their taxes. Because states, all the power of the states, the sovereign power of states to raise revenue has gone into the GST. So fiscally, sir, we are in a very bad position. Our hands are constrained. Time has come, sir, that this government, instead of using external factors to justify its moderate, conservative stance, uses the same risk to come up with a progressive and strong policy. That is what the UPA government has done on various occasions. When the 2008 global financial crisis hit, our growth did not take a hit like other countries did, and our employment was not as bad as it is now. Similarly, in 1991, come the moment of crisis, the then government under our Finance Minister Dr. Manmohan Singh, Prime Minister P.V. Narasimha Rao, and all the others came together to give a new outlook, an economic outlook, a new economic vision for our country, which has given us a new middle class and the economic muscle to call ourselves as an power, as an Asian power. Therefore, I request this government to emulate the UPA and use this moment of difficulty and crisis to have a bold vision and stop being cautious. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sri Nishikant Dubey ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का, मंत्री भगवत कराड़ साहब का अभिवादन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोविड के इस क्राइसिस में भी उन्होंने जिस तरह से गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, मजदूर, महिला, बच्चे, दिव्यांग, जो हमारे मित्र गौरव गोगोई साहब बता रहे थे, उसकी चिंता की है, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि पिछले 2 साल से जो देश दुनिया के हालात हैं, कोविड के कारण कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है दुनिया की, चाहे वो यूएस की इकोनॉमी हो, चाहे यूके की इकोनॉमी हो, चाहे यूरोप की इकोनॉमी हो, या हमारे पड़ोसी मुल्क
बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और सिंगापुर जैसे कंट्री की इकोनॉमी हो, सभी परेशानी के हालत। और चूंकि ये प्रजातांत्रिक देश है, इस देश में एक बड़ी कठिन परिस्थिति है सभापति महोदय, कि एक तरफ आपको इस कोविड के क्राइसिस में लोगों तक कैसे खाना पहुंचाएं, एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि लोगों के रोजगार कम हो रहे थे, स्वाभाविक तौर पर कम हो रहे थे, लोगों को पैसा खर्च करने की कैपेसिटी कम हो रही थी। और दूसरी तरफ जो मध्यम वर्ग है वो इन चीज़ों से परेशान हो रहा था। और आज जिस तरह से ये यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, उसमें जो समस्याएं डेवलप हुई हैं, जिस तरह से पेट्रोल के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, उसमें से कैसे उनको राहत पहुंचाया जाए, कैसे उद्योग धंधा लगाया जाए, कैसे उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान किया जाए। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन का एक इतना बड़ा जगह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि खाने के लिए भी नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर परिवार इज्जत बचाना है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार सृजन करते हैं। इन तीनों के बीच जिस तरह से बैलेंस बनाकर ये फाइनेंस बिल लेकर आए हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। सर, एक हमारे यहाँ कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेस के मित्र और अपोजिशन के जितने लोग हैं और जितने लोग बोलने वाले हैं सर, मैं उसको एंटीसिपेट कर रहा हूं कि वो पेट्रोल के प्राइस के बारे में निश्चित तौर पर बोलेंगे, महंगाई के बारे में बोलेंगे, पेट्रोल के प्राइस के बारे में बोलेंगे, और फिर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या हमारी सरकार को कि आप 7 साल से हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप 7 साल से हैं, क्या करेंगे। लेकिन हम क्या करें, क्या करें? आपने जो चीज छोड़ा है उसके बारे में हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना। आप कर्जा छोड़कर गए हो, कर्जा बढ़ा के यदि दर्जा बढ़ाते हो तो हम क्या करें। हम पेपर लेकर आए सर, आज ये पेपर है सर जो उत्तर सभा पटल पर माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने रखा था। 2004 में अटल जी की सरकार गई, 2004 से इन लोगों ने 2004 से लेकर 2014 तक एक बड़ी अच्छी सरकार चलाई सर, और केवल इकोनॉमिस्ट थे उसमें सर। लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे सरकार चलाते हैं, इकोनॉमिस्ट सरकार चलाते हैं। हमारे तरफ होता है कि हमारे यहाँ टैलेंट पूल कम है, टैलेंट क्रंच है। सारे टैलेंटेड लोग यूपीए में ही थे और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी बड़े इकोनॉमिस्ट, रंगराजन साहब थे सर, कौशिक साहब थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया साहब थे, रघुराम राजन साहब थे। आप दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट का नाम लीजिए, क्लिंटन के गुरु, ट्रंप के गुरु, सभी गुरु जो है भारत में ही थे। और उन्होंने जब ये पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ सर, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, फिर हमको आना नहीं है। तो जो आने वाले लोग हैं उनको हम ऐसी परिस्थिति में धकेल कर जाएं जहां से कि उनकी वापसी का कोई रास्ता जो है नहीं दिखाई दे, क्योंकि वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। उनको क्या पता था कि एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हो जाएगा जिसके ऊपर की पूरी देश की जनता को, 130 करोड़ जनता को विश्वास है, जिसकी बात पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीती। और उन्होंने सर लगभग 1,44,000 करोड़ का 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया सर, और जिसका इंटरेस्ट रेट था 6.35 से लेके 8.4% तक सर। आज यदि गरीब लोग बैंक में पैसा जमा करने जाएं तो उनको 4%, 5% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो एम्प्लॉई हैं ईएफओ के, जो कि आप खुद ही मजदूर के नेता हैं सर, यदि आप देखेंगे तो सरकार को 8.5% से उसको डाउन करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो है हमारा बैंकिंग सिस्टम सस्टेन नहीं कर पा रहा। आपने बिना किसी सोच के सारे इकोनॉमिस्ट ने, सारे यूपीए के लोगों ने ये 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया। और आप समझें कि इस परिस्थिति में जब यह लौटाने की बात है, जब 2014 से है, क्योंकि कमिटमेंट है सर, भारत सरकार का कमिटमेंट है, देना है। 3 सॉवरेन गारंटी है,
3,22,000 करोड़, 1,44,000 करोड़ रुपया हमने लिया और 3,22,000 करोड़ रुपया हमको लौटाना है सर। लगातार चर्चा हो गई, अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, होते रहता है सर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग भी इधर से चिल्लाते थे कि टाटा की सरकार है, बिरला की सरकार है। जो बिजनेसमैन उस समय आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर मैंने सारे डिबेट डिस्कशन 1952 से सुने हैं सर, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो ऑयल बॉन्ड है सर, ये ऑयल बॉन्ड जो आप 1,44,000 करोड़ का 3,22,000 करोड़ रुपया दीजिएगा, ये किसको दीजिएगा? कभी आपने देखा है? सारे बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जिनकी भी नेटवर्थ 5,000 करोड़ से ज्यादा है सर, उन सबों ने इसमें ऑयल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। अडानी और अंबानी की सरकार कांग्रेस है सर कि भारतीय जनता पार्टी? मेरा एक सीधा सीधा सवाल है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन क्राइसिस के बाद आज लगभग वर्ल्ड मार्केट में 130 से 139 डॉलर पर बैरल जो है क्रूड के ऑयल हो गए, दाम हो गए सर। क्या करें? हम भी आप ही की तरह नाटक करें? हम भी आने वाले जो जनरेशन है उनको जो है रोड पर भीख मांगने के लिए पैदा कर दें? हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को ये बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, एलपीजी के प्राइस बढ़ेंगे। वोट की राजनीति अलग है, देश की राजनीति अलग है। आज जो बातें कह रहे थे, 15 साल तक गौरव गोगोई साहब के पिताजी वहां मुख्यमंत्री रहे असम में, क्यों ऐसा हालत है? आप फ्री का जो है यदि किसी को बांटना शुरू करोगे, फ्री की बिजली दे देते हैं, फ्री का आपको मकान दे देते हैं, फ्री आपको इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, पैसा प्रत्येक महीने दे देते हैं, क्या ये फ्रीबी की सरकार आप चलाने की बात कर रहे हैं? और इसमें से इसके बाद आपको लगेगा कि केंद्र उसकी मदद करे? ये हालत है सर। आपको हमारे देश की ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत पर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आप ऑयल ब्लेंडिंग की बात करें, आज 20% इथेनॉल यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में प्रधानमंत्री जी देने की बात करते हैं, यूपीए चाहता था 5% के लिए। हम जब आए तो 10% देने की बात किए और आज यदि हम 20% देने की बात कर रहे हैं तो हम ऑयल इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। यदि आज उस दिन नितिन गडकरी साहब यदि बोल रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ईवी 4 या हाइड्रोजन के से चलने वाले जो है व्हीकल को यदि बढ़ावा देंगे और जो होने वाला है 5 साल 10 साल में, तो वही हालत होने वाला है जो 77 तक इस देश में। मैं आपको बताऊं कि यशवंतराव चौहान साहब बहुत बड़े नेता थे, यहां बैठी हुई सुप्रिया जी, यशवंतराव चौहान सेंटर जो है उनका पार्टी का ऑफिस है। वो लगातार जब वित्त मंत्री के तौर पर यहां भाषण देते थे तो एक ही भाषण देते थे कि मैं एक ऐसा वित्त मंत्री हूं जिसको कि यहां के लोगों को खाना खिलाने के लिए अनाज की आवश्यकता है, अनाज मुझे इंपोर्ट करना है। और आज सिचुएशन यह है कि उस दिन पीयूष गोयल साहब बोल रहे थे हमारी सरकार ने 50 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। जो इंपोर्ट कर रहा था, जो देश इंपोर्ट कर रहा था, आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और यही मैं कह रहा हूं 50 बिलियन एक्सपोर्ट पहुंचा। मैंने कहा था कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन 50 बिलियन एक्सपोर्ट हो गया। आज जो हमारी निर्भरता थी अनाज के ऊपर, जो कि बजट का एक पार्ट होता था, आज वो निर्भरता खत्म हो गई और आज हम दुनिया को खिला रहे हैं। उसी तरह से यदि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता खत्म कर लेंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक आ जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी रेल जो है वो सारी इलेक्ट्रिफिकेशन पर जा रही है, सारी इलेक्ट्रिक पर चलेगी सर। यदि ये सिचुएशन पैदा हो जाएगा तो कभी भी ये सवाल पैदा नहीं होगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो गौरव जी? आपकी सरकार में पूरा रिपोर्ट लेके आया हूं कि जो अपोजिशन की सरकार है, वैट और एक्साइज की आप बहुत बात करते हो, जनता की बात करते हो, जीएसटी में क्यों नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ले आते हो? हम तो कहते हैं, भारत सरकार तो लगातार कह रही है कि आप ले आओ जिससे कि पैरिटी हो। गरीबों को जो है आपकी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है, हमारी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है, लेकिन आप गरीबों के लिए चिंतित नहीं हो, किसानों के लिए चिंतित नहीं हो, आप राजनीति करना चाहते हो। मैं केरल में वैट 30% है, आपके राज्य में सभापति महोदय। कर्नाटक में 30% था, जिसको कि घटा के हमारी सरकार ने 18% किया है। आंध्र प्रदेश अपोजिशन का है सर 36%। महाराष्ट्र जहां पैदा होता है सर
तेल पैदा होता है, बड़ा अच्छा फंक्शन करती है हमेशा 40%, 39.12%, 40%। सबसे ज्यादा यदि पेट्रोल और डीजल का कहीं दाम है तो महाराष्ट्र में है, राजस्थान आपकी सरकार है 31%, और दिल्ली जहां हम हैं 27%। और फिर आप कहोगे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो मेरा यह कहना है सर कि आज पूरे देश के सामने ये जो नोशन है कि हम पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, ये खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा सर, अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। ऑयल बॉन्ड में अभी तक हमने 40,000 करोड़ रुपया जो है इंटरेस्ट केवल दिया है, 40,000 करोड़ रुपया केवल इंटरेस्ट दिया है, और सब अंबानी अडानी को ही दिया है। क्या करें, देंगे आप एक दिन निकालिएगा आरटीआई से, कहिएगा हमने अंबानी को दे दिया अडानी को। आप थोड़े कहेंगे कि आपने इस देश को बर्बाद किया था, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। दूसरा सर, दूसरा जो इस बजट में दूसरा जो बड़ा अच्छा सवाल है, संजोग से मिस्टर उदासी यहां मौजूद हैं सर, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हमने बहुत संशोधन किया है। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आपको मैं बताऊं कि 2014 में सीएजी की रिपोर्ट आई, C&AG की रिपोर्ट आई, और एक अच्छी बात कहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, एक दिन कल ही मैं अपने बेटे के साथ बात कर रहा था चैरिटेबल ट्रस्ट पर, तो उसने कहा कि पापा मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने से ज़्यादा बढ़िया है कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया जाए, या नहीं तो कहीं मंदिर मठ या कहीं मौलवी बन जाया जाए या कोई पंडित बन जाया जाए। ये जो करप्शन चल रहा है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते सर। 2014 में C&AG की रिपोर्ट आई, और C&AG की रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क किया कि चाहे वो अस्पताल चल रहा हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो चीज चल रहे थे, क्योंकि बहुत प्राइड होता है कि हमारे पास मेडिकल की इतनी सीटें हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग की इतनी सीटें हैं, हमारे पास मेडिकल बहुत फैसिलिटी है। और कराड़ साहब, आप जिस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं है, बिजनेसमैन ऐसा कोई बड़ा नहीं है, कोई इतना पॉलिटिशियन बड़ा नहीं है जिसके पास की ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। और CAG की रिपोर्ट ने कहा कि सारे के सारे फ्लॉ है। इवन जो एक बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहता मैं सर, उन्होंने एजुकेशन के नाम पर बाहर जो है मेरे राज्य से जो कि आगे बढ़ा, मेरे राज्य के कारण आज मुंबई को पैसा दे रहा है, उस राज्य ने मेरे यहां एक भी इंस्टीट्यूट नहीं बनाया सर, एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, एक भी अस्पताल बढ़िया नहीं बनाया। लेकिन उसने हार्वर्ड में, उसने ऑक्सफोर्ड में, उसने ब्राउन में लगभग इस देश का 3,000 करोड़ रुपया दे दिया सर, बिना RBI के परमिशन के, बिना रेवेन्यू के परमिशन के 3,000 करोड़ रुपया दे दिया पूरे टाटा ट्रस्ट ने सर। और क्यों? उसके ऊपर इन लोगों ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया? मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक उस टाटा ट्रस्ट ने कितने पॉलिटिशियन हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन, कितने ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देके पढ़ाया, कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया, कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया, और बिना RBI के परमिशन के, CAG की रिपोर्ट के आने के बावजूद भी सर इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट को उगने दिया। आज बच्चों की पढ़ाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है। या आप स्टेट की बात करते हो, स्टेट कंसेशनल रेट पर उनको जमीन देता है, स्टेट हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह देता है, और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं जहां रुका हुआ था सर, कि हम और उदासी जिस कमेटी के मेंबर थे, हमने कहा कि नथिंग डूइंग, कुछ नहीं होना है, और PSC की एक प्रॉपर अच्छी रिपोर्ट बनाई सर कि यदि किसी को कंट्रोल करना है, यदि इसमें कुकुरमुत्ते की तरह उग आए NGO को यदि कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले चैरिटेबल ट्रस्ट पर। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में यदि किसी लूप होल्स को उन्होंने रोका है तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लूप होल्स को रोका है सर, उन्होंने सारे अमेंडमेंट किए। इसके बाद मैं आपको बताऊं चेयरमैन सर, ब्लैक मनी की बहुत बात आती है, बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है सर। 2011 में मेरा सीट वो
543 था, 545 था, सबसे अंतिम सीट था। 545 ही इस लोकसभा की स्ट्रेंथ है। मेरा नंबर 545 था सर। हम लोग एक ही मोहल्ले में, अर्जुन मेघवाल जी, हम लोग सब साथ ही बैठते थे, उदासी साहब। तो मैंने वहां से भाषण देते हुए कहा कि यूपीए सरकार के 3 ऐसे सांसद हैं जिनका की अकाउंट लिंचेनस्टाइन बैंक का अकाउंट आया था, लिंचेनस्टाइन का अकाउंट आया था, और मैंने जो है इस फ्लोर ऑफ द हाउस में उसको डिस्क्लोज किया था। उस वक्त माननीय यहाँ के वित्त मंत्री जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, प्रणब मुखर्जी साहब थे, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं। उसमें एक मंत्री थी सर, मतलब कांग्रेस की एक मंत्री भी थी। मेरे भाषण पर एक पीआईएल हुआ सर। हर्ष रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल किया, और उस पीआईएल को शांति भूषण जी और राम जेठमलानी जी ने उस केस को लड़ा। राम जेठमलानी जी का अब नहीं है, और शांति भूषण जी का इतना ही योगदान था कि मेरे भाषण पर जो पीआईएल हुआ, उस पीआईएल का केस उन्होंने लड़ा, क्योंकि जब लोकसभा में कोई जवाब नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। और सुप्रीम कोर्ट में वो केस चलता रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सर, 2012 में कहा कि एसआईटी बनाओ, ब्लैक मनी की एसआईटी बनाओ। 2012 से लेके 2014 तक सर, ये यूपीए की सरकार, क्योंकि इसको भ्रष्टाचारियों को बचाना है। आज जो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति है सर, उसके पीछे रीजन यही है, देश के लिए कोई काम नहीं करना है। 2 साल तक ये बैठी रही, और जब माननीय मोदी जी ने 27 मई को शपथ लिया, तो सबसे पहले कैबिनेट में उस एसआईटी को बनाया जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और आज मैं आपको बताऊं कि इसमें कैश ट्रांजैक्शन के लिए सेक्शन 68 में एक बड़ा संशोधन लेकर यह सरकार आई है। क्यों लेकर आई है सर? हसन अली का मामला हो, काशीनाथ टपोरिया का मामला, लाखों लाख करोड़ सर केवल कैश ट्रांजैक्शन हवाला के माध्यम से जाते रहे। कोई माए बाप नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। हसन अली का पैसा चला गया सर, काशीनाथ टपोरिया का मामला चला गया। आज भी हवाला के माध्यम से कितने पैसे गए, उसके बारे में कंप्लीट जो है हिसाब किताब नहीं नजर आ रहा है। भारत सरकार ने यह काम किया। आपको पता है सर कि पिछले बजट में जब लगातार हम पिछले 7-8 साल से जो काम कर रहे हैं, उसमें हमने कह दिया कि 2 लाख से ज्यादा जो है आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कितना बड़ा आंदोलन हुआ सर, सारी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है रोड पर आ गई। सबों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर को नाराज करती है। हमारे भी कई एक सांसद सर माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार ये आग्रह करते रहे कि ये तो हमारा बनिया वर्ग जो है, हमारा वोटर है, ये नाराज हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिसको नाराज होना है हो जाए, हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम इस देश की राजनीति करते हैं, हमको साफ सुथरी राजनीति करनी है। और आज जो है ये हम सक्सेसफुल हुए हैं। और इसमें सेक्शन 68 में हम ये संशोधन लेकर आए हैं कि यदि आप किसी को कैश ट्रांजैक्शन दीजिएगा, किसी कंपनी में इक्विटी लीजिएगा, तो आपको अब बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से लेकर आए। क्या हम ब्लैक मनी के ऊपर काम नहीं कर रहे? स्विस बैंक से कितने पैसे लाए? स्विस बैंक का मैं चाहता था सर कि रेवंत रेड्डी बोले, क्योंकि मुझे पता है कि अधिजल गगरी छलकत जाए। खाता में 15 लाख डालने के लिए कहा था, वो भूल गए। मैं स्पीकर महोदय चाहता था आज तक कि कबीर का एक दोहा है सर कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, 5,000 करोड़ अपना तल शीतल करे आपो निर्मल हो। मुझे लगता था कि मैं आराम आराम से अच्छी अच्छी बातें करूंगा सर। इसी पार्लियामेंट में मैंने बोला कि ब्लैक मनी में बड़ी समस्या है। क्या है उसका पीछे रीजन? ये जो बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड से कितना पैसा आया सर, हमारी सरकार आने के बाद, क्योंकि इनको तय हो गया था 2012-13 तक, इनको पता चल गया था कि अब किसी कीमत पर यह सरकार वापस नहीं आनी। तो इन्होंने क्या किया कि स्विट्जरलैंड के साथ जो है डीटीए शामिल, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो डीटीए होता है सर, वो स्विट्जरलैंड के साथ कर लिया। और उसमें कहा कि आपको डिस्क्लोज करेगा, जैसे हमने फटका साइन किया अमेरिका के साथ। स्विट्जरलैंड के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया इन्होंने सर, वो ये कहा कि 2016 से 2012 में एग्रीमेंट, राजकुमार बाबू आप तो गृह सचिव रहे हैं, कि 2012 में एग्रीमेंट साइन किया कि जब 2016 आएगा 2016, जब इनको पता था कि जब ये सरकार में नहीं होंगे, तब आप हमको बताना कि हमारे किस आदमी का अकाउंट है। आप ये बताइए सर कि 4 साल जो पैसा आपके देश का चोरी करके ले गया है, वो इंतजार करेगा?
कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। जितने लोग थे सर 4 साल में वो सब पैसा लेके चले गए। सबों ने अपने अकाउंट को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिया सर। ट्रस्ट में यहां के जो बिजनेसमैन हैं, जो पैसा लेके गए, जो यहां के भारत सरकार का पैसा, बैंक का पैसा लूट कर गए सर, उन्होंने ट्रस्ट बना लिया। वो ट्रस्टी वहां का लोकल नागरिक है। और यदि मैं भारत के लोगों का नाम लेने के लिए जाऊंगा तो वो वहां के लोकल लोगों का नहीं पैसा बताएगा। और जितने पैसे हैं सब उन लोगों ने ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिए। और इसके बाद ये कहते हैं कि स्विट्जरलैंड से कहां से पैसा आया? करो आप, भरे हम। ये हालत है सर। इसके बाद में ऐसा है सर कि तीसरा जो पॉइंट है सर, जो कांग्रेस ने कहा, क्रिप्टो करेंसी हमारे दिल से, और जिन्होंने उठाया इस मुद्दे को सबसे पहले शिव कुमार उदासी साहब, स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग 2012-13 से आज क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है सर, आज डिजिटल करेंसी की बात होती है। इन लोगों का कैसा विजनलेस आदमी थे, मैं यही बता रहा हूं कि 2012-13 से लगातार हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते रहे और कोई भी ऐसा गवर्नर हमारे सामने अपीयर नहीं हुआ, चाहे वो सुब्बा राव साहब हों, चाहे रघुराम राजन साहब हों, चाहे उर्जित पटेल साहब हों, या आज के वर्तमान जो गवर्नर हैं, उस वक्त सेक्रेटरी भी थे और आज गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब। कोई भी ऐसे आदमी नहीं रहे जिन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो है डार्क नेट पर चलता है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है केवल ड्रग्स के पैसे के हवाला का एक दूसरा रूप आने वाला है और इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है 2013 की, कि हमने उस रिपोर्ट में जो है इस चीज का मेंशन किया कि देश का आने वाला, दुनिया का जो आने वाला खतरा है वो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी। 2013 से लेकर 2014 तक 1.5 साल जो है यूपीए की सरकार रही सर, इसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जो सिचुएशन है वो बिल की बात करते हैं। अब बिल कब आएगा, नहीं आएगा, लीगल है, इलीगल है, इसका दूसरा सवाल है सर। लेकिन जो सिचुएशन पैदा हुआ पूरी दुनिया में जो सिचुएशन पैदा हुआ कि आज जो है, यदि आपको करप्शन करना, किसी को यदि पैसा देना है घूस का, तो वो क्रिप्टो में जा रहा है। किसी को ड्रग्स खरीदना है वो क्रिप्टो में जा रहा है और पूरी दुनिया इससे परेशान है। और पूरी दुनिया इसीलिए परेशान है कि जो करेंसी है हमारी, उस करेंसी में हमको पता है कि कितना करेंसी छपा, इस देश में कितनी करेंसी है, उस करेंसी का कितना उपयोग होगा, कितना उसका इंपोर्ट बिल है, कितना उसका एक्सपोर्ट बिल है, और इसको सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में रेगुलेट करती है। लेकिन ये जो क्रिप्टो है, इस क्रिप्टो का कौन मालिक है, ये आज तक यही पता नहीं चला। अलग अलग एक्सचेंज बन गए हैं, अलग अलग चीजें बन गई हैं, और भारत सरकार और पूरी की पूरी जो चाहे आरबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सभी इसके लिए चिंतित है कि ये इस तरह के पैसे जो है कैसे आ गए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे पहला भारत सरकार को यह था कि आज के लोगों को, आज के जो बच्चे हैं सर, हमारे पॉकेट में यदि कैश 10-20 हजार नहीं हो तो मैं तो अपने गाड़ी में नहीं बैठता सर, मैं तो पैदल टहलने भी नहीं जाता। लेकिन मेरे बेटे के पास यदि 5,000 भी रुपया होगा, आज का जो जमाना बदला है, उसको लगता है कि एक बोझ हो गया। लोग जो है कार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग जो है डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार ने इस बजट में जो सबसे बढ़िया काम किया कि वो आरबीआई को जो है डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ाया। क्रिप्टो का जहां तक सवाल है सर, कि क्रिप्टो में जो लूप होल्स था, वो 30% जो उन्होंने टैक्स लगाने की बात की है, उसमें चाहे घाटा हो चाहे नफा हो, या 1% टीडीएस लगाने की जो बात की है, एक बहुत बड़ा कदम है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया। और आज के ही अखबार में यदि आप स्पीकर महोदय देखेंगे, सभापति महोदय देखेंगे, तो आज ही के अखबार में फ्रंट पेज पर इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि पूरी की पूरी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो हिली हुई है भारत सरकार से, कि जिस तरह से इसके तरफ इस दिशा में जा रही है, वो एक तरह से समझिए कि क्रिप्टो को आज नहीं कल बैन होना ही होना है। और भविष्य की करेंसी जो है, जो दुनिया की करेंसी जी डिजिटल करेंसी होगी, तो भारत सरकार अपने विजन के साथ उसी तरफ से बढ़ रही है। इसीलिए डिजिटल करेंसी के बारे में भी मुझे लगता है कि अपने को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और वो रास्ता ठीक ही होने वाला है। इसके अलावा जो एक बड़ी राहत दी है सर, इस सरकार ने
गरीबों को, आम लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को जिनके पास सीए नहीं है या जो मान लीजिए कि किसी कारणवश उनका अकाउंटिंग छूट जाता है, तो उसको एक बहुत अच्छी राहत भारत सरकार ने दी है कि अब 2 साल के बाद भी आप अपने इनकम टैक्स को रिवाइव कर सकते हैं, मतलब आप फिर से उसको ठीक कर सकते हैं। और ठीक करने में आपको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। यदि आप सच नहीं बताएंगे तो समस्याएं आएंगी, और उस समस्या को निजात पाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा ये काम किया है सर। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पार्लियामेंट को समझने का सवाल है, हम हमेशा इस पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं कि गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है। यह फैक्ट है कि हम जिस वोट से जीत कर आते हैं वो गरीबों के वोट से जीत कर आते हैं, और जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास लॉबिस्ट हैं, वो अपना कॉर्पोरेट अफेयर्स का मंत्रालय चलाते हैं और उनके लिए लॉबिस्ट तैयार होते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट कानून पास करती है, और ये सोचनीय विषय है क्योंकि हम चर्चा करते हैं कि आईबीसी एक्ट अभी तुरंत बना 2 साल में, आपने उसमें जो है 50 संशोधन कर दिए। कॉर्पोरेट बिल हमने बनाया था, कॉर्पोरेट एक्ट आप ही की यूपीए सरकार लेकर आई थी, 2013 में बना, उसमें भी कम से कम नहीं भी कुछ तो 20 बार 25 बार संशोधन करना पड़ा। कभी इसके तह पर अभी मैंने देखा कि इनकम टैक्स एक्ट में और कस्टम एक्साइज एक्ट में कई एक चेंजेस किए गए, और मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसका कारण है, जैसे एक मैं उदाहरण दूंगा सर, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है कि एक कंपनी है, वो कंपनी अपना टैक्स बचाने के लिए या किसी कारण से वो सब्सिडियरी कंपनी लगाती है और उससे जो है वो पैसा लेकर आती है, और उसका जब टैक्स कम्यूट करने की बात आती है तो कोई डिसीजन कुछ होगा, कोई डिसीजन होगा। ट्रांसफर प्राइसिंग में इतनी बड़ा लिटिगेशन और समस्या होने लगा सर, मैं बस 4-5 मिनट में खत्म कर दूंगा सर। इतनी बड़ी समस्या होने लगी कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट किसी कंपनी के लिए अलग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी कंपनी के लिए अलग, मुंबई हाई कोर्ट का किसी कंपनी के लिए अलग। मैं 10 केस लेकर आया हूं सर, और इतनी बड़ी समस्या होने लगी कि जो अथॉरिटी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है, वो समस्या में पड़ने लगी कि फाइनली हम किसकी बात माने। और इस कारण से एक बहुत बड़ा संशोधन ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे और भी 5-7 ऐसी चीजें हैं जिसमें लेकर आए सर। दूसरा जो इस सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम किया सर, कि मान लीजिए कि किसी कोर्ट ने किसी मुद्दे को यदि सेटल कर दिया और उसी तरह का कोई केस यदि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चल रहा है, तो जो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है उसके आधार पर इस लिटिगेशन को खत्म करना है। क्योंकि आपको पता है कि हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं, फैसलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ा काम ये भारत सरकार ने इसके ऊपर किया है सर। उसी तरह से इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कही हमारे बहुत ही काबिल मित्र गौरव गोगोई साहब। अब क्या है कि कल मंत्री जी ने बताया कि 1995 में, मैं आपको बता रहा हूं कि विजन, नेतृत्व क्या होता है और उस नेतृत्व के क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं। एक 1995 में आपने WTO एग्रीमेंट साइन कर लिया, और 96 में जब चिदम्बरम साहब, इनके बहुत काबिल, मैं वित्त मंत्री के तौर पर उनका नाम भूल गया, वो और भी काबिल हैं सर, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनका आर्टिकल प्रत्येक सप्ताह पढ़ते रहता हूं, अपने आप को खुश पाता हूं उस आर्टिकल को पढ़ के कि वो किस तरीके से जो है पूरे देश को धकेले। यहीं पीएमएलए का कानून जब लेकर आए तो मैंने उसी 545 में उठकर कहा था सर कि ये पीएमएलए का कानून आप ऐसा लेकर आए हो कि वाइफ और हस्बैंड की यदि लड़ाई होगी ना तो उसमें भी जेल हो जाएगा। और पता नहीं मेरे मुंह में क्या सरस्वती उस दिन था कि किसी दिन यदि आप उस चक्कर में पड़ गए तो शायद आपके ऊपर भी ये कानून लग जाएगा। और इतिहास गवाह है सर कि उसी पीएमएलए कानून में जो है वो और उनके परिवार के लोगों को जेल जाना पड़ा। इसलिए कानून ऐसा बनाना चाहिए जो सर्वग्राही हो। तो इलेक्ट्रॉनिक का क्या है सर कि 96 में उस नेतृत्व को पता ही नहीं था, 96 में उस नेतृत्व को पता ही नहीं था कि इस देश में मोबाइल, कंप्यूटर, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसका इतना बड़ा मार्केट होने वाला है। और उन्होंने एक प्राइसिंग जो है फाइनल तय कर दी। उस प्राइसिंग के आधार पर आज जो है, मैंने आपको कहा कि इस देश में महिलाएं जो है सबसे ज्यादा गोल्ड और डायमंड के ऊपर चिंता करती हैं, वो खरीदने का कोशिश करती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है सर जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमारे यहाँ इंपोर्ट होकर आते हैं।
और ऐसा एग्रीमेंट साइन कर दिया, क्योंकि भारत सरकार एग्रीमेंट साइन करती है, उसके आधार पर चाहकर भी प्रधानमंत्री जी हमारे इंपोर्ट को जो है घटा नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि वो सारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट से ये कोशिश कर रहे हैं कि आप यही मैन्युफैक्चर करो, हम आपको सुविधा देंगे, जैसे पीएलआई स्कीम लेकर यदि आए हैं, हम आपको सुविधा देंगे। तो इस तरह का काम जो है भारत सरकार कर रही है। और इस बजट में भी चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल हो, चाहे जेम्स का सवाल हो, चाहे ज्वेलरी का सवाल हो, हमने ये किया है। अंत में सर, जीएसटी के ऊपर इन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, सारे स्टेट की पावर आपने ले ली, ये कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? हम जीएसटी थोड़े लाना चाहते, हम तो 2010-11 में आप ही का पॉलिसी था, आप ही की पॉलिसी थी जीएसटी बिल आपने इंट्रोड्यूस किया। बस 2-3 मिनट सर, जीएसटी बिल आपने इंट्रोड्यूस किया, उसमें कई एक फ्लॉ थे, आपने कमेटी बनाई, केलकर की कमेटी बनाई, मैं ये कह रहा हूं मोंटेक सिंह अहलूवालिया की कमेटी बनाई, और उसमें से आपने स्टेट के सारे पावर ले लिए। आपने ले लिए तो हमको तो ये देश चलाना है ना, हमको आगे बढ़ाना है। कोई कानून यदि आपने एक बार बनवा दिया या बनाना चाहते हैं तो हम उसको वापस थोड़े ले लेंगे। इनकम टैक्स एक्ट यदि 1961 में आ गया तो उसको हम वापस थोड़े ले लेंगे। इस बजट में सर जीएसटी में हमने संशोधन करके ये काम किया है कि कई एक लोग इनपुट क्रेडिट लेने के लिए और आउटपुट क्रेडिट लेने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है सर, कि अलग अलग कंपनियां बना लेते हैं और उस कंपनियों को 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जो है वो वैनिशिंग कंपनी हो जाती है, वो कंपनी बंद हो जाती है सर। और आज फिर आप धसना डंगाते रहिए, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इस कारण से हमने इस जीएसटी के लूपहोल्स को रोकने की कोशिश की है। और आज जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है सर, वो 1,30,000 करोड़ से ज्यादा है, जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम नहीं समझते थे। इसलिए जीएसटी के बारे में भी एक बड़ा संशोधन लेकर हमारी सरकार आई है। मैं केवल अंत में यही बोलूंगा सर कि एक कहा जाता है कि सनय पंथा सनय कंथा सनय पर्वता लांघम, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गांव गरीब किसान के साथ साथ उद्योग की चिंता की, रोजगार की चिंता की, इस देश को आगे बढ़ाने की चिंता की, और ये देश कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, उसके लिए एक रास्ता बताया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। You have played everything, then now roll to finance. Nishikant ji, you have played all the queries. Say K. Sundaram ji. Honorable Speaker, sir. Finance Minister. I rise to oppose the Finance Bill 2022. At the outset, I express my sincere thanks and gratitude to our party leader, the ever-dynamic Chief Minister of Tamil Nadu, Sri M.K. Stalin, for giving me this opportunity to put forth the representation of the people of Tamil Nadu in this august house. Honorable Speaker, sir, a state of widespread chaos already exists amongst the taxpayers of this nation due to the confusing dual tax calculation regime. The Finance Minister has conveniently ignored the aspirations and problems faced by the taxpayer. Ever since the fateful night of November 8, 2016, demonetization, the people of India have been continually suffering. This was aggravated by the hasty introduction of GST, and the pandemic has massively deteriorated the financial situation of the people of India. Except for the salaried class, the farmers and poor have been hard hit due to the trifecta of mistakes. There have been new tax reforms this year, which has been a long-standing demand of the taxpayers. How do we expect the people to spend while they have no income? The Finance Bill 2022 has failed to live up to the expectation of the taxpayers. Honorable Speaker, sir, I come from the region that is often referred to as the Manchester of South India. The textile industry of Tirupur and Coimbatore are well renowned across the world for the quality and craftsmanship of the textiles. The textile industry is now facing an existential threat due to the trifecta of mistakes by this government.
the government has not taken any concrete steps to address the concerns of the industry. The withdrawal of basic custom duty concessions and exemptions on the spindles, yarn gates, balloon control rings and travelers, technical textiles, woolen machinery items, non-woven textiles, denim textiles, shutterless looms, continuous polymerization plant, synthetic fiber plant, synthetic filament yarn plant, viscose stable fiber plant, lyocell fiber plant, yarn dyeing machines, knitting machines, and part of their manufacture, machines for extruding, drawing, texturing, spinning, twisting, winding, weaving, knitting. Auxiliary machines will have a negative impact on the lack of people associated with the textile industry. Instead of a mere token reduction of custom duty, I call upon the government to exempt cotton, cotton fibers, synthetic fibers and textile materials from custom duty for the next 5 years to boost the industry. The withdrawal of basic custom duty, concession on specific agriculture implements and parts used for their manufacturer, including paddy transplanter, sugarcane harvester, cotton picker, will affect the farmers who are still waiting for the long-standing promise of doubling the farmers' income by 2022. Honorable Speaker, sir, Pollachi region is well known for its tender coconuts and coconut byproducts. A 20% export duty on coir byproducts like floor coverings will adversely affect the coir industry. Hence, it should be withdrawn immediately and the government should take steps to promote the coir industry. The imposition of 100% duty on edible oils will have a domino effect on the price of their essentials. The oil mills of Pollachi constituency are already suffering due to 18% GST on coconut oil, containers with less than 1 liter quantity and 5% GST on more than 1 liter quantity. I call upon the government to remove this GST to boost the livelihood of coconut farmers. The price of edible oils have already increased up to 45% in recent days due to Russia-Ukraine crisis. This hasty decision of imposing 100% custom duty on edible oils will affect the common man. The imposition of additional 2 rupees excise duty on petrol and diesel will also lead to inflation along with the increase in price of edible oils. The government should also grant exemption to the defense and semiconductor sector so as to boost the planned indigenous semiconductor sector and the planned defense corridors. The sum up, Honorable Speaker, this bill has ignored not only the taxpayers but also the common man. The government of India should heed the advice of the great Tamil poet Thiruvalluvar, who in his magnum opus Tirukkural says, Aran eenum inbamum eenum tiranarinde teedindri vanda porul. Aran eenum inbamum eenum tiranarinde teedindri vanda porul. Meaning, only the wealth acquired with the knowledge of the proper means and without foul practices will lead virtue and happiness. The government should keep it in mind the aspirations of the citizen and should take the policy decisions accordingly. With this, I conclude. Thank you, sir. Honorable Yes. Yeah, please. Thank you, sir. Sir, Trinamool Congress. निशिकांत दुबे जी उनका स्पीच स्टार्ट किया ये बता के जो उनको पता है ऑपोजिशन क्या कहेंगे, ऑपोजिशन को भी पता है वो क्या कहेंगे, बीजेपी सरकार कितने अच्छे हैं और कांग्रेस कितने खराब है. एनीवे, फाइनेंस बिल 2020-22, every other the central government introduced the finance bill along with the other documents of the union budget. The finance bill is brought to seek the legislature approval for giving effect to the various tax proposals, including direct and indirect taxes of the central government. This note discusses the key provision that the part of the finance bill 2022.
main tax proposal in the finance bill. Relation of the surcharges. The budget noted that there are several works contracts that require the formation of a consortium. The member is such consortium the usually companies. Such association of persons are object to the graded surcharge of up to 37% on their income. Note that the surcharge on domestic companies with income between 1 crore rupees and rupees 10 crores is 7%, while for those while income above rupees 10 crores in 12%. The budget proposal to cap the surcharge levied on the income of consortium or association of persons are 15% also. The long-term capital gains tax on instant equity shares is subject to the maximum surcharge of 15%. However, other long-term capital gains tax is subjected to the graded surcharge up to 37%. It has been proposed to cap the surcharge on long-term capital gains from transfer of any type of asset at 15%. Next, facilitate surcharge disinvestment of public sector companies. According to Section 79, the Income Tax Act 1961, in case of change of shareholder of the companies is the previous year, any loss incurred period to the previous year cannot be set off against the income of the previous years. This is applicable for companies where the public does not have a substantial interest. The Finance Bill 2022 seeks to amend the Income Tax Act to provide that Section 79 will not apply to the public sector company. However, the holding company of the Artsville public sector company must continue to hold at least 51% of the voting power immediately after the strategic investment. Tax on virtual digital assets. Virtual digital assets have gained popularity and the volume of trading in such assets has substantially increased. In addition, a market is developing where payment for transformation with virtual digital asset can be made through another such assets. The finance will propose to tax any income from transfer or virtual digital asset at 30%. No deduction related to any expenditure or allowance for or set off any loss will be permitted while computing the income from transfer of such assets. Moreover, any loss from transfer or virtual digital asset will not be allowed to set off against income order. Any other provisions of the Act, Income Tax Act, such losses will also not be allowed to be carried forward to subsequent assessment years. The proposed amendment will come into effect from April 1st, 2023. Note that the central government has certain amendments to the finance bill. Proposed amendment dropped the word other from any other provisions. Regarding setting of laws at state above. This may imply that the loss from virtual digital assets cannot be set against gains in such asset as well. Next, filling up of update returns. Taxpayer will be permitted to file any update return of income within 2 years of the assessment year. They will have to pay 25% penalty on tax and interest due if it is filed in the year after the assessment year and 50% penalty in the second year. Cooperative societies. The cooperative societies have to pay minimum tax at the 18.5% rate. Note that the Taxation Laws Act 2019 reduced the minimum allotted tax rate payable by compensants at 15% to provide parity between cooperative societies and companies. It has been proposed to reduce the AMT rate at which cooperative societies pay income tax 15%.
This amendment will be applicable from April 1, 2023. Change in customs duty. The finance bills also propose to change the customs duty on the number of items. Example, microbial fats and oil and their fractants. Current customs duty 30%, custom duty, new custom duty 100%. Umbrellas 10%, new 20%. Imitation jewelry 20% current, new 20%, and rupees 40 kg for 400 kgs, whichever is higher. Single or multiply loudspeaker 15%, now 20%. Headphones and earphones 15% to 20%. Earphones, smart meters 15% to 25%. Solar cellars 20% to 25%. Solar modulars 20% to 40%. Non-tax proposal in the finance bill. Reserve Bank of India, the Reserve Bank of India Act 1934 is being amendment to enable RBI in issues its digital currency. मैं सिर्फ ये बोल के ख़त्म करना चाहती हूँ, क्या अमेंडमेंट होता है, क्या बिल आते हैं, क्या फाइनेंस बिल, देश के बहुत सारे गरीबों के कुछ नहीं पता, उनको पता करना भी नहीं है पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हो रहा है। सिर्फ उनका यही क्वेश्चन है, पेट्रोल, डीजल और जो हम लोग का गैस सिलेंडर वो कब कम होगा, कैसे कम होगा, सिर्फ कब का ही आंसर उनको चाहिए। ये डिस्कशन ये सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ इसका मतलब नहीं है, कुछ उनको लेना देना नहीं है। सर सिर्फ ये पूछना है मिनिस्टर से, जो भी दोष कांग्रेस को दो या बीजेपी कितना अच्छा करे उसमें हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग को भी यही क्वेश्चन है, कब ये कम होगा, कब कब कब। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री जयदेव गल्ला जी। Thank you, sir. Sir, we have reached the last leg of the process of the Union Budget 2022-23, and I thank you for giving me this opportunity to speak on the finance bill. Sir, there's a perceptible change in the global economic scenario since the presentation of the budget due to the Russia-Ukraine armed conflict, and India cannot insulate itself from these developments, and hence we have to relook at the budget proposals, recalibrate our forecasts, and the House won't get a better opportunity than the finance bill to discuss these, sir. Sir, before I start making my submissions, I would like to compliment the Honorable Finance Minister and the Honorable Minister of Commerce and Industry and the government for showing outstanding performance and growth in our exports in this financial year. Sir, we have touched for the first time ever exports worth $400 billion in this financial year when compared with $292 billion in the previous year. So I take this opportunity to compliment the government for this achievement, sir. In view of the paucity of time, let me start with the issues related to my state, sir. Sir, my first point is regarding the capital city of Amaravati, which falls in my parliamentary constituency. Nobody can dispute that it is the prerogative of the Assembly to make laws, but at the same time, it is not just the Assembly, but not even the Parliament cannot make laws which violate the Constitution, sir, because the Constitution is supreme and not the legislature. So since the Honorable High Court has also made it clear that Amaravati will remain the capital of AP, I urge the Honorable Prime Minister, who committed to the farmers of Amaravati and to the people of AP the central government support to develop Amaravati as a world-class city, to bring amendment to the AP Reorganization Act and to insert a provision indicating that Amaravati is and will remain the only capital of Andhra Pradesh. The next point, that I am greatly disappointed that the Honorable Finance Minister has not allocated much for the development of Amaravati, sir. I understand that only a few lakhs have been given by the Ministry of Housing and Urban Affairs Ministry. Sir, it is pertinent to mention here that the High Court of AP has directed the government of AP to construct and develop Amaravati capital city and the capital region as per the approved master plan, and within 6 months as agreed under the AP CRDA Act. Since the government of AP's coffers have become empty and it is not in a position to take up any work, I urge you for allotting sufficient funds to restart the development of the new capital, Amaravati, sir. Sir, the Finance Minister is aware of agitation going on at RINL, Vizag Steel Plant, since the announcement of privatization of this plant. There was a question in this very House on Monday on RINL
and my friend Mr. Ram Mohan Naidu has raised it. We are not happy with the reply given by the Steel Minister. Sir, the Honorable Steel Minister says that RINL was incurring losses. But, sir, he should understand that RINL was incurring losses due to the loan it has taken for restructuring and to purchase ore. Had iron ore mine been allocated, RINL would not have restored to 22,000 crores loan at 14% interest and incur losses, sir. On the other hand, the minister is saying that SAIL is earning profits. It is earning profits because it has 10 mines, sir, whereas you have not given a single mine to RINL. You give mines to Vizag Steel Plant and see how it will surpass SAIL, sir. So don't privatize it. Instead, allocate mines and see how the hardworking workers of RINL will bring profits. So I once again appeal to you to kindly allot mines to it and don't privatize. As an alternative, you can convert its debt into equity. Sir, the next point is regarding Polavaram. The revised cost estimates were approved by the Government of India itself and put it at 55,656 crores. This is now before the Finance Ministry. So I request the Finance Minister to please approve this so that the progress of the work is not hindered and R&R can be taken up at the earliest. Sir, on the issue of resource gap, there's a difference of opinion between the Government of AP and the Government of India. I understand that a team of officials from Government of AP have met officials of Government of India last month and discussed various issues, and this issue was also one among them. The Government of India has given 4,117 crores out of 22,948 crores put forward by the Government of AP, sir. Sir, even if you look at the CAG report, the audit, it approved 16,078 crores as a resource gap. So I request to please kindly thrash it out and pay this amount to Andhra Pradesh, sir. Sir, now coming to the national issues. The Economic Survey projects the GDP growth for 22-23 at between 8 to 8.5%. Recently, the RBI has projected 7.8% growth. But the reverberations of war, geopolitical scenario around the Russia-Ukraine conflict, and looking at the US and NATO's deployment of jets and nearly 30,000 troops in Norway and carrying out war exercises, I feel it further will tilt the balance of risks downward, sir. It is a tough scenario for a country like India. So I would just like to know whether any fresh assessment has been made about the growth in the light of the latest developments by the Finance Ministry may kindly be explained when the Finance Minister responds. Will there be any change in the forecast to GDP growth this year due to war and other geopolitical risks that we are facing? Sir, as I said in the beginning, we have achieved record exports of $400 billion in the current fiscal. But in spite of this, if you look at the trade deficit, it also shot up to $21.2 billion in February and is expected to go much beyond this month. Sir, also the current account deficit could be around 2.6 or 2.7% of GDP compared to this year's 1.7% and is much higher than the average CAD of 1.1% between 14 and 21. The Honorable Finance Minister is very well aware that if there's a 10% rise in crude prices, the CAD would widen by nearly 30 basis points, and the Ministry has assumed average crude price of $75 at the time of presenting the budget. But now, if we look at the current price, it's well beyond that. So some calibration needs to be made even on this account, sir. The next point is about inflation. Sir, inflation is hovering around 6%. The US is seeing nearly 8%, which is the highest that country has seen in more than 40 years. I hope our inflation is manageable. Sir, if crude prices go up beyond $100 and stay for a reasonable period of time, which appears to be possible by the way the US and NATO are growing, I agree that it's a tightrope walk looking at India importing 85% of its oil and 50% of its gas requirements. Sir, 2 more minutes now, conclude, sir. No. And we are already feeling the pinch of inflation 1 minute. with rising prices of essential commodities, more particularly after the increase of price of petrol, diesel, and cooking gas. Sir, regarding our investment from our oil PSUs, I'm just quick points I'm making, sir, such as IOC, OVL, etc. in Russia, which is to the tune of, I think, about $16 billion. Our companies have invested in Rosneft, Sakhalin, Vostok, Vankorneft, etc.
Shell, ExxonMobil and Equinor are exiting from Russia, and British Petroleum has already announced its exit from Russia. So what would be the fate of our investments in Russia may kindly be explained. Sir, I'm skipping to the conclusion, sir. Sir, drivers of Gati Shakti include railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistics infrastructure. Due to time constraints, I'll just touch on a couple of points, sir. Sir, Gati Shakti is highlighting the importance and need for a quality multimodal transport, since the cost of average logistics and transportation in India is around 14% when compared to the global average of around 7 to 8%. I hope that the Gati Shakti will help in achieving overall cost competitiveness. Sir, the FM has set a target of 25,000 kilometers of national highways for 22-23. I was just going through the construction of national highways during the last few years and found that the maximum per day construction is around 37 kilometers per day in 2021. And if you calculate, it comes to 13,500 kilometers per year. Now you've set a target of almost to double that best achievement that we've had till date. To achieve this, we have to construct 68 kilometers a day, which does not appear to be a realistic figure. I request the Finance Minister to explain how we would achieve this. Sir, the Finance Minister also proposed 400 new Vande Bharat trains in the coming 3 years. Now we have just 2 trains, and each train is around 100 crores as per the estimates of railways. It means for 400 trains we need 40,000 crores in 3 years. And more than that, do we have the capacity to build 400 trains in 3 years also needs to be assessed. Yeah. And you're also proposing 100 cargo terminals, waterways, Yes. airports, etc. I have given just 3 examples, sir. I have figures for all other drivers, and I only conclude by saying that the targets are too ambitious and not realistic. Let us have realistic, practical, and achievable targets rather than giving a rosy picture like disinvestment and being disappointed at the end of the day. So I'll go to the final conclusion, sir, which is, sir, war is terrible, sir, and I pray for a quick and sustainable peace in Ukraine. And India has taken a neutral position, but there are certain impacts and outcomes that we must make note of. One is, for example, is the wheat exports. Russia is the 2nd largest and Ukraine is the 4th largest exporter of wheat. With conflict, no wheat is coming out of these countries, and the price of wheat in the international market has also gone up to more than 2,600 rupees per quintal, from 2,000 just before the conflict started. So the MSP it's much higher than the existing MSP also, and this will help our farmers and traders. The second one is for mustard growers. The price is hovering around 6,600 per quintal, which is much higher than the MSP of 5,000. Third, we also have the advantage of exporting cotton, sir, since we are the leading cotton producers in the world. Conclude. Finally, sir, Russia has offered crude at discounted price to India, sir. What is the status and volume of this offer? Whether FM has given a go-ahead to get oil from Russia at the discounted price? If so, naturally it has to be insured. And if so, what would be the cost of insurance and how much cheaper would we get it can be clarified, sir. Sir, with these submissions, I wish to make and hope that we will get escape from the impact of the Russia-Ukraine conflict and expect to reach the goals set while presenting the Union budget during the next fiscal year. Thank you very much. Thank you. Honorable Member Srimati Supriya Sule. Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on a very important bill. I appreciate that this is the most important part of the bill. We've just passed the budget yesterday. We've had a lot of very good discussions. I would like to start my budget with a line which I still remember, because the honorable member from the Treasury bench has actually confused me. So I'm wondering what really the Treasury bench is saying and what is the thinking of this government. I remember a line here when we used to sit on that side, sir. You remember those days? And Sushma ji used to lead the debate from here. And I remember, महंगाई पर हमेशा चर्चा हुआ करती थी. And after that, there was a tagline this government came up with. आपको भी याद होगा मेघवाल जी, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार. और मैं सच बताऊं आपको, and I am not afraid to say this, my mother used to tell me कि सच्ची अभी बहुत महंगाई होगी है सुप्रिया, इस बार ये लोग देखो तुमको हरा देंगे, पार्टी कोई भी हो, लेकिन आज देश की जनता बहुत अस्वस्थ है. भी मुझे मेरे माँ की वो शब्द आज याद आ रहे, क्योंकि बहुत सालों के बाद मेरी माँ फिर से यही कहने लगी है.
अभी कंट्रोल में 1000 रुपया। देखो देखो महिलाओं का सुनो मेघवाल जी, इसी महिलाओं के कारण आपकी सरकार यहाँ बैठी है। मुझे अभी भी याद है सर, उज्ज्वला, व्हाट अ वंडरफुल स्कीम, आई सपोर्टेड इट। हमने जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला आप सब्सिडी दे दो, हमने खुशी से सब्सिडी दी, एक विश्वास के नाते कि इस देश की गृह लक्ष्मी को आप पैसा बचा रहे हैं, उसको सिलेंडर सस्ते दाम में देंगे। और आज के लिए आपके लीड स्पीकर क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हम सब्सिडी कम कर रहे, ऑयल के बारे में, महंगाई के बारे में पहला थोड़ा सा बोल लूं क्योंकि वो सबसे बड़ी चिंता है। और जो मेरी तृणमूल की बहन बोल रही थी वो सही बोल रही थी कि यहाँ बड़ी बड़ी रशिया की बातें, यूक्रेन की बातें हो रही है, वो भी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन आज पेट्रोल डीजल, आज जो इन्फ्लेशन आपको पता है, अंडे का भाव कितने में बढ़ा है? 4% से बढ़ा है। अभी सब्जी का भाव, आप घर जाएंगे तो भाभी से पूछ लीजिए मेघवाल जी, वो भी आज शायद डांटे लेंगी आपको, बुरा ना माने, अभी होली तो खत्म हुई है तो आप बुरा ना माने, भाभी थोड़ा गुस्सा होंगी, लेकिन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सारी इतनी महंगाई हुई है। एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑयल बॉन्ड्स, आई अप्रिशिएट, शायद हुई भी होगी हमसे गलती, बट माई पॉइंट टू दिस गवर्नमेंट इज, आप हमारी सब्सिडी के खिलाफ बोले थे, हमने खुद के लिए तो ऑयल बॉन्ड्स नहीं लिए थे, वी हैड टेकन दोज ऑयल बॉन्ड्स टू सब्सिडाइज इस देश का जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जो मेहनत करता है, उसके लिए वो किया था। टुडे आज ये छाती ठोक ठोक के रोज बोलते हैं पीएम की कल्याण योजना में हम कितना कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में इतनी बड़ी सब्सिडी, अच्छी बात है, यू मस्ट डू इट। इस देश के गरीब के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? तो इट इज अ वेरी गुड थिंग दिस गवर्नमेंट इज डूइंग, बट डोंट ब्लेम अस कि तुमने ऑयल बॉन्ड्स किसके लिए, उस प्राइस कंट्रोल के लिए। आई स्टिल रिमेंबर प्रणब मुखर्जी स्पीकिंग फ्रॉम हियर, one of the tallest leaders of this nation and a great finance minister. He used to explain to us that was the crude oil prices. He used to always tell us कि अगर 100 के नीचे, if this entire price of crude was below 100, it would have been a game changer. इतना ही महंगाई नहीं होती। कल भी पीयूष गोयल जी बोल रहे थे कि यस, वॉल्यूम में भी बढ़ा है एक्सपोर्ट, लेकिन थोड़ी महंगाई के कारण बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइसेस। तो यहाँ बोलो तो बैठो तो क्रूज प्राइसेस महंगाई, और यहाँ बैठे तो महंगाई, ऐसा नहीं होता। आई थिंक दिस एंटायर हाउस हैज टू ऑलवेज डू, एंड सब्सिडीज किसी देश के लिए कोई खुद को कम मानने वाली कोई बात नहीं है। गरीब के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? वंचित के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? सो आई रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट टू टेक दिस इन्फ्लेशन इश्यूज वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज दिस कंट्री हैज वोटेड यू इन दैट टाइम ओनली विथ ट्रस्ट एंड फेथ अगेंस्ट ऑल दिस। टॉकिंग अबाउट ऑयल विच ही सेड, आई एम वेरी कंफ्यूज सर, ट्विटर पे बहुत एक्टिव होते हैं। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मांग रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कोई बीजेपी के नहीं, अभी देश के प्रधानमंत्री है, तो हम सबको उन पर हक है, तो मैं उनको सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि उनके दो अलग ट्वीट्स आए। एक में उन्होंने कहा 27 जनवरी 19 को, उनका कोट है, इंडिया रिफाइनरी इंडस्ट्री हैज डन वेल इन एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ मेजर ग्लोबल प्लेयर। इंडिया विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन एशिया इज इमर्जिंग एज अ रिफाइनरी हब, रिफाइनरिंग मोर देन इट्स डिमांड। ये उनका कहना है, आई कैन कोट इट, आई कैन टेबल इट। देन इट इज सेड at 27/2/22, we don't have oil refineries, we import crude oil. They as an opposition never paid attention to it. Now that sugarcane, ethanol can make it, our government is establishing network. We welcome that step. Ethanol का हमारी भी कहनी था, आपका भी कहना है, इसमें कोई गलत नहीं है. But I sometimes feel that this government is very very confused in what they are saying, sir. Even I'll give you the second example. ये जो कह रहे थे, बड़ी टीका टिप्पणी की दुबे जी ने, बहुत अच्छा बोले, हमेशा बोलते हैं, पढ़ लिख के आते हैं तो हम लोग भी एंजॉय करते हैं, अच्छे भाषण सुनना अच्छे है, हम लोग भी एक दूसरे से सब सीखते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब जो हो रहा है देश में, करप्शन, भले नहीं पता कि नहीं क्या क्या बोले, उन्होंने कहा कि टाटा ट्रस्ट के बारे में बोले, काफी बोले, अच्छी बात है। एनीबडी इज गोइंग टू क्लीन अप द सिस्टम, वी ऑल यूनाइटेडली स्टैंड इन इम्प्रूविंग अ सिस्टम। बट उन्होंने एक सवाल जो रेज किया वो टाटा ट्रस्ट के बारे में। मैं सिर्फ दो चीजें आपको पूछना चाहती हूँ कि टाटा ट्रस्ट इज अ होल्डिंग कंपनी विच इज रन बाय द टाटास। आई हैव ग्रेट प्राइड इन द टाटा ग्रुप बिकॉज दे कम फ्रॉम माई स्टेट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। JRD Tata was the tallest leader who started Air India, जिनको आप ही सरकार ने, आप ये जो रिजर्वेशन, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज एक तरफ से आप ये जो आज सर आप भी जहाँ से आते हैं, रोज हम लोग पार्लियामेंट आते हैं, वहाँ से बड़ा टाटा दिखता है, वहाँ दे हैव गॉट इट। देन एयर इंडिया भी आपने टाटा को दिया, फिर आप टाटा ट्रस्ट को
क्वेश्चन करे, पता नहीं किसके बच्चों के हेल्प किया, मुझे किसी के बच्चों के बारे नहीं बोलना अभी, वो जो आपका है वो आप इंक्वायरी कर लीजिए, ऑल द अथॉरिटीज ऑफ यू, उस पर तो मैं बोलूंगी बाद में, बट दैट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग सिग्नल फॉर मी. देन दे केम टू क्रिप्टो करेंसी. नाउ क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो, नाउ दिस इज, आई हैव टू आस्क दिस गवर्नमेंट दिस क्वेश्चन. आई वुड, my friend Gaurav Gogoi, I have a slightly stronger opinion than his. Now, Nishikant ji also spoke very well about crypto and I agree with him. आपकी सरकार जो क्रिप्टो के बारे में, जो आपके RBI गवर्नर पहले के बीच पे, एवरीबडीज व्यू मेघवाल जी इज कि क्रिप्टो इस देश के लिए अच्छा नहीं है. अगर अच्छा नहीं है तो आप बैन क्यों नहीं कर रहे? जो चीज गलत है वो बैन कर दीजिए ना. फिर आप 30% टैक्स किस हिसाब से 30% करा? जब तंबाकू पर हम बैन लगाते हैं जो सबके लिए खराब है, तो लगा तो 100% नहीं 500 उस पर टैक्स लगा तो सिगरेट गुटखा सिप पे. तो क्रिप्टो ऐसी है ना, अच्छी तो नहीं है. तो अब तो 30% का नंबर कहाँ से आप पे आ गया? और निशिकांत जी कह रहे हैं ओ देश डरा हुआ है, क्रिप्टो वाले देश से डरे. 30% में आपको लगता है कोई डरा होगा? कोई नहीं डरा होगा. डार्क नेट में सब चल रहा है, तो उस पर रोक डालिए. आप इधर कंप्लीटली बैन करिए और कंप्लीट क्लैरिटी लाइए इसके ऊपर. दैट द गवर्नमेंट हैज टू हैव अ विजन ऑन क्रिप्टो. योर ओनली कमिटी सेइंग इट इज बैड. आपका ही स्पीकर बोल रहा है कि ये गलत है, इसमें लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? और जिसका बिल ही नहीं है उसके ऊपर 30 पे, तो लीगल, तो आप लीगलाइज कर रहे हैं क्रिप्टो और उस पर 30 कर रहे हैं. मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि क्रिप्टो के बारे में यू हैव टू टेक अ स्ट्रांग एक्शन. इफ यू से यू आर अ स्ट्रांग गवर्नमेंट विद अ स्ट्रांग लीडरशिप अंडर द प्राइम मिनिस्टर, ही मस्ट टेक दिस इनिशिएटिव एंड स्टॉप दिस डार्क नेट एंड ऑल दिस वेयर अ कॉमन मैन ऑफ इंडिया इज गेटिंग इफेक्ट. कुछ हार्ड लाइन्स लेने चाहिए, अच्छे बुरे बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी इस देश की हर व्यक्ति जो क्रिप्टो के बारे में जानती नहीं है, पर कंप्लीट बैन लाइए आप इसके ऊपर. हैव सम स्ट्रेटजी एंड कम क्लियर टुडे इन द रिप्लाई, because we have to save our people who are going through such difficult times. और इसका और एक मजा बताऊं सर आपका, ये जो क्रिप्टो में very interesting this government is, cart before the horse it is. There is no data in this government. और उनके I can table it after, I don't want to take the time of the house, but हर सवाल जो जब इस सरकार को पूछा है वो बोलते हैं no data, not that they like data. And even RBI has shown such strong, so almost I don't want to use, मेघवाल जी आप बुरा ना माने, अभी होली खत्म हुई तो थोड़ा सा मुझे फ्रीडम दे दीजिए, लेकिन it's almost sounding, I don't like to use this word for my country which I love, it's sounding like a banana republic. कि समथिंग इज नॉट लीगल, उस पर आप टैक्स कर रहे हैं, फिर उसके खिलाफ बोल रहे हैं. व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस क्रिप्टो? कौन सा बनाना रिपब्लिक सब था, ये रॉबर्ट वाड्रा का सब था, आपने कहाँ से चुरा लिया? सीनियर और सौम्य. अदर थिंग विच आई नीड टू टॉक अबाउट, आई नीड द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट इज अबाउट टैक्सेशन. नाउ जीएसटी के बारे में गौरव जी बोले, निशिकांत जी बोले, काफी बोला कि ओ आपका हमारा था. वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट द होल इंटेंशन वाज वेरी गुड ऑफ ब्रिंगिंग द जीएसटी, बट अगेन नाउ कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिस ट्रेजरी बेंच इज गिविंग. से आपका बिल हमने लाया एंड देयर इज नो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अगर इतना बिल था तो लाया क्यों आपने? एंड सर वन मोर थिंग विच आई वांट टू ब्रिंग टू दिस हाउस, एंड आई एम हैप्पी भगवत कराट जी, we both come from the state. Bhagwat Karat ji, I am ill informed, finance is not my strength, so I want to ask you कि एक नया चीज हमारे स्टेट में निकाली है, हर देश में होती है हमेशा, स्पेशली द स्टेट्स विच आर नॉट ऑफ देयर आइडियोलॉजी थिंकिंग गवर्नमेंट्स. इफ यू don't have any compliance issue in the GST, then immediately you put the person in jail. Now is this something, now you in your own finance bill under errors on page 6 you have brought in so many, इतना देश, इतनी बड़ी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इतने इंटेलिजंट लोक वाग, आप भी एरर कर सकते ना. वी आर ह्युमन्स कराट जी, कधीतरी चूक होते हो माणसाकडून, आपल्या काय आपण देव थोडी आहोत. तर जर छोटीशी गलती झाली तर तुम्ही सरळ जेलमध्ये टाकणार त्याला. And was this discussed in the council? Are you trying to tell us all the finance ministers in this country agreed to this? प्लीज क्लैरिफाई, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी से गलती हो गई तो बिल में आप फाइनेंस बिल में एरर्स कर सकते हो, लेकिन एक आध आदमी बेचारा गलती हो गया तो गिव हिम टाइम, उसको टाइम दो कि बोला भैया 3 महीने में, 6 महीने में, हफ्ते में कर दो. पर जेल में जो उठा, आजकल तो स्टाइल हमारे राज्य में तो पूछो ही मत, जिसको उठाते हैं जेल में डाल देते हैं, पूरा नहीं. एंड वन मोर थिंग यू हैव डन in this in this taxation, this is very interesting, I must share this with you. भागवत जी, आपल्याकडे तर जास्तच हे झालेलं आहे की आजकाल निशिकांत जी जिसके बारे में बोल रहे थे वो पीएमएलए के बारे में बोल रहे थे. आई रिमेंबर, मैं इसी हाउस में थी सर जब वो पीएमएलए के बारे में बोले थे. When he spoke about PMLA, just 2-3 minutes, I'll just give 2-3 quick clarifications. PMLA के बारे में बोले थे, what he said,
is happened is very, very unfortunate what happened. I'm not going to get into the merits of right or wrong. Who am I to judge anybody? But in the PMLA, this is the same government which has criticized PMLA has now, sir, you can arrest somebody under the PMLA without a FIR. How can you do that? Please tell me. Even Supreme Court has criticized it. Everybody is asking, कसं तुम्ही माझा काय गुन्हा आहे तर सांगा कराडजी. डायरेक्ट मला काय नाही विचारणार, जेलमध्ये टाकून देणार, म्हणणार आता माझी मर्जी होईल तेव्हा मी FIR करणार. ऐसा थोड़ी होता है सर. This is a democracy. You can't put people in jail like this. So all I'm saying, and even the Honorable Supreme Court has raised these issues. I urge this government, you wanted to become an investment place for good investments, जिसका उल्लेख इन्होंने किया, गौरव जी ने किया, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स. सर सब डरते हैं इस देश में अभी. I'm not saying चोरी के खिलाफ मैं हूँ, क्यों? If you're cleaning the systems, we will stand behind you in one voice, one vote. मेघवाल जी, I'm telling you, आपके साथ खड़े रहेंगे. लेकिन नाइंसाफी मत करिए. जो बेचारा मेहनत करता है, उसका एक कंप्लायंस कम ज़्यादा हो गया, चलो इसको ठोस दो जेल में. ऐसा नहीं होता. प्लीज, इट विल वन डे कम बैक. आई डोंट वांट टू यूज निशिकांत जीज वर्ड. आई डोंट विश दिस फॉर माय वर्स्ट एनिमी. मैं कभी नहीं सोचती किसी को जेल डालने से किसका भला होता है. उसके घर में बीवी होती है, बच्चे होते हैं, इसके हाल कभी पूछो, उनकी क्या गलती होती है. और आजकल तो महाराष्ट्र में फैशन हो गया, बीवी बच्चों को भी नोटिस आने लगे. व्हाट इज दैट पुअर वाइफ नो? दिस इज रियली द ट्रेजेडी ऑफ दिस नेशन. ब्लैक मनी के बारे में बहुत सारा निशिकांत जी बोले. वेरी गुड, आई एम हैप्पी. ब्लैक मनी आया देश में तो अच्छी बात है. पता नहीं क्या क्या और बोले. डिमोनेटाइजेशन आपने क्यों किया? क्योंकि आपने कहा ब्लैक मनी आएगा. आई एम आस्किंग कराजी अ पॉइंटेड क्वेश्चन टू यू, that please tell me how much black money came into the system with demonetization and all these foreign things that you are doing. किती ब्लॅक पैसे आले सांगा. मी आता 15 लाखचा हिशोब पण विचारत नाही. बिचारे अमित शाह जी खरे निघाले. आई रिस्पेक्ट अमित शाह जी फॉर दैट. अच्छा बोले उस दिन टीवी पे बोले अरे ये तो जुमला है. एटलीस्ट ही वॉज ऑनेस्ट. आय लाईक ऑनेस्ट पीपल. आय रिअली हॅव रिस्पेक्ट फॉर हिम. खरं बोललं. काय जाते आपले थोडं ते गुजरात मराठी आपले शेजारी सख्खे शेजारी होता आपण. त्यामुळे ते बोलले मी त्याचं स्वागत करते की ठीक है जुमला है, छोड़ दिया मैंने. कि 15 लाख का हिसाब नहीं मांगूंगी इनसे, लेकिन ब्लैक मनी का तो मांग सकती हो ना. इतना हम पे अटॅक करते थे ब्लॅक मनी. कराडजी काय झालं? उपयोग काय झाला त्याचा? डिमॉनिटायझेशन मधून किती पैसे आले आणि त्यातून हे ईडी आणि ह्याचं तर काय विचारू नका. महाराष्ट्र में एक फॅशन है सर. लास्ट पॉइंट सर, महाराष्ट्र में एक फॅशन है सर कि देर आर पीपल. नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. लास्ट पॉइंट, आई प्रॉमिस यू, एंड आई वॉन्ट टू रेज इट बिकॉज इट्स ऑफ सीरियस कंसर्न. देर आर एजेंसीज, ईडी, CBI. If somebody has not done compliance, I am requesting you that a system has to be followed. Whether PMLA, वो फलाना दिखना, जो भी आपको करना है करो. But when there is compliance being done, you say that CBI, ED, IT, income tax are very independent bodies. If they are independent bodies, how on Twitter we know who in Maharashtra is going to get raided 3 days, 4 days and 5 days? ये 15 दिन में जेल जाएगा. Are they astrologers? Who are they? How do they know? मेघवाल जी ट्वीट पे आता है और I can table this. मेरे पास सब के डॉक्यूमेंट्स है. माई डेट मैं आपको बता सकती हूँ किसका डेट है. बोला इसको जेल में डाल देंगे इसको. सो देर आर ओनली 2 ways of looking at it. Either then you admit that ED, CBI, all these agencies are run by the people in power today. Admit it. सच बोलो यार. अमित शाह जी सच बोलते हैं. आई थिंक आई शुड आस्क हिम ओनली. बाकी का पता नहीं. ये सरकार में कौन सच बोलता है, कोई नहीं. वो तो जरूर बोलते हैं. और द सेकेंड क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क, आर देयर लीक्स? अगर एक पेपर लीक होता है ना तो पूरी इंक्वायरी लगा देते आप, उस अफसर को जेल में डाल देते. जब आपका कार्यकर्ता, मैं आरोप कर रही हूँ आज, मैं न्याय मांग रही हूँ मेघवाल जी आपके सरकार को कि अगर आपका कोई आदमी, आपके 2 ऐसे आदमी हैं, मैं ट्विटर से प्रूफ कर सकती हूँ, जिनको रेड कब, जेल कब, ईडी कब सब जानते हैं. कोई नहीं पूछने वाला आपको. कर लीजिए, हमसे गलती होगी, फांसी दे दीजिए. यहाँ भी नहीं, विजय चौक में मुझे फांसी दीजिए, कोई बात नहीं. लेकिन अगर गलती करी होगी तो आई डिजर्व अ फेयर ट्रायल. तो ये ईडी, CBI, ऑल दीज थिंग्स दैट आर यूजिंग आर नॉट फेयर. लाइफ इज अ फुल सर्कल मेघवाल जी. कभी हम भी वहां बैठे, हमसे शायद वो PMLA की गलती हो भी गई होगी शायद. थैंक यू बट इट डिड हैंग अस वन डे. तो ऐसा आप मत करिए. थैंक यू. Be fair and be just is my only request. There are some points I wanted, but I appreciate that you will think over all this and make sure this is a safe environment for every Indian who's happy to pay tax for the betterment of this country. Thank you. Thank you. Sir, thank you, sir. Due to lack of time, I am raising some points only. Number one, regarding all members have told here that about the price rise of petroleum products.
Sir, my request to the finance minister is to arrest this price rise of petroleum and diesel. Because in all over India, especially the poor people are suffering now because taxi drivers, auto rickshaw drivers, they are not getting passengers in their vehicles. So my request is to arrest this price rise of petroleum and diesel. And another long pending demand to the government is petroleum products should be included in the GST. Sir, I know most of the states are opposing that, but the tax is different in not only in whole India, but in state, in my state Kerala. Sir, my constituency is Vadagara. Between Vadagara and Talasheri, that is the major two towns belongs to my constituency. Yeah. From Vadagara to Talasheri is only 13 kilometers. Between that, Mahi. Old Mahi belongs to Pondicherry. New Mahi belongs to Kerala. In Old Mahi, petrol and diesel price is less than in Kerala. If 95 rupees for diesel in Kerala, only 85 in Mahi, Old Mahi. So, my request is if you can include petroleum products to GST, the price rise of petroleum products should be controlled. So, this is the, most of the political parties also requested that GST, the petroleum product should be included in GST. Sir, number two, I want to say important things to the finance minister, because finance minister told that Calicut airport is going to be privatized. Sir, in Kerala there are only 4 international airports: Trivandrum, Kochi, Calicut and Kannur. Kochi and Kannur are joint venture of state and central. And two airports belong to civil aviation, that is Trivandrum and Calicut. Now Trivandrum has given to Adani. Few days back, finance minister told we are also privatizing Calicut airport. The main problem in Calicut airport, day before yesterday, civil aviation minister told that a major accident was taken place in Calicut 2 years before. Now the situation is big flights are not coming in Calicut. Calicut is the Hajj embarkation points also. Now, because of the suspended of big air service, now Hajj embarkation point is also suspended. So my request is, so Kerala government is telling that Calicut airport is going to be privatized. Then why we are acquiring the lands? Civil aviation minister told that we want minimum 20 acres for the development of runway. State government is telling that if you are going to privatize the airport, why we are giving, for acquisition land for the airport development. So my request is, please don't privatize Calicut airport. And till the development work, the Hajj embarkation point should be in Kannur International Airport. Because most of the Hajj pilgrims are northern part of Kerala. Now the Hajj embarkation point is in Kochi. They should travel minimum 200 kilometers from Malabar area to Kochi airport. So till the development work will be, till the development work of Calicut, my request is Kannur airport should be the Hajj embarkation point. Number 3, sir, about this is a common thing, every MPs will join with me, I think. The increasing of MP land fund. Sir, in our fund is only 5 crores. You know, sir, in Kerala, MLAs are getting 6 crores in a year. In Kerala, one parliament constituency means 7 assembly segments. So, MLA is getting 6 crores for 1 assembly segment. MPs are getting only 5 crores for 7 assembly segments. And second thing is, implementing officers. Sir, you also complained at that. Officials are not giving priority to MP fund.
they are giving priority to MLA fund. In my fund also, in 2019-20 fund was not utilizing because I have given suggestion, but officers are not minding for that. Even in review meetings is also not going on. One review meeting held in last week when the parliament session time. So give instruction to collectors to implement MP fund in the proper time. So that is my request. Sir, the third thing is Hindustan Latex in Thiruvananthapuram. That is also going to be privatized. So the state government told that we are ready to take over it. But government is telling that we are not ready. Central government is telling that we are not giving to state government, and the state government is not permitting for disinvestment activities also. So Kerala Chief Minister told the Prime Minister, please allow some state government to participate in the disinvestment process, or it should be shifted to the state of Kerala, because land is given by the state of Kerala for Hindustan Latex. So now it is all going to private sector. So kindly allow state government for this disinvestment process, or given it to state government. Sir, another thing is in the railway, senior citizens' right is suspended for the COVID period. Sir, the COVID pandemic is over. Not over, it is partially over. But the right of the senior citizens is not reintroduced. So my request is, please allow senior citizens' right for traveling in trains. And last point, sir, I want to mention about the Kerala project. Sir, yesterday, Chief Minister of Kerala met Prime Minister and requested for the sufficient fund from the central government. Sir, yesterday in the Loksabha, Railway Minister told that the total cost, Chief Minister of Kerala told that only 64,000 lakhs for the total cost of Kerala project. But Central Minister yesterday told Rajya Sabha that minimum 1 lakh crores will be the cost of this Kerala project. Sir, it will be a very much burden, not only state, it is also a burden to central government also. And all people are agitating in Kerala state. Day by day, lathi charge are going on. And the Kerala government is putting stone in everywhere in Kerala. So, my request is, please write to the Chief Minister that to stop the putting stone in everywhere in Kerala, or the government should withdraw from the joint venture, because this project is a joint venture. So my request is, please central government should withdraw the Rail project scheme. And sir, one more thing, yesterday, 2 members from Tamil Nadu, CPI members, they have shown that we want Kerala. Sir, Kerala is running from, this project is from Trivandrum to Kasaragod. It is not going to Tamil Nadu. If they want Kerala, the CPI members from Tamil Nadu, if they want Kerala, we have no objection. That is none of our business. So my request is, Kerala project should be cancelled, and the central government should withdraw from this joint venture. Thank you, sir. Thank you very much. श्रीमती सुनीता दक्कल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। यूनियन बजट 2022-23 में जो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन दिया है, और उसमें जो हमारा फाइनेंस बिल है इसमें 39 जो हैं अमेंडमेंट्स हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने एक अभिभाषण में कि कर प्रणाली जितनी सरल होगी, अनुपालन सुनिश्चित करना उतना ही आसान होगा। और आप ये देखिए कि अपने बहुत पहले जो है चाणक्य ने भी जो है अपने जो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है उसमें कहा था कि कर हमें इस तरह से लेना चाहिए जिस तरह से मधुमक्खी जो है वो फूल से शहद लेती है।
तो उसमें दोनों में किसी को नुकसान नहीं है। दोनों जो है वो बिल्कुल, वो भी अपना शहद जो है ले लेती है और फूल को भी किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार जो है, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का और हमारे करार जी का, एमओएस साहब जो हैं, कि इन्होंने जिस तरीके से जो है वो कर की प्रणाली को सरल भी किया है और इसके साथ साथ जो है वो जितनी भी योजनाएं हैं उसमें एक गरीब आदमी को अंत्योदय के माध्यम से उसको सब कुछ पहुंचे, उसका जो है लाइफ इजी हो जाए, उस सब के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी सभापति महोदय कि पहले कोई समय था कि जिसमें जो टैक्स पेयर है जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हुए डरता था और आप ये देखिए कि अच्छे भले परिवार का जो एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी जब ये मालूम पड़ता था कि असेसमेंट के लिए मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है तो वो अपने कपड़े पहले बदलता था, थोड़े फटा पुराना सा कुर्ता पजामा वगैरह पहनता था, चप्पलें वप्पलें ऐसी पहनता था ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को ये ना पता लग जाए कि मैं बहुत रिच हूँ। लेकिन अब जो है उसमें स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, क्योंकि आयकर विभाग की जो मेन टैग लाइन है वो है कोष मूलो दंड, कि कोष मतलब धन, मूल रूप से शक्ति है। जो धन जो है वो किसी भी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो धन है, और धन को किस तरह से एकत्रित किया जाए और उसके बाद किस तरह से आम जनता के लिए उसको लगाया जाए, ये किसी भी नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। और हमारा जो आज की तारीख में जो हमारा नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मन में ये भाव है कि हमें जो टैक्स कलेक्ट करना है वो भी बिल्कुल आराम से करना है और उसके बाद लोगों के अंदर किस तरह से उस चीज को फैलाना है, इस चीज का भी वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। मैं देख रही थी कि अभी यहाँ पर हमारी माननीय सांसद जो हैं शताब्दी जी और सुप्रिया जी तो इतने प्यार से, इतने मैं कहूँगी कि इतने सौम्य तरीके से जो है वो थपकी मारती हैं कि जो है वो सामने वाला इंसान जो है वो ना रो सकता है ना हंस सकता है। बड़ा सभ्य उनका बड़ा सौम्य तरीका है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनको। वो हमेशा ही जो है अपने मन के गुबार को, अपनी मन की बात को बहुत ही सौम्य तरीके से रखती हैं। तो अगर उनको जो है चिंता है अपने राज्य की, तो क्यों नहीं वो वहां पर जिस तरह से हमारे निशिकांत दुबे जी ने बिल्कुल सरल स्वभाव में बताया कि किस किस राज्य में कितना कितना परसेंटेज जो है वो वैट का है, अगर उनको लगता है तो क्यों नहीं वो वहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वहां पर उनकी सरकार है महाराष्ट्र में, वैट को क्यों नहीं कम करते हैं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना या दूसरे को जो है कटघरे में खड़ा करना तो बहुत आसान है, अपने पास जो ताकत है उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया जाता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि जो जो अभी इसके अंदर अमेंडमेंट्स हमारी आए हैं, जैसे उसमें सेक्शन 68 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टैक्स पेयर्स हैं, पहले पिछले की सरकारों में देखिए इस तरह की बातें, इतनी बातें हो चुकी हैं कि जो है हमको उनको दोहराना ही पड़ता है कि पहले कौन किससे, अपने ही किसी साथी से, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, बहुत बड़ा उदाहरण जो है उनमें केसेस भी चल रहे हैं। अगर आप इसको बारीकी से अगर आप सोचेंगे कि अपने ही किसी इंडस्ट्रियलिस्ट साथी से लोन लेकर और फिर उसी के इंडस्ट्री में उस लोन को जो है उस पैसे को लगा देना, इस तरह की बहुत सी पहले की सरकारों के अंदर हमने देखी हैं, बहुत से उदाहरण देखे हैं। तो हमारी सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह का कोई भी गोलमाल ना हो। तो आप ये देखिए कि 60% जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा अगर किसी ने कोई पैसा लिया है और उसके पास कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सीधा स्टेट वे उसके ऊपर 60% का टैक्स लगेगा, ताकि इस तरह की जो पहले जो इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं उसको जो है उसमें बचाव किया जा सके। और इसके बाद आदरणीय सभापति महोदय, बहुत सी बातें क्रिप्टो करेंसी के बारे में हुई। तो देखिए सरकार की कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले वो धरातल से जो है किसी भी चीज को शुरू करती है। जैसे कि जब जनधन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी तो सबने बहुत इसके बारे में कहा था कि सबके खाते खुल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें पैसे आने वाले हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि विपक्ष भी इस बात की दलील देगा, इस बात को जो है अप्रिशिएट करेगा कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो हमारे गरीब जो हैं, जनता जो है, उनके खातों के अंदर सीधा पैसा पहुंच जाता है, क्योंकि उनके समय में ही उनके ही जो है प्रधानमंत्री, जो उस समय में पूर्व प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने ये कहा था कि पैसा कितना ऊपर से चलता है और नीचे कितना पहुंचता है। तो ये अभी, और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगी, मैं फिर से जो है आदरणीय हमारी शताब्दी जी और हमारी सुप्रिया जी के बारे में कहना चाहूंगी कि उन्होंने एलपीजी के बारे में बात की। सरकार की जो है वो एक योजना है, सरकार ने क्या किया, उज्ज्वला योजना के तहत, सभापति महोदय बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रही हूं कि उज्ज्वला योजना के तहत
पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा होगा कि जिसके पास गैस का सिलेंडर ना हो और जिसके पास बर्नर ना हो। एक बार ये सिस्टम जिसके पास आ गया, अब आप देखिए कि सरकार की एक ऐसी योजना है कि जिसके तहत जो बायोमास का गैसिफिकेशन है, मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिरसा में अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद वहां पर 20 ऐसी जगह पर देखे कि जहां पर पहली बार में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो गोबर का लगता है, उसके बाद जो है डेली सिर्फ 2 बास्केट जो है वो गोबर डालने से गैस इतना बढ़िया मिलता है सभापति महोदय कि अगर आप देखें तो हैरान हो जाएंगे कि इतना तो हमारा सिलेंडर से भी उसका फ्लेम नहीं आता जितना सिलेंडर का फ्लेम, जितना जो फ्लेम है उस गैस से आता है। तो क्यों नहीं ये अपने इलाके में जहां कहीं पर भी आप जब बर्नर मिल गए हैं तो वहां पर बायोमास के लिए, जो बायोमास की गैसिफिकेशन है उसके लिए क्या इन्होंने किया, मैं पूछना चाहती हूं, जरा बताएं। मैंने अपने उसमें बताया कि एक गांव की बात कर रही हूं मैं सिर्फ, और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है पूरे इलाके के अंदर फैले, क्योंकि इससे गांव भी साफ होगा और इसके साथ साथ उनको बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगने वाला उसके अंदर, सब्सिडाइज सरकार की तरफ से, सभी जो उसके जो छोटी मोटी जो पाइप लगाने का सिस्टम है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो क्यों नहीं वो इस तरह से करते कि एलपीजी उनको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो। तो सभापति महोदय, मैं इसके साथ साथ कहना चाहती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही थी, उसी तरीके से ये मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दिए हैं, चाहे जनधन योजना का दिया है, चाहे मैंने उज्ज्वला योजना का दिया है, तो क्रिप्टो करेंसी में सरकार ने 1% टीडीएस लगाया है। उससे क्या होगा, उससे ट्रैकिंग होगी, जो भी टीडीएस जिसका 1% कट जाएगा ये पता लग जाएगा कि कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर पिछले 1-2 साल के अंदर 641% इन्वेस्टर्स जो हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर बढ़े हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। तो उसको किस तरह से कर्व करना है, उसको किस तरह से ठीक करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच जो है वो इतनी दूरंदेशी है कि जरूर इसके बारे में कोई ना कोई बहुत बड़ी सोच लेकर वो इसके ऊपर जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और अपडेटेड टैक्स रिटर्न, देखिए बहुत बार पहले क्या होता था कि इसमें सभापति महोदय कि जो चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रॉपर टैक्स रिटर्न भरते हैं, जो फर्म होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे आम छोटे जो हैं नागरिक हैं, उनके लिए उनको इतनी दिक्कत आती थी इसमें कि छोटी मोटी अगर कोई गलती हो जाती थी तो उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी, इंटरेस्ट भी लगता था, पेनल्टी भी लग जाती थी। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना है कि अपडेटेड टैक्स रिटर्न के 3 साल के अंदर एक टाइम पीरियड दिया है, उसके अंदर अगर कोई भी गलती है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं और अपनी अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ब्लैक मनी एक्ट है, जो लोकपाल एक्ट है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, इस तरह के जो केसेस हैं उनको ये सुविधा नहीं दी गई है। और इसके साथ साथ सभापति महोदय, जो टैक्स में बहुत बार अपील में चले जाते थे, जबकि कोई ऐसा कोई उसके अंदर टेक्निकल इशू नहीं होता था, सिंपली अगर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो इसके अंदर जो है डिपार्टमेंट अब जो है उसमें अपील में नहीं जाएगा, इस बात का भी प्रावधान जो है अब की बार के फाइनेंस बिल में रखा गया है। एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस एओपी होता है सभापति महोदय, तो उसमें क्या है कि जो कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे हैं वो मार्केट में एक कंपनी बनाकर और उसको कंसोर्टियम करके बोलते हैं उसको, तो उसमें उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज 37% तक हो जाता था। सभापति महोदय, इस फाइनेंस बिल के अंदर जो है उसको कैप लगा दी है और अब 15% जो है इससे ज्यादा नहीं होगा, और एओपी के लिए 15% जो की कैप लगाकर उसको अब इतना ही जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज जो है उससे लिया जाएगा। और फेसलेस टैक्स असेसमेंट की मैं बात करूं, हालांकि इसके अंदर शुरू में एडमिनिस्ट्रेशन को भी और साथ साथ टैक्स पेयर्स को भी दोनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सेक्शन 144B के अंदर अब जो अमेंडमेंट की है उसके अंदर इसकी ओवरहालिंग की है और इसके अंदर बहुत अब जो इजी हो जाएगा टैक्स पेयर को जो है वो टैक्स पे करना, और जो पहले तो थोड़ी बहुत एक टीडिंग प्रॉब्लम होती है किसी भी नई स्कीम को लाने में, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने देखिए जो कोविड-19 में जिस तरह का वातावरण चारों तरफ रहा और उसमें हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी उसको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा, तो इसके अंदर वो पेशेंट्स जिनका पेमेंट जो है वो इसके लिए जो है कोविड-19 में जो बीमारी उनको हुई उसकी वजह से जो उनको एक्सपेंसेस करने पड़े, उसके अंदर सरकार की तरफ से जो है वो रिलीफ दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर उनके परिवार में कोई डेथ होती है और 12 महीने के अंदर अंदर उनको जो पेमेंट मिलती है तो 10 लाख तक की कैप लगाकर उसके ऊपर भी टैक्स रिलीफ जो है फाइनेंस बिल में सरकार की तरफ से दिया गया है। ये बहुत ही सराहनीय है, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। और एक मैं इसके साथ साथ सभापति महोदय ये कहना चाह रही थी कि ये सब चीजें जो है, जैसे कोष मूल्यदंड की मैंने बात की, तो ये कहते हैं कि जो भी हम धन एकत्रित करते हैं गरीब के कल्याण के लिए, जो योजनाएं बनाते हैं उसके लिए, तो राजस्व राज्य प्रशासन का आधार
बोलते हैं कि राजस्व राज्य प्रशासन का आधार, इसलिए बिना डरे करें इसका सत्कार और बने देश के विकास में भागीदार। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी हम बात करें, सभापति महोदय, हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी अभी कल परसों जो बात कर रहे थे, आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब उन्होंने ये बात कही है, भरी सदन में ये बात कही है, और उनकी बात जो है हमेशा आपने देखा होगा कि अपनी बात पे पूरा उतरते हैं वो, कि 2024 दिसंबर तक जो है वो हमारा देश जो है अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। जो रोड्स हैं, हमारे नेशनल हाईवेज जो हैं, आप देखिए कि, और आप ये देखिए कि जब भी कभी कोई बात होती है कि चाहे हम डिमांड फॉर ग्रांट नेशनल हाईवेज के ऊपर बात कर रहे थे, चाहे हम हेल्थ के ऊपर बात करें, चाहे हम जो है एयरपोर्ट्स के ऊपर बात करें, सभी सांसद महोदय खड़े होकर उसी टाइम कहेंगे कि जी हमारे फलाना हाईवे चाहिए, हमें फलानी हमारा एयरपोर्ट लगा दीजिए, हमारे वहां पे रेलवे का। ये सब आएगा कहां से? ये सब कहां से आएगा? इसके लिए जो धन एकत्रित करने की जो बात है, तो वो उसी के उसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो इस फाइनेंस बिल में है। और इसके साथ साथ आदरणीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगी कि कंक्लूड करो भी। जी बस बिल्कुल मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि पहले की सरकारों में जिस तरह से धन को एकत्रित करने की, खासकर ये मैं कहना चाहूंगी कि ब्लैक मनी जिस तरह से इकट्ठा कर करके बहुत से, और वो आज उस चीज को भुगत भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबको अपने किए का फल जो है वो भुगतना पड़ता है जी, उसमें फिर तिल मिलाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। क्योंकि मैं अंत में सिर्फ ये बात कह के समाप्त करूंगी कि अहम की अकड़ ज्यादा नहीं चल सकती, अहम की अकड़ ज्यादा नहीं चल सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर दो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तो धन्यवाद। रोने की जरूरत नहीं होती है, अगर जिसने गलत किया है तो उसको गलत जो है उसका फल भुगतना भी पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय हमारी जो मंत्री जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस फाइनेंस बिल के लिए, और मैं इसका समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। शेयर को भी धन्यवाद देना इतना समय देने के लिए। नेक्स्ट श्री PV मिथुन रेड्डी जी। Thank you, sir. And first of all, I would like to congratulate Sri Nirmala Sitaram ji, Karad ji, and the whole finance team for having put up a good effort post-COVID also and during COVID also, sir. This is evident from the fact that tax buoyancy has improved and the GST collections have gone up substantially. So I think they need a good appreciation for this. Our party appreciates their effort in the country's perspective, sir. Before I go into the national perspective, I would like to talk about the state issues because of the paucity of time. Sir, the first and foremost thing, sir, what was promised to us during bifurcation of the state is Polavaram project. There's huge confusion, sir, for Polavaram project. We have asked hundreds of times. It was clearly written in AP Reorganization Act that Polavaram project will be completed in total and be handed over to the state, sir. And the state had already spent money on that, which was supposed to be taken up as equity. But every day, sir, every day there is some issue or the other, and there's some litigation which is coming up from, say, if it is not from Jal Shakti, it is from Finance Department. This is not fair. Polavaram project is a national project and was promised to us, saying that it will be completed in time. So central government should support us heartfully, sir. We don't need a half-hearted support in this aspect. And I would also like to bring to the notice of the government that Visakhapatnam steel plant is very important. It's something to do with the sentiment of the state. It is not a loss-making venture. This year, we are definitely sure that Visakhapatnam steel plant will make good profit, sir. I've heard like in the replies they're saying that we are going to sell loss-making unit, but there's just 6 or 7 days left for this March month to complete. And I want the ministry also to take a note of this, sir, because it's going to be profitable, and even the years to come, steel industry is looking very bright, and it's going to be in profits. We request the government to think of improving Visakhapatnam steel plant by allotting captive mines. And sir, I would like to point out that when BSNL is a loss-making thing, the government should think of privatizing BSNL or things like that, which is going to make a loss, but not Visakhapatnam steel plant. And we have seen, sir, recently
there have been a lot of students who have returned from Ukraine. The thing is that we are not able to provide them medical education in the country, sir. A lot of people are going there because they're getting cheap education, and the standard is also not bad, sir, what they're providing in Ukraine or Philippines. So state government has taken up a very good initiative. Our Honorable Chief Minister has taken up a very good initiative. He is setting up 13 new medical colleges, sir. They are in various stages of progress. So I request the government to come forward, sir, because there should be a long-term solution. Our students can't go for education outside. We are talking of Atmanirbhar Bharat. But where is Atmanirbhar Bharat in education? Why should our students go out when we have very good teachers, when we have very good staff here? So I request the central government to support these medical colleges in the interest of the nation. And I will also request the government to support for our fishing harbors and the ports, sir. The government will not be at a loss, because whatever we transport through these fishing harbors in the small vessels, throughout the country we can transport them. So there are thousands and thousands of trucks which go from Andhra Pradesh, be it fisheries or fisheries product fish or rice or any other agri products. A lot of things get transported from Andhra Pradesh. But if we make use of these 9 fishing harbors which AP is doing, and these ports, new ports which AP is developing, I think a new ecosystem will develop, sir. And the government will get back their revenues in the form of GST. The government should, I request the central government to support these fishing harbors and these ports, sir, because ultimately they are also going to enjoy the revenues and enjoy the tax collections from these ports, and the money will be recovered in a very short span. It makes very good business sense for the central government also, and it will be useful for the public also, sir. So I request the government to support these ports and fishing harbors, and they are dues for AP Civil Supplies Corporation, sir. Right from 2013-14, it is the money which has to be reimbursed for the state. More than 1,700 crores is pending. We request the central government to come out with all the things, because CAG is already ratified and they are, we are eligible for the reimbursement, so they should immediately do this. And first and foremost thing in the BJP manifesto in 2014 when they went for the elections was a special category status. We were given unviable finances after our state plus split. We have the most unviable finances in the country, sir. So we demand special category status. We want the government to keep up its word. And it is not a request, sir. What we have promised, what was promised on the floor is this house, we are demanding a special category status. And even the revenue deficit grant also has not been completely reimbursed. And I have raised issues regarding mango farmers during the discussion, even in the Commerce Ministry. So I would like to bring to the notice of the government, sir. I would like the attention of the Honorable Minister, sir. Sir, there is a discrepancy for mango pulp and mango puree, sir, where GST is being charged at 18% instead of 12%. So it is different, sir. There are farmers in Gujarat, there are farmers in Karnataka, Andhra Pradesh who are dependent on mango. There are people there in Maharashtra, throughout the country, sir. Each state is interpreting in a different way, and now people are being asked to pay retrospective at 18%. So it's going to hit the poor farmers and it's going to kill the industry, sir. This is not a good move. So I request the government to inform the concerned authorities. We will submit a representation of the same also, sir. The farmers should be protected, and the tax slab should be at 12%. I will tell you why, sir, because this is just an intermediate process. There is no loss to the government, because it is not the final product what they are going to sell it. And there are various other issues also for the farmers, sir. For example, if you are transporting fish with ice, there is no GST. But if you transport cut fruit in ice, adding some salt as preservative, they are charging 5% GST, sir. This is not fair. So I request the government to sit with the Food Process Association, with the Farmer Association, and sort out all these glitches which is there, because it is something to do with lives of lakhs and lakhs of farmers, sir. Please take this at topmost priority and sort this issue, sir. Sir, I like to proudly tell that all 40,000 government schools in our state are being renovated in Nadu Nedu, sir. They are on par with corporate schools, and the gross enrollment ratio is going up. And I've been asked for recommendation letters for admission into my constituency government schools, sir. They're putting up no admission, there's no admission boards for these schools, sir. So such is the effort our CM is putting in terms of schools.
So I would like the central government to support for this program, this novel program, where all the schools are being renovated and all the poor people get a fair chance to get a very good education. So even the other states have announced, sir. Even the UP has announced, Telangana has announced similar lines what AP is doing. So I request the central government to support this scheme, sir. Without education, the country will not move in the proper education will not move in the right direction. So, and coming to the other issues, sir, issues where payment is pending from central government, sir. There will be, people are being asked to pay advanced GST even before the realization of the payment, sir. Last time I raised this and they said it's a prerogative of the GST Council. The Honorable Finance Minister, being head of the GST Council, should initiate this and see that without realization of the payment, when people are in stress and government is trying to come up with incentives and support, that too when government is not paying the people, how can the GST be collected in advance? So there should be proper justice in this. Only upon the actual realization of the payment, GST should be collected in such cases. I want the Honorable Minister to propose this also. And, sir, in the national perspective, you see the current tax threshold is 2.5 lakhs. It is fixed at 2014. But the inflation has increased a lot, so the poor people will not be benefited. The threshold limit should be indexed to inflation so that the benefit will be there for the basic slab, the bottommost slab, where we don't need to pay the income tax. And all the slabs also need to be rationalized. There are various slabs and it is confusing for the people. And in terms of this faithless assessment and other things, sir, the proposed substitution of section 144B that deals with the procedures around faithless assessment, which was introduced just the previous year, has been amended, sir. And there have been 150 amendments, which is not good, sir. There should be some clarity. There's a lot of confusion. Such huge amendments is not good for the thing. And sir, important thing I would like to bring to the notice of the Honorable Minister also is that the decreasing interest rates for various savings schemes, sir. Recently we have seen PF deposits were slashed for 2021-22 from 8.5 to 8.1, sir. After COVID and during the COVID, people have spent a lot of money, sir. Poor people, directly, indirectly, they've spent a lot of their money. They lost their lifetime savings. So I think even the small changes will make a big difference for the poor people. I think the government should step in and come forward and see that it is not reduced. And there are reports that the interest rate on small savings, other small savings schemes might also be lowered, sir, which is not good. So we want the government to intervene and see that the interests don't come down on the savings of poor people. And the one good thing that the government has done by amending section 115 BBH of the IT Act, they have put tax on cryptocurrency, which is good. Without banning that cryptocurrency, they have put tax. It's a good move. But retrospective tax on anything, even be it cryptocurrency or anything, is not good. So the retrospective tax must be rethought. And relief to startups and manufacturing companies, sir. If you see, the government is continuing the 7% concessional tax rate for till March 24, which is a welcome move. And additionally, even they are doing incentives for startups before March 23, which is also a welcome thing. Sir, we want proper utilization of the Startup India scheme, where only 37.46% of the funds was used and only a meager 50 crores has been allotted. This is a very good scheme for encouraging entrepreneurs. So I think the government should make sure that more people get benefited of the scheme and remove the glitches, because we are not even able to spend what was allotted, and very small amount has been allotted, only 50 crores, 2 minutes. Sir, if you see the most important thing, sir, we are talking of a cooperative federalism and Sabka Saath, Sabka Vikas. But if you see the total gross tax revenue collected is 27.5 trillion, sir. In that, the states are getting only 8.1 trillion. And if you see what the Finance Committee has recommended, they have recommended 41%, sir. But actually, if you see, there is 18% surcharges and cesses which is being doing, and states are getting only 29%, which is not fair, sir.
So government should, in the true spirit of cooperative federalism, they should help the states. It is, when the government is, central government is saying Sabka Saath, Sabka Vikas. Now it is like Sabka Saath, Center Ka Vikas, sir. It should be, states also should be treated fairly. They should get their funds. And in the end, sir, I would like to again reiterate that AP Reorganization Act, lot of issues have been pending in the AP Reorganization Act. I want the central government to, central ministers and central government to step forward and sort out the issues for Andhra Pradesh. Thank you very much, sir. Thank you. Shri Pinaki Mishra ji. Thank you, Mr. Chairman, sir, for calling upon me on behalf of the Biju Janata Dal to speak on the tax and non-tax proposals in the finance bill of 2022-23. First, the tax proposal in the finance bill. Mr. Chairman, sir, it's a matter of dismay, I think, if not alarm, for all of India to have seen what we did during the UP elections when income tax raids took place in Kanpur and we found piles and piles of cash. It took the income tax department some 5 days to count the cash, and even then I think there were no figures that were matching. At some point it was 180 crores, at some point 230 crores, 235 crores. This is a mountain of cash which is floating around in our economy. The Honorable Prime Minister, in a lightning strike on the 8th of November 2016, called for demonetization. The objectives of demonetization were removal of black money and bringing in a digital economy, was to do away with fake currency, was to curb terrorist financing. My Chief Minister, Mr. Naveen Patnaik ji, believing in the Prime Minister's noble objectives, was one of the first Chief Ministers to come out openly in support of demonetization. I think the Prime Minister's dream and his vision has been belied. I think the Treasury benches, which are unfortunately empty as I speak today, will be the first to understand and recognize that the Prime Minister's vision has been completely belied. Not only did the 16 lakh crores then, which were demonetized, come back in its entirety. Supriya Sule ji asked a question. I'd like to ask the government how much black money came back. Oh, all the black money came back. Nicely laundered, cleaned up, washed up, laundered. So all the black money came back. In fact, my memory serves me right, some 30,000 crore more than the issued currency also came back. So which means 30,000 fake currency also came back into the government system. And the government is still silent on how much tax they managed to actually get back from the laundered money. I don't think that's, because they are saying it's all wrapped up in litigation. I'm sure it will be wrapped up in litigation for the next 20 years. What is the position today? It was 16 lakh crores of cash money in circulation in 2016. Today it has gone up to 29 lakh crores. It's almost doubled. This is the position today with regard to cash currency in circulation. Somewhere this government has to acknowledge that it has been no different than the Congress government of the 60s, 70s, 80s, because of which there is a legacy of black money in this country. Because in those days, I remember when I was a child, I used to be told, my father was in the Swatantra Party, which always asked for liberal tax policies against the Congress's so-called Fabian socialism. My father used to tell us that the tax slab at one time in India was 110%. If you earned 100 rupees, you paid 110 rupees in tax. This was the tax slab, with income tax, wealth tax, all other surcharges included. Which is what has given rise to black money in this country, which is what has given rise to aversion to paying tax in this country. And no matter what Mrs. Dugal, who is herself from the department and therefore has a much rosier picture about the department than most of us have, Mrs. Dugal said the department has now become much more user-friendly, able-friendly, etc., etc. I don't think anything of that sort has happened.
We are still in a country of 130 plus crores. There are only 2.5 crore tax assessees. And tax assessees are not taxpayers. The taxpayers, I think, are barely run into some 25 odd lakhs. The rest file nil returns. So they are actually not taxpayers. They are only for the namesake, they are tax assessees. So taxpayers, therefore, out of 130 crores is 25 lakh direct taxes. And out of that, only 8,000, regrettably, are over the figure of 5 crores a year. Out of that 8,000, let me tell you that 2,500 are lawyers and chartered accountants. So therefore, we are proud to be part of that 8,000. But the point is, that figure of 8,000 in this country of 130 crores, looking to the mountain of cash in circulation, that figure of 8,000 should actually be no less than 80,000, if not 8 lakhs, honestly, if we look at the honest truth. So therefore, something is seriously still wrong with our tax compliance, because something is seriously still wrong with the method of tax collection in this country. The government must be the first to come to terms with it, and I'm sure the Prime Minister, who wants to change all that was wrong with the Congress, and much was wrong with what the Congress did for 60, 70 years in this country, if he wishes to actually clean the system out, he has to start right at the bottom. There is an army of tax collectors out there which is not necessary. You don't have to give them jobs and pensions. They are there only to get jobs and pensions. That army can be whittled down to 25% of what it is today if you simplify your tax procedures. You make out two clear slabs of 15%, 20%, no exemptions, 15% below a particular threshold, 20% above a particular threshold. You don't need 10,000 exemptions, and therefore 5.5 lakh people to adjudicate on a daily basis. And we know what happens. All this faceless assessment and all, Mr. Chairman, I've been a taxpayer for the last 37 years. So therefore, people who actually pay those taxes know what the actual position is. So all this faceless assessment, etc., is complete hogwash. And I'm saying this on the floor of the House. That's as far as taxation is concerned. Therefore, it's a matter of regret that the government has actually done very little to ensure that black money is weeded out of the system, number one. Number two, I was dismayed to hear what the Treasury benches, Mr. Nishikant Dubey, who is normally a very close friend of mine and one of the best articulate speakers on behalf of the Treasury benches today, had to say about cryptocurrency. That cryptocurrency has to be banned sooner rather than later. The government has spoken in multiple voices on this. There is rampant confusion. I'm a member of the standing committee. We have deliberated on this. We've heard expert opinion on this. Ahluwalia ji, one of the most esteemed members of that committee, was one of the most vigorous cross-examiners of people who we examined. Today, to ban cryptocurrency is the equivalent of banning the internet. It is an idea whose time has come. So I'm vastly surprised that somebody as sharp as Nishikant Dubey and Supriya Sule ji are advocating a ban in this country. What this government has in fact done by this, the notion of a sin activity, it's as though cryptocurrency dealing is something sinful. What the government has done with that is created so much confusion, and unfortunately the RBI governor, who's one of the brightest and best bureaucrats of this country, has seen, he has gone on record to say this is just hot air. So therefore there is complete confusion. There is hot air on behalf of the RBI governor, who's in charge of issuing digital currency, so which will be equally, I think, hot air, and the government which wants to therefore tax the hot air. And the government has gone on to a 30% slab on the basis that it must be at a higher listing than equity gains, because it is some kind of sin. The 1% TDS, again, lakhs of transactions taking place on a daily basis. Industry was saying, yes, you want to trace, you want to track, have it at 0.01%. Instead, the government goes on to 1%, which is 1,000 times more. So therefore, these are again
it's symptomatic of complete confusion in the minds of the government, unfortunately, as far as this is concerned. I know I don't have too much time, so therefore I would urge the government that bill is already 1 year old, it's pending. We in the Finance Standing Committee were expecting this bill to be brought to the committee last August or September. That's what we were told. It's still not ready, which means the mandarins of the Finance Ministry are totally at 6s and 7s. Therefore, I would suggest get a proper task force with professionals involved who will draft this, because otherwise this bill is going to be a disaster. And like the IBC, which has now been, or the Companies Act, which has now been amended 8 times in 6 years, this is just going to keep having to be amended. Mr. Chairman, sir, on the non-tax proposal side, just a couple of very quick things. We welcome the disinvestment of Air India at 51,000 crores. This was long overdue, one of the boldest steps of this government. I congratulate the government. But I think the government again has fallen short by not being bold enough to go ahead and disinvest all the other white elephants that the government is holding on to. There is no reason why the government, which has such a brute majority and such extraordinary goodwill, which has been shown in the last 5 set of elections. In polls they've swept, they've got great goodwill. So there is no reason why they can't encash this goodwill and go right ahead and do what they had to do by way of disinvestment. That's one of the real disappointments of this government. Therefore, they need to seriously rethink their disinvestment policy, and the Prime Minister on day one had talked about land monetization, which is again one of the critical areas of the Indian economy, which is again languished completely in the times of the Congress 60-70 years. On the contrary, the maximum amount of land encroachment has taken place during Congress times, and I think it has been actively supported by their local leaders. So therefore, if to prevent further encroachment, Mr. Chairman, I request the government that the government must aggressively come out with a land monetization policy. Needless to say, my time is up, so I'm not going to waste the time of the House in trying to beseech you to give me more time. All I'm going to say is while we support the finance bill, the objectives being noble need to be far sharper in their focus and far sharper in their execution. Thank you, Mr. Chairman, sir. Thank you, Pinaki Mishra ji. Next is Kausalendra Kumar ji. करने के विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 2022-23 के लिए 39.45 लाख करोड़ व्यय का बजट प्रस्तुत किया है। यह काफ़ी सराहनीय एवं विकास की रफ्तार को बनाए रखने वाला बजट है। जैसा उन्होंने कहा है कि इस वर्ष भारत का आर्थिक विकास दर लगभग 9.2% रहने की अनुमान है। यह कोरोना काल को देखते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर आता हुआ दिख रहा है। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल नेतृत्व की परिणाम है। देश और यूं कहें कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से पिछले 2 साल से त्रस्त है। यह तो टीकाकरण की सफलता का परिणाम है कि हम लोग तीसरी लहर को क्षति को कम करने में सफल रहे हैं, नहीं तो दूसरी लहर को कल्पना मात्र से ही भयावह स्थिति के बारे में एहसास होने लगता है। इस महामारी ने हमारे जीवन के रहन सहन को ही बदल रखा है। सरकार भी सजग है। आज सुदूर गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो चुकी है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए भी सरकार बधाई के पात्र है। आज करीब सभी सरकारी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, वेंटिलेटर एवं आईसीयू की व्यवस्था हो चुकी है। सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से ही संभव हुआ है, किंतु प्रथम लहर में हमारे मजदूर भाइयों को जो परेशानियां हुई वह पीड़ादायक था। आज बेरोजगारी एक अहम समस्या खड़ी हो चुकी है। लगभग 45% युवाओं की आबादी है, वे बेरोजगार भटक रहे हैं। महामारी में जिनको रोजगार मिला हुआ था वह भी बेरोजगार हो गए हैं। इस घड़ी में गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान कर राहत का काम किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने पीएम गति शक्ति में 7 क्षेत्रों में एक साथ क्लब कर सतत विकास की गति को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इससे अधिक
नौकरियां पैदा होगी, आशा है इससे बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी। बिहार में भी कोसी मुची नदी को जोड़ने का प्रस्ताव लंबित है। दूसरी बागमती, बूढ़ी गंडक और नून नदी एवं गंगा और बागमती नदी को जोड़ने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के पास लंबित है, इसे भी लागू करना चाहिए। बिहार का 73% भूभाग हर वर्ष बाढ़ की चपेट में। कोसी और गंडक नदी पर नेपाल के मुहाने पर हवाई डैम बना दिया जाए तो बाढ़ से राहत मिलेगा। साथ ही गंगा नदी में गाद सिल्टिंग की समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना की आवश्यकता है। राज्य सरकार को इसके लिए सहयोग की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री जी इस पर भी गौर करेंगे। महंगाई की समस्या पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आज सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ चुकी है। आम लोग इस महंगाई से परेशान और त्रस्त हैं। चाहे पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम जनता तक पहुंच बाहर हो गई है। बिहार में एवं अन्य कुछ राज्य की विकसित दौर में काफी पिछड़ रहे हैं। यह तो सरकार की नीतियां आयोग की रिपोर्ट भी कहती है। अभी आंध्र प्रदेश के हमारे रेड्डी साहब बता रहे थे। तो उसी प्रकार से बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए लगातार बिहार के सांसद और जनप्रतिनिधि, हर पार्टी के लोग बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। खास करके लॉन्ग टर्म अगर विकास नहीं होता है बिहार में तो उसके लिए काफ़ी परेशानी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विकास दर को आगे बढ़ाते हुए खास करके जो केंद्रीय करों में छूट मिलता है उसका लाभ बिहार को भी मिले और औद्योगिकीकरण भी हो, रोजगार का भी अवसर पैदा होगा। इससे राज्य को अधिक राजस्व की प्राप्ति भी होगी। सभापति महोदय, सरकार 2022 में किसानों की आय दुगुना करने का वायदा कर चुकी है। यह पूरा होना चाहिए। देश में किसानों की आर्थिक दुर्दशा पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिससे कि हमारा अन्नदाता खुशहाल रहे, किसानों को अधिक कैश प्राप्त हो। इसके लिए पशुपालन चाहे मछली पालन, मुर्गा पालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही उसके फल सब्जी के लिए जगह जगह कोल्ड स्टोरेज चैन होना आवश्यक है। तिलहन और दलहन की खेती पर अधिक प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार सांसद आदर्श ग्राम योजना भी जो सांसदों के द्वारा चुना गया है वो विकास से परे है, उसके लिए कोई आवंटन नहीं है, न कोई फंड उसके लिए है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सांसद ग्राम योजना को विकास के लिए कोई अलग से इसके लिए फंडिंग करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी का 80 लाख पक्के आवास की घोषणा सराहनीय कदम है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहन का कार्य योजना भी लाभदायक होगा। महोदय, सरकार पुराने गाड़ियों की इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए अधिक सब्सिडी देने पर विचार करे, इससे मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा। रेलवे कोरोना काल से जो बंद हुआ है, कई ऐसे जगह हैं जहां पर कोरोना काल का ही स्पेशल ट्रेनें चला करके काफ़ी पैसा ग्रामीणों से वसूला जा रहा है। और जो स्पेशल ट्रेन होल्ड पर रुकती थी, जो लोकल ट्रेन थी, उसको भी नहीं रोका जा रहा है। इससे काफ़ी आम लोगों में परेशानी है, इसको भी दूर करने की आवश्यकता है। बिहार में रेलवे की ECR जोन में करीब 57 नई परियोजनाएं चल रही है, परंतु आवंटन 6,606 करोड़ हुआ है। इससे रेल परियोजनाओं को पूरा करने में परेशानी होगी। मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और बौद्ध सर्किट से भी जुटा हुआ है। लगातार हम लोग प्रयास मांग करते रहे हैं कि बौद्ध सर्किट से जुटा हुआ है, जबकि कुशीनगर, बनारस, गया बुद्ध सर्किट में हवाई योजना उड़ान शुरू हो गया है, लेकिन नालंदा में
अभी तक हवाई अड्डे का कोई कार्यक्रम नहीं चला है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रस्ताव दिया जाए। भारतमाला के तहत एनएच परियोजनाओं में जो भी एनएच एवं एक्सप्रेसवे बिहार को आवंटित हुआ है उस पर तेज गति से कार्य पूरा किया जाए, इसकी आवश्यकता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती अभिरूपा पोद्दार जी। Thank you, Speaker sir, for allowing me. Thank you, sir, for Chairman sir, for giving me an opportunity to speak in the finance bill, sir. So we are slowly coming down from the coronavirus pandemic, and everyone was anticipating in this budget and finance bill to be a booster dose of the economy in the post-pandemic era. But in reality, the booster dose what means is only for the rich, and the poor and the middle class are only getting a booster dose of high taxation, increasing fuel price and rising inequality. So the government talks about increasing GDP. I feel it means increasing in gas, diesel and petrol. I would point out few announcements that have been made through finance bill. The budget seeks to lay the foundation of achieving a vision of Honorable Prime Minister for India, also making India a preferred choice for world of doing business. The government has been shifted the goalpost. For first we speak that it said in 2022 it will double the farmers' income, house for all in 2022, and 5 trillion economy. I would want to know from the minister whether this target has been achieved or not. If it has been achieved, please do give us the data or the note of all this. Sir, the finance minister has not proposed any change in basic tax rates and maintained status quo for all types of assesses based the last year. However, it is proposed to extend surcharge 15% of any long-term capital gain earned by individual and hub, which is currently applicable only to the capital gain on listed shares and dividend income, whereas minimum surcharge for balance income was only 37%. Sir, there has been a demand for clarity on admissible of input tax credit for expense incurred towards CSR activities as well as expense incurred in wake of COVID-19. Since such supplies have been procured in course of business and mandatory law, industry that availment of ITC and of GST charge on such supplies should not be disputed. Sir, there has been a delay in processing of GST refunds, where the timeline is for 60 days, within which refund amount must be disbursed under various categories, leading to working capital crunch to businesses. In view of same, the government may consider introducing granting provisional refund to extent of 90% of the total claim within 7 days filing such refund claims, sir. Sir, the textile industry, where the government has deferred increase in GST rate, the textile industry is facing several challenges, especially in rising price of cotton in international commodity market. The key player in this sector have urged the government to remove the 5% import duty on raw cotton. This move will help to stabilize the cost and import such which will give support to the big and the small businessmen. Similarly, there is a specific sectoral expectation on overall rationalization of customer duty rates, especially on raw material in key sectors like steel, aluminium, etc., to check input and cost of inflation. On other side, certain sectors like pulp, paper, seeking imposition of import duties on specific sourcing material to create level playing fields and protect domestic industry and further make them globally competitive. Sir, in this budget we have not seen that how much money, black money have come due to demonetization. People, sir, भारत का जनता बैंक के लाइनों में खड़ा रहा, लेकिन आज तक इस देश में कितने ब्लैक मनी इस देश में
वापस आया और 100 से अधिक पब्लिक बैंक के लाइनों में जब खड़े थे तो वो डेथ कर गए। उसका वो लोग कितने वापस आए, काला धन वापस आया, इस चीज का कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है, ये भी हम जानना चाहते हैं। दूसरी बात है कि सर, देयर इज अ नो रोड मैप ऑफ employment for the unemployed youth of this country। लेकिन इस देश के कुछ मंत्रियों ने कहा कि अगर आप शिक्षित हो तो आपके पास नौकरी नहीं है तो आप पकोड़े तलो, चाय का दुकान खोलो, ये भी सही बात नहीं है। और सर, आप अपने वक्त में बोलिएगा। और सर, जो हाई प्राइस ऑफ फ्यूल के वजह से हर चीज का कमोडिटी का दाम बढ़ते जा रहा है, ये भी एक सोचने वाली विषय है। और चौथा पॉइंट मैं अपना बोल के बात रखूंगी सर, जब कोरोना के टाइम में अचानक लॉकडाउन के वजह से इस दिल्ली से काफी प्रदेशों में वापस जब माइग्रेंट वापस घर गए थे तो जो लोग रास्ते में ही डेथ किए, उसमें से कहीं देखा गया कि जो मेन अर्निंग पर्सन थे वही लोग डेथ कर गए। लेकिन उन परिवारों के साथ क्या होगा, उन परिवारों को कोई हेल्प किया जाएगा कि नहीं, इस विषय में भी इस फिनेंस बिल में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, ये हम जानना चाहते हैं। यही बात बोल के मैं अपना बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री के सुरेश। Thank you, Chairman sir, for giving me this opportunity to participate in the debate on Finance Bill 2022-23. Without any further delay, I am moving the pertinent issue that I would wish to raise. Sir, I am speaking exclusively for the marginalized people. I am not going to all other details, but I am particularly specific issues for relating to scheduled castes and scheduled tribes and other backward communities. As in the case any budget or state and sectoral allocation made, the scheduled castes and scheduled tribes are the most affected and least allocated. Sir, in the Union Budget 2022-23, the allocation of scheduled caste stands rupees 1,42,342.36 crores and 89,265.12 crore for the scheduled tribes. 329 schemes for SC and 336 schemes for ST have been allocated for the welfare of scheduled castes and allocation for welfare of scheduled tribes respectively. While the allocation appears large and generous, the proportion of targeted schemes is 37.79% within rupees 5,37,900 crore allocated for targeted scheme under SC budget, within 43.8% with the rupees 39.113 crores for STs. This is the disparity of these marginalized people, sir. Sir, Honorable Chairman, sir, you are very much aware of that. The marginalized people, scheduled caste, scheduled tribe, what is their living condition? Inflation is going every day, and also essential commodity is inflation, price hike is also going in a drastic level. And also, sir, the employment opportunity also decreasing. Who is the ultimate victim of this country? The government policies and also government various government policies. Who is the victim of this country, sir? We are not realizing. Ultimately, the victims are scheduled castes, scheduled and other vulnerable people. Sir, the rest of the schemes under Dalit and Adivasi budget are de facto general schemes with a mask of or ST budget scheme. They do not qualify as SC/ST schemes that will be benefit communities. Considering the general nature of the schemes, these will not address the development gap between SC and ST, rest of the population as mandated by the guidelines. The government has been voicing the need of the development of the Dalit and Adivasi community. However, the same is not reflected
in the budget financial year 2022-23, sir. Sir, let me explain the same SC and ST wise. Budget for scheduled caste and for scheduled tribe 2022-23 in rupees crore. Total expenditure budget estimate 22-23 is SC for 4,361 crores, ST 4,444.361 crore as per total expenditure through budget and resource of public enterprises as per statement expenditure profile financial year 2022-23. Total eligible central sector scheme and centrally sponsored scheme for SC STs 1,230.836 crores and STs 1,226.82 crores. Due to allocation for scheduled caste and scheduled tribes as per the new guideline of NITI Aayog is rupees 182,976 crores for SC and 98,664 crores for ST. Allocation for SC schemes as per statement 10A and ST scheme as per statement 10B is rupees 1,42,340 crores SC and 89.265 crores ST. Therefore, the total gap in allocation is rupees 129.18 crores for SCs and rupees 50 lakhs 0.77 crores for STs. This has always been the case of the last 7 years. Not only this year, not only last year, last 7 years, despite giving the high figures, there has been no actual and sincere allocation in any successive budget. Apart from the budget discrimination, the government is extending its humiliating stance on rejecting the Dalits in every walk of life. Sir, available data shows there is a total number of atrocities on Dalit women, about 7,000 crimes, with about 10 Dalit women raped and every average daily. Sir, however, the budget allocation in this year only 600 crores for the effective implementation of SC/ST POA Act, out of which about 180 crores to address violence and crimes against Dalit women. Sir, the trans-Dalit community do not find mention in the budget, and this is totally invisibilized without having any allocation. Sir, the discrimination of allocation for post-matric scholarship, very important, sir. Sir, the post-matric scholarship in this country for SC/ST is very important. Yes. The commitment to allocate 7,000 crores for post-matric scholarship has not been fulfilled this year too. This year, there is an allocation for only 566 crores for SCs and 1,965 crores for STs. So it is abundantly clear that the government is doing whitewash of allocation, that any actual concerned spending of the country's most challenged and discriminated section of the society. Sir, this is the all over the scenario of the scheduled caste and scheduled tribes in this country, sir. So nobody is listening to scheduled caste and scheduled tribes problem. Their living condition is not addressing. Their employment is every day decreasing. But government of India is not addressing these marginalized people. That's why I am fully mentioning there. Sir, I am concluding, sir. Sir, in my state, also you are also very much aware. I would like to request Honorable Finance Minister regarding the K-Rail project in Kerala, which is a highly objectionable project from Kerala. Large-scale agitation is going on. So I would like to request Honorable Finance Minister, the Kerala's economic crisis is going to be far worse and serious than Venezuela and Sri Lanka.
as mindless data taking without any investment or creating employment avenues for its vast number of unemployed youth, inviting foreign direct investment. The present rate of debt in Kerala reaching 3.27 lakh crores, and debt constitutes 37.3% of the GSDP, and debt to rate of revenue ratio 2020-21 and 2019-20 at 380 and 290 respectively. The debit to states' own revenue ratio for 2021 and 19-20 and 362 and 490 indicates that Kerala is a bad debit category. During 2019-20, Kerala spent 75.6% of the borrowed money for revenue expenditure, which means that the state is not in a position to... please conclude. I am concluding. State is not in a position to service the debit or take any other loan any soon. In this financial crisis, the government of Kerala is pushing ahead of Silver Line project that is based on the fake and manipulated DPR, making the total cost of 63,000 crores. This figure has been exposed by several experts, including Metroman Sridharan, who stated that even Nidhi Ayog also mentioned that security wall, this cost will be going up to 1,25,000 crores. So I would like to request Honorable Chairman, through you, sir, Honorable Finance Ministry, kindly see this Kerala government Silver Line DPR and not allow to any financial sanction for this project. If you are giving the financial sanction for this project, the entire Kerala will be totally demolished. So therefore, I would like to request the government through you, sir, Honorable Finance Minister also, this project, Silver Line project, to not given any financial sanction. This is what my humble request. Honorable Finance Minister is also here. She is very much aware of that. We are also 19 MPs. Kerala MPs signed a memorandum to you, sir. Ma'am, one second, ma'am. Silver Line. Ma'am, 19 MPs from Loksabha, Rajya Sabha signed a memorandum and submit to you, ma'am. You are very much aware of the Silver Line project. So Chief Minister is told in the media yesterday also, and in Kerala, in Delhi also, the Railway Ministry has given a principal agree, and Finance Ministry has given permission, and also Nidhi Ayog also given permission. You already made your point, please. We don't know. We are the members of Parliament. We don't know whether the government of India has given final sanction for Silver Line. The Finance Ministry has given sanction for Silver Line. We don't know, but the Chief Minister has already declared that, and also Ministers also declared that survey is going on, the eviction action is going on. You will clear it in your reply speech. Kindly clear it. Thank you, ma'am. Thank you. அவை தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த மசோதா விவாதத்தின் மீது பங்கேற்று எனது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்கியமைக்கு முதலில் என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். சமூக நீதிக்கென ஒரு அமைச்சகம் இயங்குவது பாராட்டுதலுக்குரியது, மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஆனால் அந்த துறைக்கு போதுமான நிதி ஒதுக்கீடு இல்லை என்பது வேதனை அளிக்கிறது. கடந்த 2021-2022 நிதியாண்டுக்கு சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம்ஸ் என்கிற மிக முக்கியமான திட்டங்களுக்கு 1395 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால் இந்த 2022-23 நிதியாண்டுக்கு அது 969.50 கோடியாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சொல்லப்போனால் வேறு எந்த துறையையும் விட இந்த துறைக்கு கூடுதலாக நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த துறை என்பது சமூகத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள விளிம்பு நிலை சமூகங்களை மேம்படுத்துவதற்கென்றே இயங்குகிற ஒரு துறை. ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ், ஓபிசி, மைனாரிட்டிஸ், டீநோட்டிஃபைட், டிஃபரண்ட்லி ஏபிள்ட், விமன், டிரான்ஸ்ஜெண்டர் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த சமூகங்கள் தான் விளிம்பு நிலை சமூகங்கள் என்பதை நாம் அறிவோம். இதனை சமூக நீதி சமூகங்கள் என்று அழைத்தாலும் பொருந்தும்.
இவர்களை கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம் ஆகிய தளங்களில் மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த துறை இயங்குகிறது. ஆகவே சமூகத்தில் மிகவும் பின்தங்கியுள்ள, அதிகார வலிமை குன்றியுள்ள இந்த பிரிவினரை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த அரசு செயல்படுமேயானால் இந்த நிதி குறைப்பை செய்திருக்காது. இவ்வளவு பெரிய அளவில் ஏறத்தாழ 400 கோடிக்கு மேல் வரும் நிதியாண்டிற்கு நிதியை குறைத்திருப்பது ஏன் என்பதை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் விளக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக ஸ்மைல், சப்போர்ட் ஃபார் மார்ஜினலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபார் லைவ்லிஹுட் அண்ட் என்டர்பிரைஸ், சீட் ஸ்கீம் ஃபார் எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்டி, என்டி, எஸ்என்டிஸ், அதே போல பிரதான் மந்திரி தக்ஷா और குஷால்டா சாம்பன் ஹிட் ரஹி யோஜனா, இந்த திட்டங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவிலே நிதி குறைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிதி குறைப்பை கைவிட்டு கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை நான் பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த துறையில் இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜஸ், சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய தம்பதியினருக்கு ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய வகையில், அவர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய வகையில், பொருளாதார ரீதியாக அவர்கள் நலிவடைந்து விடக் கூடாது என்று மேம்படுத்தக்கூடிய வகையில் இதுவரையில் ஊக்கத்தொகை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் இப்போது அந்த தொகை நிறுத்தப்பட்டிருப்பது கவலை அளிக்கிறது. எனவே அதை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய தம்பதிகளுக்கு உதவித்தொகையை வழங்க முன்வர வேண்டும். அந்த உதவித்தொகையையும் கூடுதலாக வழங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதேபோல அம்பேத்கர் பவுண்டேஷன் என்கிற அமைப்பு உருவாக்கப்பெற்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் எழுத்தும் பேச்சும் தொகுக்கப்பெற்று இந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் வெளியீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால் அண்மை காலமாக அது முற்றிலும் செயலிழந்து கிடக்கிறது. அம்பேத்கர் பவுண்டேஷன் மூடப்பட வேண்டும் என்று இந்த அரசு நினைக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுகிறது. ஏன் இந்த அம்பேத்கர் பவுண்டேஷன் என்கிற அமைப்புக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாமல் முடக்கி வைத்திருக்கிறது? அம்பேத்கரை ஒருபுறம் கொண்டாடிக்கொண்டே, அவர் எழுதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மதிக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டே, அவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடிக்கொண்டே, அம்பேத்கர் ஜெயந்தியை கொண்டாடிக்கொண்டே, ஆனால் அவர் பெயரில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற அம்பேத்கர் பவுண்டேஷனை செயல்பட விடாமல் முடக்குவது எந்த அடிப்படையில், எந்த உள்நோக்கத்தில் என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அம்பேத்கர் பவுண்டேஷனுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். அவருடைய எழுத்துக்கள், பேச்சுக்கள், சிந்தனைகள் ஆகிய அனைத்தையும் இந்திய மொழிகள் யாவற்றிலும் மொழியாக்கம் செய்து மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். உண்மையிலேயே சமூக நீதியை மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டுமானால் அம்பேத்கர் பவுண்டேஷன் இயங்க வேண்டும். அதற்கு போதிய நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அது மட்டுமில்லாமல் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் பிறந்த நாளை தேசிய விடுமுறை நாளாக அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் ஒரு வேண்டுகோளாக விடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அயலக பல்கலைக்கழகங்களில் சென்று படிக்கிற இந்திய மாணவர்கள் பெரும் துன்பங்களுக்கு ஆளாகி வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிற உதவித்தொகை போதுமானதாக இல்லை. வெறும் 100 மாணவர்கள் என்று இருந்த நிலையை இப்போது 125 மாணவர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து அயல் நாடுகளுக்கு சென்று படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மாணவ சமூகத்தில் இருந்து எழுந்துள்ள கோரிக்கை என்பது ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் 20,000 மாணவர்களுக்காவது இந்த உதவித்தொகை கிடைக்க ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். நான் இந்த அவையில் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். ஆண்டுக்கு 2,000 மாணவர்களுக்காவது இந்த உதவித்தொகை கிடைக்க ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப், அந்த உதவித்தொகையில் தான் SC ST மாணவர்கள் எல்லா மாநிலங்களிலும் பயின்று வருகிறார்கள். அந்த உதவித்தொகை 6 ஆண்டுகளுக்கு மொத்த தொகை 35,000 கோடி என்று ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறதே தவிர அந்த நிதி ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் எவ்வளவு என்று வரையறுக்கப்படவில்லை, ஒதுக்கப்படவில்லை. அது ஒரு ஏமாற்று நடவடிக்கை என்பதை போன்ற தோற்றத்தை தருகிறது. எனவே மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் எவ்வளவு என்பதை தீர்மானித்து மாநிலங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும், மாணவர்கள் பயன்பெற ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீ டி ரவிக்குமார். மாண்புமிகு மக்களவைத் தலைவர் அவர்களே, 15வது நிதிக்குழு மாநிலங்களுக்கான நிதி பகிர்வை நிர்ணயிக்கும் போது கூடுதலாக நிர்ணயித்திருக்கிறது என்றொரு பேச்சு எழுந்து எல்லோரும் வரவேற்றோம். ஆனால் உண்மையிலே மாநிலங்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்ற நிதி பகிர்வானது 30 விழுக்காட்டுக்கும் குறைவாக இருக்கிறது என்பதை புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன. இதனால் தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்கள்
மிகப்பெரிய நிதி சுமையிலே இன்றைக்கு சிக்கி தவிக்கிற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே 15வது நிதிக்குழு நிர்ணயித்த அளவுக்கு நிதி பகிர்வை மாநிலங்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன். அது மட்டுமல்லாமல் செஸ் சர்ச்சார்ஜ் என்று கூடுதல் வரிகளை விதித்து அந்த நிதியை முழுவதையும் ஒன்றிய அரசே எடுத்துக்கொள்கிறது. அதிலே மாநிலங்களுக்கு எந்த பங்கும் அளிக்கப்படுவதில்லை. இது மிகப்பெரிய ஏமாற்று தந்திரமாக இருக்கிறது. எனவே இந்த கூடுதல் வரிகளிலும் செஸ் சர்ச்சார்ஜ் போன்ற கூடுதல் வரிகளிலும் மாநிலங்களுக்கு பங்களிக்க முன்வர வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன். அது மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு ஜிஎஸ்டி அந்த காம்பன்சேஷன் என்பது 2022ஆம் ஆண்டோடு நிறைவாகிறது. அதற்கு பிறகு மாநிலங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் வழங்கப்படாது என்று ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் மாநிலங்கள் ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் இல்லை என்றால் மிகப்பெரிய நிதி நெருக்கடியை சந்திக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும். எனவே ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷனை மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் வங்கி ஊழியர்களுடைய பிரதிநிதிகளை சந்தித்து பேசுகிற நேரத்தில் ஓய்வு பெற்ற வங்கி ஊழியர்களுக்கு பென்ஷன் தொகையை உயர்த்தி தருவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று தெரிவித்தார்கள். ஐபிஏவுக்கும் அதற்கான ஆலோசனைகளை தந்தார்கள். ஆனால் கடந்த 30-40 ஆண்டுகளாக ஓய்வு பெற்ற வங்கி ஊழியர்களுடைய ஓய்வூதியம் என்பது மாற்றப்படாமலேயே அப்படியே இருக்கிறது. இதனால் பல லட்சக்கணக்கான வங்கி ஓய்வூதியதாரர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். எனவே மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் வாக்களித்தவாறு அந்த ஓய்வூதிய தொகையை உயர்த்தி தருவதற்கு ஐபிஏவுக்கு சரியான வழிகாட்டுதலை அளிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மாற்றுத்திறனாளிகள் டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ் அவர்களுக்காக பல திட்டங்களை நமது அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் பென்ஷன் வழங்குகிற ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. மாதம் 300 ரூபாய் என்று அந்த பென்ஷன் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாநிலங்களிலே கூடுதலாக மாநில அரசுகள் தங்கள் நிதியிலிருந்து அந்த பென்ஷன் தொகையை உயர்த்தி வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பென்ஷன் தொகை பல ஆண்டுகளாக ரிவ்யூ செய்யப்படாமல் மாற்றியமைக்கப்படாமல் இருக்கிறது. எனவே மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிற பென்ஷன் தொகையை குறைந்தபட்சம் 3000 ரூபாயாக நிர்ணயிப்பதற்கு அந்த துறைக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்லாமல் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்துகிற உபகரணங்கள், கிளட்சஸ், வீல் சேர்ஸ், அதுபோல ஊன்றுகோல்கள், இத்தகைய உபகரணங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் கூடுதலாக ஜிஎஸ்டி அதிகபட்சமாக 12% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படுகிறது. இது மாற்றுத்திறனாளிகளை மிக மிக மோசமாக பாதிக்கிறது. எனவே மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்தும் உபகரணங்களுக்கான ஜிஎஸ்டியை முற்றாக விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நம்முடைய நிதியமைச்சர் அவர்களை பணிவோடு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக எஸ்சி மக்கள் அவர்களுடைய நிலையை பற்றி இங்கே பேசிய உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். அவர்களுடைய பிரச்சனை என்பது அவர்களுக்கு நிலவுடைமை இல்லாததால் ஏற்படுகிற பிரச்சனையாக இன்றைக்கு கிராமப்புறங்களிலே இருக்கிறது. கிராமப்புறங்களிலே வாழ்கிற எஸ்சி மக்களிலே 17% பேருக்குத்தான் நிலம் இருக்கிறது என்று NSSOவின் அந்த ஆய்வறிக்கையிலே கூறப்பட்டிருக்கிறது. நிலமற்ற ஒரு நிலையும் அவர்கள் மீது ஏவப்படுகிற வன்கொடுமைகளுக்கும் நேரடியான தொடர்பு இருக்கிறது. அட்ராசிட்டிஸுக்கும் லேண்ட்லெஸ்னஸுக்கும் நேரடியான ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது. எனவே அவர்கள் மீதான அட்ராசிட்டிஸ் வன்கொடுமைகள் தடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால், குறைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு நிலம் வழங்குவதற்கான திட்டத்தை நம்முடைய அரசு உருவாக்க வேண்டும். புரட்சி அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் இறக்கும் தருவாயில் இந்த அரசுக்கு, அன்றைக்கு இருந்த அரசுக்கு விடுத்த வேண்டுகோள் அது. இந்த மக்களுக்கு, கிராமப்புறங்களிலே வாழ்கிற எஸ்சி மக்களுக்கு இந்த அரசு பரிவோடு அவர்களுக்கு நிலம் வழங்குவதற்கு உபரி நிலங்கள் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கின்றன. இதற்காக முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் திரு KR நாராயணன் அவர்கள் ஆளுநர்களை கொண்ட ஒரு குழுவை அமைத்து அந்த குழு தன்னுடைய அறிக்கையை 2008ஆம் ஆண்டு
ஒன்றிய அரசிடம் சமர்ப்பித்திருக்கிறது. அதிலே ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் எவ்வளவு உபரி நிலங்கள் இருக்கின்றன, அவற்றை எப்படி SC/ST மக்களுக்கு வழங்கலாம் என்று அதில் வழிகாட்டுதல் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அறிக்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இந்த அரசு முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டு அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Shri N.K. Premchandran. Thank you, Chairman, sir, for affording me this opportunity to take part in the discussion on the finance bill of 2022. Sir, I would like to appreciate the Honorable Finance Minister in presenting a non-controversial finance bill after a long time. Sir, it is a moderate bill, though the policies and programs of this government is pro-corporate. This finance bill of 2022 is moderate. It is a well-balanced finance bill. So once again, I take this opportunity to appreciate the Honorable Finance Minister for presenting such a bill. Sir, regarding the budget, we had a very detailed, in-depth discussion, so I am not going to the fiscal terms and the economic terms of the budget and the issues related to the budget. I am also directly coming to the tax proposals. Sir, the finance bill which gives effect to the taxation proposals to a budget estimate of 22,04,422 crores of rupees as tax revenue alone. That is anticipated for the financial year 22-23. Sir, 2021, the revised estimate, it is 20,78,936 crores. So the tax revenue budget estimate seems to be realistic, as the gross tax collection for the month of January 2022 is more than 1.4 lakh crores, which is highest since the inception of this DST. That is the highest which we have seen. That is a record collection during the month of January 2022. So definitely the estimate which is shown in the budget estimate of total gross tax revenue is realistic according to me. And it also estimates a fiscal deficit of 6.4 and a revenue deficit of 3.6. If the way this economy goes in such a way, definitely we will be able to contain the fiscal deficit as well as revenue deficit as estimated. Sir, but my apprehension is regarding, and also the first question to the Honorable Finance Minister is, what would be the impact of in the context of the Russian-Ukraine war? Because it is going to adversely affect the Indian economic situation. Why? Because Russia is the world's third largest producer and exporter of oil after USA and Kingdom of Saudi Arabia. And it is meeting 10% of the global demand also. So in such a situation, the elevated oil prices will also raise India's current account CAD. Also it will be affected. It is now staying in a comfortable stage. Further, the higher price level of the oil products will inevitably drive in the inflation also. So I would like to caution the government, we have to be very careful in addressing the issue of this war situation so as to address the issues pertaining to the economic situation in our country. Sir, coming to the tax proposals, first point which I would like to make regarding the tax proposals is the tax GDP ratio. So the tax effort is generally measured by the tax GDP ratio. The buoyancy of the tax reflects the revenue generating capacity. Tax GDP ratio in India was 16.55 to 18.79 during 2005 to 2009. Now it is 9.9% to 11.2% of the GDP. That is between 2013-14 to 2022 to 2023. Sir, we have to improve the tax GDP ratio. So many recommendations have been given, but none of the recommendations have been implemented so far in a fruitful manner. Sir, we have to control the tax evasion effectively, make the tax administration accountable, remove the uncertainty for taxpayers, and move away from the statistic revenue principle to the progressive principles. These are the suggestions which I would like to make so as to have a good GDP tax ratio, tax GDP ratio to have a better
financial position in our country. So with these principles in mind, in the year 2017, we have introduced the goods and service tax. I think that rightly Gaurav Gogoi today in the morning has said it is the right time to review the GST. I think that a special session or a special discussion is highly essential so as to review the performance of the GST during the last 4.5 years. So the purpose of the GST, the basic purpose of the introduction of the GST was to avoid multiplicity of the rate of tax, strict tax compliance, increase the tax base, and one nation, one tax. That was the principle which we have adopted at the time when Sri Arun Jaitley was introducing the GST. Sir, I would like to quote certain speeches of the late Honorable. We, the House, is having great respect to late Sri Arun Jaitley. The first statement of his which I would like to quote was made in 2014. Sri Arun Jaitley said, I quote, "Consistency and transparency of taxation laws are essential for a consistent growth of revenue of the government," unquote. This is 2014. And the second one which echoes in my mind is from his speech at Peterson Institute of International Economics in Washington in April 2015. I quote, "The government sees taxpayers as partners and not as potential hostages of victims," unquote. And the third quoting which I would like to make is the quote of a judge of the High Court of Gujarat during an online hearing of a case. I quote, "It is very easy to reach the moon. We would take a chance. But to understand your policies and intricacies of this tax, oh God, with folded hands, we say that it is beyond our capacity to understand," unquote. This is the wordings of a judge regarding our tax structure which is prevailing in our country. We have merged the GST to make more simple and to make more effective and to have strict tax compliance. Sir, GST law is the most intricate tax law the country has ever seen. Even after 4.5 years of its implementation, still the entire system of GST is still in a premature stage. Transparency, consistency, and easy compliance and seamless input tax credit, that was the assurance which we have given at the time when it is introduced on the Independence Day. We remember the great historic day by the Honorable President. They has introduced it, that is, gave people to this country prior to its implementation. It may be noted that the slogan on the eve of implementation of GST Act 2017 was "Good and Simple Tax, and file your returns over a single click of the mouse." This was the slogan which was made at that time. Presently, even nil return cannot be filed with a single click of the mouse. That is the situation which is prevailing as far as GST is concerned. Sir, I am not here to protect the interest of the cunning habitual tax evaders or offenders, but here to reflect the agony suffered by an innocent micro, small, and medium taxpayer in fulfilling his duties to the country. Sir, were we able to maintain the consistency and transparency of taxation laws in the country? Number one, do we register a consistent growth in revenue of the central and the state governments? Are the taxpayers made partners of the system, or are they still treated as potential hostages or victims of the tax system? Sir, I would like to draw the attention of the Honorable Finance Minister regarding an amendment. Also, I am moving an amendment on this issue also. That is, seamless input tax credit has been provided in the original GST, but it is quite unfortunate as far as the traders are complaining that because of the new amendment which you have put in section 38 of the Central GST Act by virtue of 108, clause 108 of the present finance bill, this is being taken away because the seamless input tax credits as envisioned by the legislature through three-tier system of return filing, that is GSTR 1, GSTR 2 and GSTR 2, majority of the present day grievances and cases would not have occurred. So seamless input tax credit, which is an assurance given at the time of introduction of the GST, is not being complied with or is not being honored with. That is to be taken care of, for which I have already given a notice of amendment which is pending for at the time of
after the reply, it will be taken for consideration. And another point is regarding, I would like to submit regarding the gold also. Sir, India is the highest consumer of gold in the world. India's gold jewelry exports stood at $30.9 billion and imports stood at $26 billion in the financial year 2018-19. India's gem and jewelry sector is one of the largest in the world, contributing 29% to the global jewelry consumption. Sir, since the price of the gold stood very high, large-scale smuggling of gold is taking place throughout the country. The basic reasons for the illegal activities due to higher rate of customs duty now prevailing. The rate of customs duty is in 11-12. Yes, I'm telling you. In 2011-12 it was 1%. 12-13 it was 2%. 13-14 it was 4%, 6%, then 8%. 14-15 to 17-18, 10%. In 19 it was 12%, 12.5%. 20-21 it was 10.75%. Now I fully appreciate the Honorable Minister. Now it has been reduced to 12.5% to 7.5%. The industry or the gem and jewelry industry demand further decline in the import tax because so as to avoid the smuggling also, and also further relaxation is required as far as these traders are concerned. Honest taxpayers are being punished in the case of gem and jewelry industry. Sir, coming to the cess and surcharge, that is a political point which I would like to make. Sir, 80th constitutional amendment provides for all central taxes except surcharge and cess to be shared between the central and the states. That means cess and surcharges will not be a part of the divisible pool. Till 2015-16, surcharge and cess was just 5 to 6% of the GTR, gross tax revenue. Now it has increased to 9%, more than 9% of the GTR. So the intention of imposing surcharge and cess, instead of instead of imposing a rate of tax is to avoid sharing of the tax with the state. So that has to be relooked into. So that has to be relooked or reviewed. And regarding the custom duty, 2 points. Cashew nut. Sir, I am from the cashew capital of the country, from Kollam district. Thousands and thousands of poor workers are now in trouble. Cashew industry is in big trouble. 2.5% of customs duty is already imposed by the government. I draw the attention of the Honorable Finance Minister. Please withdraw the 2.5% of the customs duty on raw cashew nuts so as to save the cashew industry in Kerala. And also, I urge upon the Honorable Finance Minister to declare a cashew revival package so as to save the industry, not only in Kollam, in Kerala, but throughout the country. Cashew industry is now progressing like anything, so that has to be done. And the last one is regarding the reduction of customs duty, enhancement of the customs duty of the titanium dioxide from 10% to 25%, even up to 20%, so as to save the domestic industry, just like AMML and IRE, which are dealing with the rarest industry. Sir, with these words, once again, I would like to take this opportunity to appreciate the Honorable Finance Minister for having such a moderate, non-controversial finance bill for the year 2022. Thank you very much. जी. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने इस फाइनेंस बिल पे बोलने का मौका दिया। महोदय जी, फाइनेंस बिल में जो ये भी 2022 का आया है, और उसमें जो खास बात है कि जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनको जो छोटी मोटी दिक्कत आ रही, उन दिक्कतों को दूर करना, और जो टैक्स की चोरी करते हैं उनके रास्ते बंद करना, ये दोनों काम इस फाइनेंस बिल में हुए हैं। महोदय जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल के कारण कुछ स्टार्टअप्स में देरी हुई, उनके रजिस्ट्रेशन में देरी हुई, उनके प्रोडक्शन में देरी हुई। तो इन देरी का कारण उनको स्टार्टअप का लाभ से वंचित नहीं किया जाए, इसलिए इस देरी की तारीखें इस फाइनेंस बिल में बढ़ाई गई है। उसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे जो मेट की दर थी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की दर, जो कंपनी से ज़्यादा थी, उसको समान जो है कंपनीज के लेवल पे इसको किया गया, ताकि दोनों में एक समानता रहे। उसमें सरचार्ज भी जो काफ़ी ज़्यादा था उसको कम किया गया।
महोदय जी, एक जो अभी दिया कि पहले परक्यूजिट जो एम्प्लॉई किसी कंपनी में नौकरी करता था उसको परक्यूजिट मिलती थी, उसमें कभी टीडीएस नहीं कटता था और उसके कारण उसके टैक्स का एविजन हो जाता था परक्यूजिट्स का। तो अब पहली बार इस बिल के माध्यम से यह प्रोविजन किया गया कि किसी भी एम्प्लॉइज को अगर परक्यूजिट की वैल्यू 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर 10% टीडीएस काटना पड़ेगा और एम्प्लॉयर को 10% जमा कराना पड़ेगा, ताकि जो पहले परक्यूजिट में बच जाता था टैक्स, उसको अब जो है वो रास्ता बंद हुआ। महोदय जी, एक प्रावधान और इसमें आया है कि कोविड के अंदर जिन भी व्यक्तियों की डेथ हुई है और वो जिन कंपनियों में काम करते हैं वो उनके परिवार के सदस्यों को कुछ भी देना चाहे तो 12 महीने के अंदर हेल्प के हिसाब से देना चाहे, वो टैक्स फ्री है। मेरा एक ही आग्रह कि इस 12 महीने की सीमा को हटा दिया जाए और उसमें वो कंपनी कभी भी उनको देवे वो टैक्स फ्री रहे, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा जाए। एक अभी नया अमेंडमेंट और आया है, टीडीएस जो है 50 लाख से ऊपर की जो प्रॉपर्टी है, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी जो बेची जाए तो उस पर 1% टीडीएस कटता था। तो पहले ये था कि एक्चुअल सेल्स प्राइस और या स्टैम्प वैल्यू उसमें से जो कम हो उस पर टीडीएस काटना होता था, लेकिन अब जो सेल्स प्राइस या स्टैम्प वैल्यू जो ज़्यादा हो, मैं बोल रहा हूँ अभी तो शुरुआत की 1 मिनट बोला, अभी 1 मिनट में भी आपने घंटी बजा रहे हैं साहब। मिनिस्टर हैज टू रिप्लाई एट 4 o'clock। पार्टी की तरफ से तीसरा स्पीकर ही ज़्यादा नहीं बोले अभी, तो मेरे को कम से कम 10 मिनट तो दिया जाए। 1 more minute, please conclude। नहीं, 1 मिनट में तो कहाँ से कंप्लीट होगा। तो मेरा आपसे यही आग्रह जो दिया है, चलो मैं बड़ा ही बात नहीं, बात दूसरी बातें जो मांग है वो रख देता हूँ। एक तो माननीय सभापति जी, एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, कोई स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है और इसके कारण से आज लाखों इन्वेस्टर जो छोटे छोटे जिन्होंने अपनी जमा पूंजी कहीं इन्वेस्ट कर दी है और उनके प्रोटेक्शन का कोई एक्ट नहीं होने की वजह से सारा पीएसीएल, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनमें जो लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, तो इनको बचाने के लिए इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट को जरूर इस बार लाया जाए। अब मैं आता हूँ अब महोदय जी जीएसटी की तरफ। जीएसटी तो जीएसटी काउंसिल तय करती है, लेकिन जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट का वीटो पावर है, क्योंकि 1/3 वोटिंग राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 2/3 स्टेट्स के पास है और किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए, इसलिए वीटो पावर हम कह सकते हैं कि इसमें सेंट्रल के पास है। तो इसके मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जीएसटी को लागू हुए 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक जीएसटी के ट्रिब्यूनल्स का गठन नहीं हुआ है। काफी लिटिगेशन हो रहे हैं, अपीलेट कमिश्नर अपील्स के पास जाने के बाद वो सीधा जो है उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, ये काफी लंबा प्रोसेस है। तो इस कारण से मेरा आग्रह है आपके माध्यम से वित्त मंत्री से कि ये जीएसटी के जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो जल्दी से जल्दी गठित की जाए। दूसरी एक कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, तो दूसरा आप जब इंटरप्रेट करेंगे तो मेरा थोड़ा लय बिगड़ जाएगा, इसलिए माफी का लास्ट मिनट लास्ट 3 पॉइंट लास्ट 3 पॉइंट। तो एक दूसरा ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स को दिक्कत आ रही है, क्योंकि आज की तारीख में वो एक्सपोर्ट करता है, उसका शिपिंग बिल आइस गेट में वहाँ पे कस्टम ऑफिस वाले चढ़ाते हैं और वो अपने आप डीजीएफटी के पोर्टल पे शो होना चाहिए, पर काफी केसेस में यह नहीं हो रहा। अब वो एक्सपोर्टर इधर से उधर दौड़ता है, इधर से क्यों नहीं हो रहा, पर उसका कई जवाब 1-1 साल तक नहीं मिलता। इस बारे में देखें। तीसरा एक लास्ट तीसरा ये कि अभी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने की बात चल रही है जीएसटी के अंदर, तो मेरा सरकार से आग्रह है आपके माध्यम से कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो आउटपुट ड्यूटी जो कम है उसको मेंटेन रखा जाए और इनपुट ड्यूटी को कम करके वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म किया जाए, न कि आउटपुट ड्यूटी को बढ़ा के उसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है उसको खत्म किया जाए। यह विशेष आपसे आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।
Thank you. Danish ji, you have two people from your party. Ritesh is also there. No, you, I think Danish ji and Ritesh's name is also there. you have given. So you have 5 minutes. I think I am on the only one speaker from my party. Let the leader decide. Then we'll talk to Ritesh. I am the only one. Yeah, you have 5 minutes. Please go ahead. Okay, thank you. सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया फाइनेंस बिल पे, बहुत बहुत शुक्रिया। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दो बहुत बड़े वादे किए थे। एक तो रात 8 बजे 2016 में 8 नवंबर को जब रात में उन्होंने ऐलान किया कि नोटबंदी का ऐलान किया, डिमोनेटाइजेशन का, और कहा कि ये हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। जो टेररिज्म में पैसा जा रहा है उसको रोकेंगे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा आता है वो रुकेगा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? जो 16 लाख करोड़ रुपया कैश में सर्कुलेट होता था, मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि आरबीआई बहुत दिनों तक जो है आंकड़ा नहीं दे पाई कि कैश कितना जमा हुआ है। और पता ये चला कि जो नकली नोट था वो भी हमारे भारत सरकार के बैंकों में जमा कर दिया है ऐसे ब्लैक मार्केटियर्स ने जो काला धन रखे हुए थे। 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा नकली भी बैंकों में जमा हो गया। उसकी अकाउंटेबिलिटी मुझे पता नहीं कि कितने बैंक के जो मैनेजर थे, जो मिले जुले थे, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है उसमें। और आज लगभग 2 गुना कैश जो है वो मार्केट में सर्कुलेटेड है। करीब 29 लाख करोड़ रुपया जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। और इसकी वानगी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के दौरान देखने को मिली, जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट के यहां, ईतर व्यापारी के यहां पैसा पकड़ा गया और कई दिन लगे उसको काउंट होने में कि कितने 100 करोड़ रुपए थे। वो शुरू में आईटी सेल बहुत एक्टिव रहता है भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्होंने शुरू में कर दिया अरे ये इतर व्यापारी तो विपक्ष का है। लेकिन पता ये चला वो जो व्यापारी था उसके कनेक्शन जो है सत्ता पक्ष के लोगों से जुड़े हुए थे। उसका कोई डिनायल नहीं आया, उसका कोई डिनायल नहीं आया। और सत्ता पक्ष के लोगों का कि घरों में इतना पैसा पकड़ा गया, माननीय सभापति जी, ये किसी से छुपावा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि इस सरकार ने ये तय किया था कि किसानों की आमदनी 2022 में 2 गुना होगी। सभापति महोदय, हम 2022 में खड़े हैं। मैं स्वयं किसान हूं और देश का किसान किस तरीके से दिल्ली के चारों तरफ कितने दिन तक बैठा, सब जानते हैं कि किसानों की आज क्या दुर्दशा है। किसानों की आमदनी 2 गुना तो छोड़िए, जो उनकी लागत है उसके पे और ज्यादा पैसा उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। मैं आपसे के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि उज्ज्वला योजना का बहुत ढंढोरा पीटा गया। और एक अब देखिए कितना अच्छी तरीके से गोल पोस्ट चेंज होते हैं इस सरकार के। आपने जो है सिलेंडर दे दिया, आपने रेगुलेटर दे दिया, लेकिन गैस कहां से आएगी? आज सत्ता पक्ष की माननीय एक सांसद, 1 more minute please conclude. सर अभी तो शुरू भी नहीं हुआ सर, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ सर। आपने सत्ता पक्ष की एक सांसद कह रही थी कि बायोगैस उस सिलेंडर में बायोगैस ले जाइए, गोबर गैस का प्लांट लगाइए और उस सिलेंडर के थ्रू जो है, हाँ सत्ता पक्ष की सांसद ने यहाँ नया एक आविष्कार यहाँ दिया। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय यही कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा लगातार अपने गोल पोस्ट चेंज कर रही है। अभी बहुत एक डिस्कशन चल रहा है देश के अंदर कि क्रिप्टो करेंसी, भाई सरकार ये तय करे
कि क्या क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करना है या नहीं करना है। भाई एक चीज तय कर ली जाए ना कि क्यों ऐसे अलाउ किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं दो तीन कंक्लूड कीजिए आप। टुडे देयर इज नो टाइम। आपका लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी प्रायोरिटीज तय करे। दूसरी चीज सर, आज देख रहे हैं हम किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर ऑफ फियर है, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो टैक्स एजेंसीज हैं, वो सिंगल आउट करके जो विपक्ष के लोग हैं या जो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो सरकार की लाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, भाई मैं तो अपने 15 लाख का हिसाब अब नहीं ले रहा, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि हर अगर ब्लैक मनी लाएंगे और हर किसी को 15 लाख देंगे, तो कम से कम मैंने तो ये उम्मीद छोड़ दी है। सर एक मिनट में अपनी बात मैंने आपसे एक मिनट सर मेरी पार्टी का टाइम, ठीक है, कंक्लूड प्लीज। मेरी पार्टी का टाइम है, इतना प्लीज कंक्लूड। मेरी पार्टी का टाइम है, पार्टी ने लिख के दिया है। 5 minutes, your party time is over. Please conclude. Sir, my party time is not 5 minutes. Please conclude. Sir, please. Sir, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ऐसे जो सिंगल आउट करके टारगेट किया जा रहा है, आपने कहा था कि स्विस बैंक से ब्लैक मनी लेके आएंगे। मैं अभी पिछले दिनों ये अखबार में छपा है किस तरीके से एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने फैमिली का ट्रस्ट स्विस के अंदर था, वहां पर बाकायदे सरकार ने नाम आ गए। मेरा यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं प्रणाम करते हूं, नमन करता हूं। निर्मला सीतारमण जी को, जिसके लिए जो प्रधानमंत्री पूरा भारत का 130 करोड़ যে বাংলায় 130 কোটি মানুষ বেঁচে আছেন, এটার জন্য প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাই, প্রণাম জানাই নির্মলা সীতারমণজিকে। আমরা অনেক আগে প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, কিন্তু যেভাবে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে গরিব চাষি থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষের উপকার হয়েছে, গোটা ভারতবর্ষ বুক জাগিয়ে বলছে আমরা বেঁচে আছি, তার জন্য এই প্রধানমন্ত্রীকে প্রণাম জানাই। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী আজকে যে কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছি আজকে সেখানে পুরোপুরি ভাবে আতঙ্কবাদী রাজ্য তৈরি হয়েছে। আমরা দেখেছি উনি তা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলার জন্য মমতা ব্যানার্জি যে কাজগুলো করেননি, প্রধানমন্ত্রী যে পশ্চিমবাংলার জন্য পুরো ভারতবর্ষের জন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি যোজনা। Put your point and conclude. 1 more minute. 2 मिनट सर, बंगाल के लिए तो सर 2 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए। 1 more minute. सर जो बात बोलते हैं जीएसटी का, जो बात बोलते हैं ब्लैक मनी का, जो बात बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी का, से मैं एक ही बोलेंगे, नोट बंदी होने के बाद जब सीबीआई और ईडी ने पकड़ने जाते हैं कोई कोयला खदान में केलेंकारी करते हैं, तो बोलते हैं क्यों करते हैं, तो कहां से सर এইটা আপনার ভালো হবে। আমরা বলতে চাইছি পশ্চিমবাংলায় আজকে যেভাবে বীরভূমে ঘটনা ঘটেছে, বীরভূমে যে 12 জনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, এটার জন্য তদন্ত করা হোক। আমরা অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যে আরবিআই ডিজিটাল কারেন্সি করার জন্য, কারণ পশ্চিমবাংলায় যে কেলেঙ্কারি হয়েছে কয়লা কেলেঙ্কারি, সেই কেলেঙ্কারিগুলোকে ধরা হোক। আমরা জানতে চাইছি যে ইনকাম ট্যাক্স কেন পশ্চিমবাংলায় যেভাবে বালি উত্তোলন করে যেভাবে মার্ডার করা হচ্ছে, যেভাবে বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট যে হত্যা করিয়েছে তাকে অ্যারেস্ট করা হোক। আমরা ধন্যবাদ জানাই প্রধানমন্ত্রীজিকে উজ্জ্বলা যোজনা বিমা যে প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের বাংলার জন্য তুলে দিয়েছেন। আমরা ধন্যবাদ জানাই প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা করার জন্য। ভারতবর্ষের সবাই আমরা বেঁচে আছি, আমরা ধন্যবাদ জানাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সব মানুষ বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু বাংলাতে কোন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প চুরি করা হয়, কোন প্রকল্পই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নামে হতে দেয় না, যা অত্যন্ত লজ্জার। কোন সাংসদ দাঁড়িয়ে বলতে পারবে না যে আপনাদের গাড়িতে বোম পড়ে, কিন্তু বাংলার সাংসদদের গাড়িতে বোম পড়ে, লজ্জার বিষয়। এটাও কিন্তু তদন্ত করা উচিত। বাংলার সাংসদরা নিজের জীবন বিপন্ন করে লড়াই করছে, এমএলএরা জীবন বিপন্ন করে লড়াই চলছে। আজকে বিরোধী দলে কোনো এমপি বলতে পারবে না উত্তরবঙ্গে তাদের বোম পড়ে, কিন্তু বাংলায় আজকে আমরা ভীষণ কষ্টে আছি।
এটার জন্য বাংলায় 356 জারি করা হোক এবং বাংলার গরিব কৃষকরা যারা আজকে খেতে পাচ্ছে না তাদের জন্য আজকে অর্থমন্ত্রীকে রিকোয়েস্ট করব একটা আমাদের কৃষকদের জন্য ওখানে একটা নতুন গ্র্যান্ট দেওয়া হোক, বাংলার কৃষকরা যাতে বেঁচে থাকে। বাংলার স্টুডেন্টরা যারা শিক্ষকের পরীক্ষা দিচ্ছে তারা মশারি টাঙিয়ে আমাদের শিক্ষা দপ্তরের সামনে বসে আছে। বাংলায় আর কোনো কিছু হচ্ছে না, তাই প্রধানমন্ত্রীর দয়াতে আমরা বাংলায় বেঁচে আছি। অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ যে আপনি আসুন এবং আমাদের শিক্ষিত যুবকদেরকে কিছু কাজের ব্যবস্থা করুন এবং আমরা সাপোর্ট করছি। আর সাপোর্ট দ্য বিল, দ্য ইকোনমিক্স বিল আমরা সাপোর্ট করছি এবং নিশ্চিতভাবে বলতে পারি বাংলায় অরাজকতা সরকার চলছে, এটা ধ্বংস করুন। शून्यकाल भी है। श्रीकांत शिंदे जी 2 मिनट में नहीं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात एक कोट से शुरुआत करना चाहूँगा, एल्बर्ट आइंस्टीन जी का, कि द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड इज द इनकम टैक्स। मुझे लगता है कि इस कोट से, इस आइंस्टाइन की कोट से सभी आपने को एसोसिएट कर पा रहे होंगे कि इनकम टैक्स में मध्यम वर्ग को कुछ भी एग्जाम्पशन या स्लैब बेनिफिट नहीं दिया गया है, जो एक चिंता का विषय है। और क्योंकि कोरोना महामारी में समय बहुत लोग बेरोजगार हुए और आज हाई टैक्स और लो इनकम सबसे प्रमुख समस्या है, जिसका निवारण कैसे किया जाए उस पर सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त जैसा सुप्रिया सुळे जी ने कहा अपने भाषण में कि कैसे इनकम टैक्स और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम अक्सर सुनते थे कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मुझे लगता है कि अभी स्लोगन बदल के ईडी और आईटी का जो रेट चल रहे हैं, स्लोगन बदलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगला स्लोगन होगा कुछ दिन तो गुजारो हवालात में। और इसके लिए कितने हवालात लगेंगे पता नहीं। और यह जांच एजेंसियों को पावर देने का काम भी इस विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है। क्लॉज 96 के माध्यम से रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन लाया गया है टू वैलिडेट एनी एक्शन टेकन और ड्यूटीज परफॉर्म बाय ऑफिसर्स ऑफ DRI और कस्टम्स बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ फाइनेंस बिल 2022, नॉट विथस्टैंडिंग द डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और अथॉरिटीज। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतना पावर इन अथॉरिटीज को क्यों दिया जा रहा है और सरकार की मंशा क्या है। कि सरकार की मंशा है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करना, और इन अधिकारियों को इतना पावर जो सरकार दे रही है, मुझे लगता है कि इससे एक डायलॉग मुझे याद आता है कि सेक्रेट गेम्स, मुझे लगता है कि सभी ने देखा होगा। वहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता है वहां पर कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ही भगवान हूं। मुझे लगता है कि ये अभी अधिकारियों को लगने लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अधिकारी हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरोध में जाके आज ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ यहां पर लाया गया है। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन आपकी नीतियां से ईज ऑफ क्लोजिंग बिजनेस ज्यादा आसान हो गया है। आंकड़े हमारे साथी गौरव गोगोई द्वारा दिए गए थे कि 30,000 से 35,000 रिच इंडियंस वुड हैव लेफ्ट द कंट्री इन द लास्ट 5 years। और 15 मार्च को सरकार द्वारा दिए गए जवाब में ये बताया गया है कि 5,900 business registered with MSME ministry as micro, small and medium enterprises was shut during the financial year 2021 and 2022। यह आंकड़े देश के लिए अच्छे, खत्म कर रहा हूं, यह आंकड़े देश के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि कुछ उद्योगपतियों फ्रॉड करके भाग रहे हैं और बाकी आपकी नीतियों के कारण। मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है कोरोना में, उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण लाखों छात्रों को भारत सरकार ने इवैक्यूएट किया और बहुत सारे सांसदों की मांग से इन बच्चों की पढ़ाई जो बाधित हुई है, मुझे लगता है कि इनको भी कंसीडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी लायबिलिटी हमारे देश पर होगी। प्राइस राइज, मुझे लगता है कि प्राइस राइज खत्म कर रहा हूं, लास्ट पॉइंट है प्राइस राइज। मुझे लगता है कि ये पेट्रोल डीजल जो है वो इलेक्शन से डायरेक्ट संबंधित है। जब भी इलेक्शन होता है तो प्राइस कम हो जाती है, इलेक्शन के बाद प्राइस डबल हो जाती है। मुझे लगता है अभी भी कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल के रेट जो बढ़ गए, तो मुझे लगता है कि सरकार रोज और आपका टारगेट क्या था कि 2022 तक जिस अमृत महोत्सव के रूप में हम मनाया जा रहा है, हम बहुत वर्षों से सुन रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी होगी, सबको घर मिलेगा, लेकिन 2022 वित्त वर्ष खत्म होने के सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि कितने काम हुए हैं और
कितने लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार 2 मिनट है, 4 घड़ी मिनट देख दूंगा लेना और 2 मिनट आप बाद तो 4 मिनट दे दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा ठीक 4 मिनट के अंदर। No, बहुत बहुत 2 धन्यवाद, मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। इन अ सिंगल स्ट्रोक द गवर्नमेंट हैज मैनेज्ड टू हैम्पर India's cryptocurrency future. While there is no clarity on actually how the government intends to regulate the space of cryptocurrency, since there is not even a draft bill, or there is a bill in front of a parliamentary committee, the finance minister has made certain changes to the regulation of virtual digital asset class that will greatly hamper India's Web 3.0 space. The Web 3.0 space is not just cryptocurrencies, whether it's movies, music, gaming, ticketing, commerce. It intends to revolutionize the world with smart contracts and the metaverse. The interchanging of assets across different blockchains is critical to the business of 3.0, Web 3.0. What does a 1% TDS? What does a 1% TDS do to the blockchain, to the business of the blockchain? It is critical to understand that what the finance minister has done by introducing this 1% TDS on the blockchain industry, it is going to hamper the way this business is done, sir. I will like to point out here that Amitabh Bachchan has launched his NFT. अभी जो एक मूवी 83 जो क्रिकेट के ऊपर आई थी, जिसमें सभी हमारे ग्रेट क्रिकेटर्स को दिखाया गया था, उसमें भी एक NFT लॉन्च हुई। अब एक उदाहरण के रूप में अगर आप लेंगे, अगर आप अपना NFT, अगर आप अपना रुपए को एक इथीरियम खरीदते हैं जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, और उसको जो है आप मेटा मास्क में जो क्रिप्टो वॉलेट है उसके अंदर डालते हैं, और उससे फिर आप जाकर के एक बॉलीवुड मूवी का NFT खरीदते हैं, जिससे आपको जो है उस एक्टर का साइन किया हुआ एक पोस्टर मिलता है, तो इन 3 ट्रांजैक्शन हर एक स्टेज पे आपको 1% TDS लगेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को ये जरूर बताना चाहता हूं कि एक काम के लिए आपको 3 जगह पे जब आप TDS लगाएंगे तो ये सीधे सीधे रेड टेपिज्म को हमारे सामने उजागर करता है, और इस पूरे नए एसेट क्लास को, जो कि एक बहुत युवा एसेट क्लास है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट आ रहा है सर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी आई है 1% TDS की, आप लिख के रख लीजिए, आने वाले समय में आप खुद इसको बदलने का काम करेंगे, और जो 3 जगह आप ले रहे हैं उसको आप खत्म करेंगे। आप इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, जो ये स्पेस है, सर मैं खत्म कर रहा हूं, आप चाहे वेब 1.0 को लीजिए, गूगल जैसा बड़ा कंपनी सिलिकॉन वैली से आया, वेब 2.0 में फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी जो है वो सिलिकॉन वैली में आई, वेब 3.0 में हमारे देश में जहां इतने यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं, आज आप ये रेगुलेशन लगा करके हर एक इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका आप गला घोटने का काम कर रहे हैं। मैं सर खत्म कर कंक्लूजन में सर बस मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। उसका आप सर एक मिनट सर निवेदन है सर प्लीज निवेदन है सर, देश के जो युवा क्लास है 18 से 20-25 साल के लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्टेड है, आप उनकी सोच को इस तरह से मत स्टाइफल करिए, इस तरह से खत्म मत करिए, और इस एसेट क्लास पे 1% TDS को आप खत्म करिए, क्योंकि यह आने वाले समय में इस बहुत ही बढ़िया एसेट क्लास को हमारे देश के अंदर मटिया पलीत कर देगा, और उसको रोकने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इसके ऊपर कोई टैक्स एक TDS न लगाइए। फिल्म बनाने जा रहे हो क्या जी माननीय मंत्री जी? धन्यवाद सर। I specifically thank Honorable Speaker and also all the honorable members for having agreed to have the discussion on the finance bill today being a Friday. I also thank all the members who were considerate enough to have the private members bill shifted to some other alternative day. And the reason for this, in spite of some of the members who had reservations, the reasons for this is, sir, because we are already on the last week of the month, and ideally by 1st April, I would like to have all the departments and ministries receive their funds, but the process of approval after this will have to go through several stages and also the Loksabha, and that is why today, with your kind permission, we are able to handle it on a Friday afternoon. And I, in fact, from my heart, thank all the members who have taken the time to be here and participate in the discussions. More than 20 members have spoken on this finance bill today. I just want to start with
the finance bill, the provisions for taxation, other than the discussion on the budget, this discussion on the finance bill, like the way many members have seen through the kind of details and be able to highlight what has been said in the finance bill, actually highlights the way in which, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, during the pandemic and coming out of the pandemic and aiding recovery, we have taken a conscious decision. And I hope I'm able to articulate this fact to all the members, that we have taken a conscious position not to fund the recovery through any additional taxes. And that is why last year and this year, the continuity in not bringing newer taxation is something which I would like to place on the record of this House, because I want to draw on the reports which have come out of the OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, which very clearly said at least 32 countries increased various tax rates during the pandemic. India did not. 32 countries during the pandemic increased personal income, meaning tax on personal income, or tax on corporate income, or environment-related taxes were raised, or health-related taxes were raised, or excise duties were raised. We have not done that last year, nor have we done it this year. And which are these countries which had to depend on tax increases to meet the expenses of the pandemic? They are no less developed countries, absolutely developed countries, large countries like Germany, France, Canada, UK, and Russia, apart from very many smaller economies, all of which depended on increasing taxation to meet the demands of the COVID pandemic and also the recovery requirements. So I would like to place that on the table, because the clear instruction, first guidance, in fact, I received while preparing the 21 budget and preparing 22 budget was, no, we shall not take the taxation route. I remember the media last year was also suggesting that there could be a COVID tax, but we didn't resort to any one of these steps to burden the common man, and as a result, therefore, this finance bill has been received as being one of the boring ones, one of the insipid ones, one of them which had nothing great about it. But it is indeed, I would think, a budget which did not burden the common public, but yet put the money where the multiplier will be the maximum, where the infrastructure creation of assets will happen, and on that we did not come up with small allowances in the budget, but a big-time increase in the infrastructure spending. There are more to say on that, sir, but I would come to that a bit later after I answer the specific questions which members have raised on issues pertaining to the features of the budget. I'll start with the member Gaurav Gogoi, who actually has been providing, and in his comments came up with a lot of positive suggestions as to how we can take some of these issues. I just wanted to specifically tell him that the corporate tax reduction has actually been carried out as you observed it. There is no middle class relief for the middle class. Has there been any study undertaken to assess impact of corporate rate reduction is one of the questions which you've raised. Sir, through you I would like to inform the honorable member, for individuals, due to rebate, they don't pay any tax if income is below 5 lakhs. This is well known. This is very well known. Those opting for tax savings, of course, pay no tax even on higher income, as they can claim deduction for tax saving and for bringing their income below 5 lakhs. For those who are not opting for any of these exemptions, last year we came out with a separate track, a second alternative tax saving scheme. We have come up with that kind of a income tax, layer with which they can pay lesser tax and benefit from it.
But about the corporate tax reduction, sir, it's actually helped the economy, it's helped the government, and it's also helped the companies because we are now starting to see the positive impact. In the year 18-19, our corporate tax collection was only about 6.6 lakh crores. Then COVID happened, so you couldn't have expected anything to come through there. In spite of tax reduction and COVID impact, we have already collected corporate tax of 7.3 lakh crores till yesterday. So, the reduction in corporate tax has actually now given us the reward in spite of the intervening year being under COVID. So, I wanted to inform the Honorable Member Gogoi on the corporate tax. It is actually also helping the flow of money and also making sure that the health of the companies are improving, thereby improving the possibilities of greater employment. Member Gogoi also voiced the concern, which I thought even as we presented the budget, we had explained it, possibly last year, and again this year, that particularly on umbrella, this question of increasing custom duty on umbrella. Sir, I think I did explain it, but I want to reiterate the point. Umbrellas are manufactured in India, and nearly 25 million pieces of umbrella, individual umbrellas, are imported every year into this country. And they come from one country. This 25 million pieces of umbrella come from one country. Do we need it? Can we not manufacture? We are manufacturing. Can we not strengthen that? And therefore, we have imposed this custom duty. This is only to encourage the MSMEs who are producing it. So then the other question was raised about revocation of the ADD and CVD on steels, whether it is permanent. So the ADD and CVDs, the countervailing duties on steel, have been revoked to provide relief to the user industry, because I'm sure all honorable members see that integrated steel manufacturers are very buoyant now. They're able to export a lot. In fact, they're seeing unprecedented size and quantum of export. And therefore, today's steel has become probably expensive for many of our downstream industries. So we have revoked the CVD or the ADD to provide relief to our user industry, which suffers because of the increased price of steel, and the rising in the price of steel doesn't seem to look to get abated sooner, and therefore we wanted to be supportive of the MSME and therefore allowed to revoke the ADD. So I just want to make sure that Honorable Member Gogoi on his concerns is addressed. So then there were issues about IFSC, which again Member Gaurav Gogoi raised. IFSC is a premier center through which global financial companies are coming into India. We are seeing a rapid change in terms of the kind of uses through which IFSC is benefiting all of us. Very good results are being shown. Totally 21 banks have got licenses. Nearly total banking asset size has increased more than 25 billion US dollars. Asset size alone has increased $25 billion. Then total banking transactions has crossed $156 billion US. 2 stock exchanges have also opened with daily trading value of index derivatives of $13.14 billion US dollars, and daily trade value of currency derivatives are of the level of 13 million US dollars. Commodity derivatives are at 174 million US dollars. So the footfall, the extent of business and the coverage and the kind of generation of activity are distinctly there for all of us to see. More than 50 funds have registered themselves in the IFSC. Amount committed by the private equity and venture capital is about 3.8 billion US dollars. Hedge funds have committed 845 million US dollars, and total amount committed by the
AIFs, Alternative Investment Funds, is to the extent of $4.6 billion. 19 insurance companies have started operation in the IFSC, and they have underwritten insurance premium of more than $300 million, including by intermediaries. So the progress that we are seeing in the IFSC, because this has been an issue on which every budget we seem to ask questions and also answer them saying, you are supporting IFSC, has it really shown all the difference? Has it made a difference to the kind of concessions made? Yes, more than adequately, the fiscal concessions given have shown its tangible results in the IFSC. So on virtual digital currency, a lot of members have spoken. One aspect which was raised was government is giving a mixed signal. There doesn't seem to be a clarity, and this was raised by quite a lot of members. Supriya Sule ji raised it, Hamare Ritesh Pandey ji raised it, Pinaki ji raised it. So I just want to say, there is no confusing signals. We are very clear that there are consultations going on as to whether we want to regulate it, as to whether we want to regulate it to some extent or really very much or totally ban it, are all after the consultation which will be concluded, and once it's concluded, the matter will come out. But till then, we are taxing it also because there's a lot of reported activity happening there. A lot of transactions are happening, and from the way the concerns being expressed by several members, there is definitely a commonplace knowledge that a lot of exchanges are happening, people are putting money, people are taking money, people are creating assets, and the assets are being sold and bought. So obviously government made its position clear, saying we shall tax the money being generated out of it, and that is why we have come out with the proposal to tax at 30%. And also the TDS has been brought in. Like always, TDS is more for tracking. It's not an additional tax, it's not a new tax, it is a tax which is going to help people to track it, but at the same time for the payer, for the person who's paid the 1% TDS, he can always reconcile it with the total tax that he has to pay to the government. Minus it if he's paid more, or add it if he has to pay additionally. So there is no new taxation because of the TDS, but the TDS principle has always been same, and that probably is also one of the reasons why the tax base has widened, not here on the digital, but in general the tax base has been widening, where we had only about 5 point something earlier to start with in 2014. We are now touching 9.1 crore people, and that is because we are able to find the money trail of people who seem to be spending money, who file assessments sometimes, but who don't pay even if they are expected to pay. So TDS is always one legitimate way through which we are tracking the transactions and therefore being helpful to widen the base. Sir, I'm just asking your guidance, sir. Earlier once you had requested me not to answer issues raised by members who are not present in the House. Should I do it or should I not? And if I don't, I can always straight go to members who are sitting here for whom I can always answer. On the strict provisions of the GST, Member Supriya Sule had raised a question saying these provisions which lead to imprisonment and even imprisonment being laid as a punishment for mistaken entries. So I would like to clarify here that there is only one section, which is section 132 in the CGST Act, which provides for imprisonment in specific cases. And the specific cases are what? Evasion of tax, availing fraudulent input tax credit, deliberately tampering of financial records, false information with the intent to evade payment of tax. These are the specific items under which, after proper adjudication, imprisonment is done if it is necessary to be taken as a step. Imprisonment is only in cases of serious nature, such as this, and not for minor mistakes or wrong entries.
So in normal compliances cases, where records are maintained, where furnishing of returns happen, no imprisonment is ever invoked. Further, the GST law also does not provide for imprisonment in cases where the amount of tax evaded or the ITC availed and utilized is less than the threshold limit of 1 crore. So anything below it is anyway not going to be taken up for imprisonment. These provisions were made as per the recommendation of the GST Council, where states are also equally present, sir. And in fact, that one line is actually the answer or my response for every such suggestion which has come on the GST, inclusive of Honorable Member N.K. Premachandran, where GST-related several suggestions have come, also commenting on the amendments which we have brought in this finance bill about those amendments related to GST. They have not been brought by me. They are not brought by Ministry of Finance. They are brought by us post the GST Council's suggestion, post the GST Council saying, yes, this should go through, so we are bringing it in the finance bill. So it's not being brought by the central government. So PMLA, ED has naturally attracted a lot of attention and also observations made by honorable members. I'm in particular referring to arrests made under PMLA without even registration of an FIR. I want to address that specific question raised by Honorable Member Supriya, that first of all, offences under the PMLA are offences invariably linked to some other offence which is listed in the schedule of the Act. So unless there is an offence for which there is an FIR, for which something else has already commenced, on which, let us say, the CBI or somebody else has acted, a predicate offence, which is what the ED deals with, cannot be picked up. So ED is never first to come into the scene. ED always comes in following the trail of the main offence, which is taken up by some other FIR, and post that, when the trail goes on and you realize money has been laundered, the PMLA can be invoked, then comes the ED. So ED is never the first one in the scene. If you see ED, be sure there's something else already with you. So Midun Reddy ji has spoken about several things about faceless assessment. Sir, Midun Reddy ji has raised questions about, and also Pinaki Mishra ji has raised questions about faceless assessments or seeing frequent amendments. I'd like to assure the honorable members that the faceless assessment has been well received. People are relieved that they don't have to go to the offices. But if there are amendments, it's more because we just want to ensure that there are no loose ends, and where actually eventually after the faceless assessment has gone through stage 1, stage 2, and actually there is a need for some personal interaction at the final stages, we want to come in, we make a small amendment. So these amendments have been proposed in the bill to ensure that the taxpayer who wants to have a hearing at the eventual final stage, having gone through everything, he gets a hearing through video conference. So these kind of changes are more for the facilitation. There was also this question about a retrospective aspect which is part of this bill, and that is only because one particular issue where the surcharge on tax and cess on tax have been over some years, if I can use the word, misused, where people have treated it as their exemptions or expenditure, business expenditures undertaken, and therefore they think that it can be used for deleting that level of income from their taxable income. So that has become a very, very confusing point on which people have gone to courts also. So that amendment with a retrospective effect has been brought more for clarity. And that is not going to burden the taxpayer, because what we've done is, please approach from your side
claiming that this is shown as undisclosed income. And if you come on your own, there is no penalty. We treat it again, and the local commissioner of income tax will be able to reassess your income, including that which has been otherwise shown as expenditure, business expenditure. And the income now reassessed, you can pay up what has got to be paid legitimately as tax. There is no penalty if you come on your own. And unless we take it back to the time from when this misuse has started, there will always be a hiatus, and that hiatus will lead to confusion. Some people will continue to benefit from that misuse, and the others would have done it fairly. So it is only for that explanatory purpose that retrospective aspect has been brought in. Tax rationalization, sir, I think we've started doing from the time for the direct taxation. We've started doing it from the corporate tax business, and also for the income tax, where we gave a second parallel track. And for the GST, we have a group of ministers headed by our chief minister, who is looking into it so that we can get back to being revenue neutral, rationalize the number of slabs that we have. So Pinaki Mishra ji also asked about the black money in the economy. Very few taxpayers are paying. I think I partly answered this by saying 5 crore taxpayers were there a couple of years ago. Now it's gone up to 9 crores. We have taken many steps, sir, for widening and deepening of the tax base. We have reduced tax rates and removed exemptions. And through technology, I place a lot of emphasis on this. Through technology, we have also made compliance easy, tax payment is making headway, and also assessment is made easier. So all this has brought in a greater buoyancy like never before. I would think when people accept the way in which technology is giving us greater room to operate, we will have the base widen a lot more. Sir, I partly referred to also Sri N.K. Premchandran ji talking about GST is not simple. And he invoked the statement of the former finance minister, Sri Jaitley, saying, no, it will be a very simple tax. Definitely, difficulties which were there, we have periodically sat with the stakeholders and tried removing it. Nil return under GST, both GSTR 3B as well as GSTR 1 can be filed without logging in onto the GST portal by a simple SMS through mobile. So, if the portal through which you had to do it is a bit cumbersome for you, there is also an alternative way by using the SMS. But the other issues related to the CGST Act and items that has got to be looked at for differential rate, I would go back to the GST Council suggestions which are being brought in here. They are not mine. I just want to highlight that. So other than that, I think members who had raised some of the very significant issues are not here. So going by your advice and also keeping the constraint in mind, I just want to be sure that I don't take... So I won't go into the details of questions that they had asked. Sir, one last point I want to emphasize here. As I said, we started by saying that we have not brought in extra burden, and I know not just during the discussion of the finance bill, but even otherwise people have been saying, how could you raise taxes, how could you raise the fuel price, how could you... Sir, global situation, war-like situation is not a time when we are looking at raising, and it has nothing to do with the election time. If the oil marketing companies, the oil ministers seated here, think that they're procuring on a 15-day average higher rate, obviously we will have to bear. And this war, which is happening in Ukraine, the impact of that is on all the countries. Supply chains are disrupted, particularly of crude oil and so on. So I would just very quickly recall, one based on the crude and the war-like situation, when India is very globally connected in the value chains, is even in 1951, Pandit Jawaharlal Nehru could say that a Korean war can affect Indian inflation,
I will have to say it, because war anywhere can affect us. Today, in a globally connected day, it will affect, definitely. At that time, did he say, sorry for my Hindi, but the speech was in Hindi, so I'm going to read it in Hindi. Pardon me, those who are Hindi. दाम बढ़ते जाते हैं, कोट, दाम बढ़ते जाते हैं, खाने का दाम बढ़ता है, राशनिंग और क्या क्या बातें आई और आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। आपने शिकायत की और आपको परेशानी की शिकायत करनी भी है। हम ऐसे जगड़ गए दुनिया के वकायदे में, जैसे वहाँ कोरिया में लड़ाई हुई, उसका असर यहाँ पर चीज़ों के दाम बढ़ जाता है। अमेरिका में कुछ हो जाए, उसका असर यहाँ पर चीज़ों पर, उसके दाम पर पड़ता है। Unquote. Korea, America, in 1951, when India was not globally connected, that can be used for justifying a price rise. But if genuinely today Ukraine is hitting us, sir, and if we say war is causing the price rise, it's not acceptable. How can this dogla, sir? And final statement, sir, dohra. Finally, sir, we as a government and Prime Minister Modi as a Prime Minister and as a Chief Minister strongly believed in lowering taxes, bringing the burden on common man to be lesser, and we are continuously successfully doing it steadily. Just to compare what prevailed earlier, sir, and today. Sir, in February 28, 1970 Union Budget, in a speech, Prime Minister Indira Gandhi, who also held the Finance Minister's office at that time, increased the marginal tax rate by 11 percentage points to 93.5% on all incomes above 2 lakh. 93.5. Indira Gandhi's budget speech in 1970, I'm quoting, sir. With the addition of the surcharge at 10%, the maximum rate of 93.5% will now be reached in the slab over 2 lakh rupees, as against 82.5% in the slab over 2.5 lakh at present, unquote. I dread to read this, sir, 93.5% tax. And today when we do 1% TDS, we are being mocked at, we are being hit at. Just to bring it to the current day economy. As per our current tax slab, sir, the highest tax slab for those earning more than 10 lakh is just 30%. Under the new and optional tax slabs announced in 2020, this rate is 30%, and that rate would apply to earnings more than 15 lakhs. So, tax is a matter in which the Congress party never thought of reducing the common man's burden, whereas we are constantly working to make sure that people are not burdened, and we give them maximum benefit through the various ways, and people who make and run businesses are treated with a sense of pride so that they can create jobs. We don't treat them as people from whom we have to suck out everything so that, we have the vicarious pleasure of killing their business as well. We don't do that. So with that, sir, I seek your support and also the entire House's support. अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि हमने एक बात उठाई थी जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर, कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एक्सटेंशन दिया, क्या ये केंद्र सरकार या जीएसटी काउंसिल ये सोच रही है कि राज्य के वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए कि केंद्र सरकार जीएसटी कॉम्पनसेशन में भी एक्सटेंशन दे? और सर, मुझे पता नहीं कि दुनिया में किसी भी पार्लियामेंट में 2024 में 1950, 1970 की बात होती है। मैं भी पार्लियामेंट दूसरे डिबेट्स में देखता हूँ, ऐसा मैं डिबेट दूसरे देखता नहीं हूँ। सर मेरा नाम लिया था, एक स्मॉल क्वेश्चन इन्होंने। यहाँ इजाजत स्पीकर देता है, मंत्री जी नहीं देते। प्रश्न है कि विधेयक पर क्या बोल रही हैं आपको? एक मिनट, हाँ, क्या बोल रही हैं?
PMLA, there are two specific issues which happened in the state where I come from, Maharashtra. The allegation was what? 100 crores, and when the FIR was lodged, it was 1. And similar was 55 lakh allegation, and then they said it was a typo error and it was 5 lakhs. So what happens in such a situation when an allegation is made, and then from 100 crores it's 1 crore, 55 lakhs it's 5 lakhs, and there's an arrest made and there's nothing happened. So is there something where you could put a cap where, is my question. प्रश्न ये कि आप देना चाहते हैं? मैं बोल देता हूँ सर. सर, मेंबर के कंसर्न is right. States do have a problem about how they're going to handle their finances. Revenue generation, collection of tax, states and also center are all improving. I'm not saying that's the reason why nothing would happen. As it is from July 22, the cess for compensation payment is already extended till March 26. So, extension has happened to meet the payment dues, because many members do raise this state, the due for this state is so much, that state is so much. Those are not decided by me. The dues are agreed. As of now, 53,000 odd crores are pending, and that is also an amount decided by the council. अभी इतना borrow करके दो, बाद में इतना borrow करके दो, बाद में इसका interest और इसके ऊपर से जो भी देना है, वो सब सेस कलेक्शन जो जुलाई 22 से एक्सटेंड होगा, उसके द्वारा भरपाई करेंगे. ये फॉर्मूला काउंसिल में तय हुआ. सो मैं जो देना है, अब तक जितना देना है, जैसे तय हुआ वैसे मैंने देखकर आ रही हूं, कुछ बचा नहीं है. मगर ये 53,000 में हाउस में स्पष्ट बोल चुकी हूं कि हाँ पेंडिंग है. मैं कहां इसको छुपा रहा हूं? अरे हमारे एक स्टेट के लिए नहीं दिए, बाकी को दिए, कांग्रेस को नहीं दे रहे हो, बीजेपी को दे रहे. बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं. ये पॉलिटिक्स करना बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए. हर स्टेट को जीएसटी काउंसिल जैसे तय करता है वैसे ही हम देते हैं. अभी तक जो देना है दे चुके हैं. आने वाले 22 से जो कलेक्ट होगा वो इंटरेस्ट पेमेंट का और फॉर्मूला के तहत जो कम पड़ा उसको भरपाई करने के लिए वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड टिल मार्च 26. सो स्पष्ट है, सबको मालूम है, मगर कुछ अस्त्र नहीं है, इसीलिए इसको पकड़ लो. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में. विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना. माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1. सर, आई मूव द अमेंडमेंट. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ. प्रश्न है कि खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना. माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2 से 5 प्रस्तुत करें. आई मूव द अमेंडमेंट. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 2 से 5 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ. प्रश्न है कि खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना. प्रश्न है कि खंड 5 से 9 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 से 9 विधेयक का अंग बना. प्रश्न है कि खंड 10 से 15 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 10 से 15 विधेयक का अंग बना.
माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 6। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 16 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 16 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 17 से 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 70 से 20 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 21 से 27 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 21 से 27 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 7 से 11। I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 11 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 28 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 28 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 29 से 37 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 29 से 37 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 12 और 13। Sir, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संख्या 12 और 13 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 38 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 38 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 39 से 47 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 39 से 47 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 14। Sir, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 48 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 48 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 15। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 49 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 49 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I move for amendment 49A that this House do suspend clause 1 of Rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Loksabha, insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates in its application to the government. Amendment number 16 to the Finance Bill 2022, that this amendment may be allowed to be moved. 49A. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी आप संशोधन संख्या 16 को प्रस्तुत करें। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ।
प्रश्न ये कि नया खंड 49A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 49A विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 50 और 51 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 50 और 51 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 70 से 22। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 से 22 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 52 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 52 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 23 और 24। Sir, I move the amendment. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 और 24 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 53 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन खंड 53 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 25। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 54 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 54 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 55 से 57 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 55 से 57 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 26 से 28। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 से 28 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 58 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 58 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 29 से 32। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 से 32 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 59 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 59 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 60 से 65 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 60 से 65 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये खंड 66 से 92 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 66 से 92 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 33 और 34। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 और 34 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 93 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 93 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 35 और 36। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 और 36
को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 94 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 94 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 95 से 97 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वाले के पक्ष में खंड 95 से 97 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 37। So I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 98 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 98 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है खंड 99 से 102 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 99 से 102 विधेयक का अंग बना। एन के प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 62 से 68। Sir, thank you very much, sir. Sir, my amendment is amendment to Section 38 of the Central GST Act. I have already spoken at the time of my speech, and the Honorable Minister has responded to it also. This is the genuine and serious demand of the small and medium-scale traders, because the seamless input tax credit is being choked by virtue of this amendment. That is why I am seeking some amendments. But the Honorable Minister has responded that this House is not able to have the amendment because we have to go to the GST Council. Sir, one second. At the time when Arun Jaitley was moving the bill, we have supported the bill in full spirit, in its letter and spirit. Now I am feeling guilty conscious that the Parliament is not able to even make any amendment to this. We have to go and appeal to the GST Council for having the amendment. Means the sovereign functions of the Parliament itself is in question. Anyway, Madam Minister, my appeal is kindly. Yeah, I was saying. बैठे ना बोलो। आप आपस में डिबेट मत करो। I am fully agree. No, माननीय सदस्य, please. Yes, sir. So I am fully agree. See the pathetic situation of the Parliament of India. If we want to have some tax on union tax, then central government tax, you have to go to the GST Council. That was, Madam, kindly take up this matter in the GST Council. It's a genuine and serious demand of the small scale and medium traders. As far as the seamless input tax credit has to be given, there is no cascading effect to be given to them. Yes, sir. प्रश्न है कि इनके प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 66 से 68 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 103 से 125 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 103 से 125 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 38। So I move the amendment, sir. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 38 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि यथा संशोधित पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में यथा संशोधित पहली अनुसूची विधेयक का अंग बनी। एन के प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 69। Yes, sir. This is customs duty regarding the gold. This is within the powers of our Parliament. Can be done. I am moving the amendment, sir, regarding gold. I am moving. प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 69 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ।
प्रश्न है कि दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनी। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 39। Sir, move the amendment, sir. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री एन के प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 70 और 71। Sir, this is amendment to the third schedule, that is 2.5% of import duty on raw cashew nuts. So the industry is affected, cashew workers are affected, 95% of the workers are women workers belonging to the common lower strata. Kindly consider this amendment of taking up 2.5% of customs duty. प्रश्न है कि श्री एन। I just want to respond on that one, because on cashew we've discussed it with the representation brought by the Honorable MP and many others as well. The only reason, because Honorable MP is expecting from 2.5 to be brought to nil, literally zero rate. The only reason why we've retained it at 2.5 is because of the kisan who cultivate cashew. उनका भी ये लग रहा है कि please, unless the duty is kept somewhere, एकदम भारी संख्या में आपको import आ जाएगा cashew का. So there is a balance that we are trying to do. I understand the industry needs it because they also want to import it for lesser cost. But those who are producing the cashew also want some kind of a response from the government. So every time we have to balance the interest, while I fully appreciate the concern, because that's the area which actually has a very strong hold on cashew and cashew industry, and I fully appreciate that. But the reason why we have kept that at that one. Also, I take this opportunity to say, Honorable Member need not feel regret about GST. Council has to take a call. We have lost our... Not at all, sir. In a way, we are going to come back to the Parliament for every kind of amendment that we have to. The present bill also has a GST amendment. But to look at the GST Council with one lesser status, it's a constitutional body. It has representation of all the states. In the federal structure, this is one institution which actually shows federalism. So let's not regret it. प्रश्न है कि श्री एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 70 और 71 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि यथा संशोधित तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में यथा संशोधित तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the bill be passed as amended. प्रश्न है कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। माननीय सदस्यगणों, जैसा कि आपको विदित है कि इस विधेयक में एक नया खंड जोड़ा गया है, इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि परवर्ती खंडों तथा उपखंडों के तदनुसार पुनः क्रमांकन कर लिया जाए और जहां जहां अपेक्षित हो विधेयक में परिणामी परिवर्तन कर लिया जाए। काल, सबका काल। माननीय सदस्य शांति से जाएं। हाँ, रेडी है।
अभी सुबह बोल सुकांत मजमूदार। बोलने का आपसे परमिशन मांगा है, इसलिए आपने परमिशन देके मुझे बाधित कीजिए। স্যার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বপ্নের প্রকল্প এক দেশ এক রেশন কার্ড এই গোটা দেশে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমে এই এক দেশ এক রেশন কার্ড এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ না করলেও পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টের আদেশের ফলে এক দেশ এক রেশন কার্ড এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং আধার কার্ডকে রেশন কার্ডের সাথে সংযুক্তিকরণে বাধ্য হয়। এই বাধ্য হওয়ার পর দেখা গেছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে 1,70,00,000 রেশন কার্ডকে ডিঅ্যাক্টিভেট করা হয়েছে বা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত 50 লক্ষ রেশন কার্ডকে বাতিল বলে গণ্য করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে আগামী দিনে এই সংখ্যা আরো বাড়বে। মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই সমস্যা তুলে ধরতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজে বলছে এর ফলে এক বছরে 3,000 কোটি টাকা তার বাঁচবে, সাশ্রয় হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 2011 সাল থেকে এখনো পর্যন্ত ক্ষমতায় আছে, এই 10 বছরে প্রায় 30,000 কোটি টাকার যে সরকারি সাহায্য কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে গেছে। তাহলে এই ভুয়ো রেশন কার্ড যদি থাকে তাহলে এতদিন পর্যন্ত এই 10 বছর ধরে এই সব টাকা কেন্দ্র সরকারের টাকায় কাদেরকে পিডিএস এর মাল দেয়া হলো, কাদের কাছে এই টাকা গেল, ভুয়ো অর্থাৎ ঘোষ রেশন কার্ড হোল্ডার কারা ছিল এই বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত হওয়া উচিত। কারণ এটা যেমন তেমন সংখ্যা নয়, 30,000 কোটি টাকারও বেশি টাকার দুর্নীতি হয়েছে যার সাথে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এবং তার নেতারা জড়িত। এই জন্য এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। 30,000 কোটি টাকা জনগণের ট্যাক্সের টাকা, সেই টাকায় ভুয়ো রেশন কার্ড হোল্ডারদেরকে টাকা মাল দেওয়া হয়েছে, রেশনের মাল দেওয়া হয়েছে, গরিব মানুষের মুখের মাল নিয়ে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি তদন্ত হোক এবং তদন্ত করে একে বের করা হোক কারা এর সাথে। ধন্যবাদ স্যার। श्रीमती गोमती साई। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं अपने संसदीय क्षेत्र रायगढ़ जिला जसपुर के किसानों के सामने आने वाली परेशानियों की ओर आप ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी किसान बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ किसान बड़ी तादाद में टमाटर, आलू और मिर्चा की पैदावार करता है। जसपुर जिले के विकासखंड पत्थलगांव, लुड़ेक, सन्ना, मनोरा आसपास के अन्य क्षेत्रों में बाजार उपलब्ध नहीं है। नहीं होने के कारण किसानों को अपनी पैदावार औने पौने दाम में बेचनी पड़ती है, जिसे किसानों को उसकी पैदावार का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इस कारण यहाँ का किसान बेहद गरीब और कर्जे में डूबा हुआ है। क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हो जाए तो यहाँ के किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जीवन जीने में बहुत सुधार होगा। अतः मैं आपके माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जी से यह मांग करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में तत्काल फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए पहल करें, जिससे इस योजना का लाभ यहाँ के किसानों को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री श्याम सिंह यादव जी एब्सेंट। श्री अरुणा साहू नॉट प्रेजेंट। श्रीमती गीता कोरा। महोदय, पिछले 2 वर्षों से देश कोविड जैसे महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी के साथ ही कमरतोड़ महंगाई और लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। देश में लगातार शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है, जिसमें देश के नौजवानों ने ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, MCA, MBA ग्रेजुएट जैसी डिग्रियां आज लेकर भी नौजवान सड़कों पर घूमने को मजबूर हैं। उनके माँ बाप ने न जाने कितना कर्ज लेकर जमीनें बंधक देकर उनको पढ़ाई लिखाई कराई और आज बेरोजगारी और महंगाई की वजह से लोग आर्थिक तंगी की वजह से मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसके कारण लगातार आत्महत्या की
लोग लगातार आत्महत्या करने को मजबूर हैं और ये दिनों दिन ये संख्या भी बढ़ रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि देश भर के श्रम नियोजन निबंधन केंद्रों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 करोड़ 30 लाख से भी अधिक लोगों ने निबंधन कराया है, परंतु केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्य योजना दिखाई नहीं दे रही है जो इन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सरकार क्या न्यूनतम जीवन यापन गारंटी योजना लाकर इन बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी? वैद्यलिंगम जी। Honorable Speaker, sir, Puducherry suffered a lot because of the flood in the last monsoon. Houses submerged in the floodwater in Bahur Taluk, Velinur Taluk, Pondicherry town and Karaikal area also. So much of people affected a lot and lost their properties. Farmers are affected because of the flood in the Bahur, Velinur, Ariyanguppam and Karaikal area. Paddy crops are totally affected and farmers feel helpless and find no way to get out of this. It occurs once in 2 years because of these farmers and people in Pondicherry affected areas. At the same time, in summer, the people are affected because of the salinity in the drinking water. இங்கு குடித நீர் வருகின்ற நேரத்தில் தண்ணீர் அதிகமாக உப்புத்தன்மை மாறுகின்ற நிலை ஏற்பட்டுகின்றது. And also farmers also affected because of the water shortage for the irrigation and drinking water problems. The state government give only temporary cash relief to the affected people. At the same time, the state government not able to find a permanent solution. So I request the Jal Shakti Minister to find a way by sending a team to prepare a DPR for it. If it is taken place in urban and poor people in the villages are benefited, and the farmers also raise their crop without fear of flood. Once again, I request the Jal Shakti Minister to send a team for prepare a detailed DPR. Thanking you, sir. Thank you, Sri Gaurav Gogoi. Thank you, Chairperson, sir. Sir, I raised my concern regarding the inadequate budget for Saksham, Anganwadi and Poshan 2.0. Budget 22-23 saw only a marginal 1% increase in the allocation for the nutrition schemes from 20,000 crore in the previous year to 20,263 crore. So this is just a 1% increase. Whereas a study from Center for Policy Research has shown that the approved budget is only 41% of the cost that is required to reach 100% of the estimated target population. So it is also of concern to note that between 2016 and 2021, the number of beneficiaries of the supplementary nutrition program fell by 19%, whereas in the same time period the number of children have increased. So I request the ministry to look at the data again. Thank you. And again, I would like to remind that not only are ICDS schemes poorly underfunded, but are also poorly planned. It is a matter of great regret that neither has Poshan 2.0 been approved, nor the guidelines for the ICDS schemes been completed, even in December 2021, 11 months after the government has announced their consolidation. Thank you very much. Thank you, Sri Guman Singh Damu. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं देश की एकता और अखंडता और हमारी संस्कृति, देश की एकता और अखंडता में हमारी देश की संस्कृति की सर्वाधिक भूमिका रही है और जो हमारे साधु संत महात्मा रहे हैं, इन्होंने हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को मजबूत किया है। ऐसे ही हमारे 13 पंथ के 11वें अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो इस समय देश में अहिंसा का शंखनाद कर रहे हैं। महाश्रमण जी अभी तक 3 देशों की और 20 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं और 18,000 किलोमीटर अहिंसा यात्रा पूर्ण की है और 27 मार्च को तालकटोरा मैदान में उनका समापन होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस मार्ग से आचार्य श्री महाश्रमण जी गुजरे हैं, उस मार्ग का नाम अहिंसा मार्ग रखा जाए। दूसरा, जो हमारे इस यात्रा का उद्देश्य है, यात्रा का उद्देश्य यह है कि हम सद्भावपूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करेंगे। हम सद्भावना
पूर्वक ईमानदारी का पालन करेंगे और हम नशा मुक्त जीवन जिएंगे। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले बच्चों को ये संकल्प दिलाएंगे तो वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री लव श्री कृष्णा, श्री मोहन भाई कल्याण जी कुंदरिया, नॉट प्रेजेंट, श्री नरेन भाई भिखाबाई, नॉट प्रेजेंट, श्री राज बहादुर सिंह जी, नॉट प्रेजेंट, श्री भगीरथ चौधरी जी। सभापति महोदय, आज हमारा देश आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। जहाँ अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो दूसरी ओर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाकर पूरी तरह से कायाकल्प किया जा चुका है। इसी संदर्भ में मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर में स्थित ऐतिहासिक एवं विश्वविख्यात भगवान श्री वर्मा जी की पावन नगरी और प्राचीनतम धार्मिक स्थल तीर्थराज पुष्कर का भी सर्वांगीण एवं समग्र विकास कराने हेतु बजट वर्ष 2022-23 की विभागीय कार्य योजनाओं अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों की महती स्वीकृति जारी कराकर मुझे अनुग्रहित कराएं, ताकि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की नगरी की धार्मिक महत्ताओं देश विदेश से आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के साथ साथ जन आस्था की भावनाओं का सम्मान बना रहे। सभापति महोदय, तीर्थराज पुष्कर सरोवर के पर्याप्त एवं स्वच्छ जल आपूर्ति की सुनिश्चितता के साथ साथ सीवरेज के गंदे पानी की आवक को सरोवर में जाने से रोकने की महती ठोस योजना बनाकर एवं क्रियान्वित किया जाए। नंबर 2, तीर्थराज पुष्कर स्थित पुष्कर सरोवर की श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना करने के पश्चात उसके घाटों एवं परिक्रमा मार्ग को स्थित अत्यंत खराब एवं बदहाल होने से प्रक्रिया करने में अत्यंत कठिनाई को सामना करना पड़ रहा है। अतः इस हेतु सक्षम कार्रवाई कराकर घाटों एवं परिक्रमा मार्ग का जीर्णोद्धार कराया जाए। सभापति महोदय, धन्यवाद। तीर्थराज पुष्कर स्थित सीवरेज लाइन लगभग 35-40 वर्ष पूर्व बिछाई गई है। इसकी स्थिति वर्तमान में जनसंख्या के विस्तार के आधार पर बहुत खराब एवं दयनीय स्थिति है। अतः सीवरेज लाइन जाम हो गई है। इसके फलस्वरूप स्थानीय वासियों के साथ साथ देशी विदेशी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः सीवरेज लाइन का तीर्थराज पुष्कर माइनूट डिटेल्स नहीं चाहिए। तीर्थराज पुष्कर एवं उसके आसपास स्थित धार्मिक ऐतिहासिक एवं प्राचीनतम मंदिरों को पर्यटन स्थलों के आधार पर कॉरिडोर बनाकर विकसित कराने की महती आवश्यकता है। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन चारों बिंदुओं को कराएं ताकि जगत पिता वर्मा जी के मंत्री। धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना लोकसभा के अंतर्गत धामपुर विधानसभा में शेरकोट के पास से खो नदी गुजरती है। इस नदी के किनारे काफी संख्या में गांव बसे हुए हैं, जैसे बेनीपुर कोपा, मंदोरा, नाथाडोई, नंदगांव, नया गांव, खादकपुर, बिरामपुर आदि। इन गांवों में बरसात के समय लोगों का जान माल और फसलों को काफी नुकसान होता है। इनमें से 2 गांव नंदगांव में बिरामपुर की स्थिति तो बहुत ही खराब है। इन दोनों गांवों का इस बार बरसात में बचना बहुत ही मुश्किल हो गया था। यहाँ पर बांध का बना जाना बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, नजीबाद विधानसभा के अंतर्गत गंगा नदी भी निकलती है। इस नदी के किनारे भी बहुत से गांव बसे हुए हैं, जिसमें नांगल से घोषपुर तो काफी कटान हो रहा है। यहाँ पर भी बांध का बनाया जाना बहुत जरूरी है, जिससे बरसात से पहले इन सभी गांवों को सुरक्षित बचाया जा सके। सभापति महोदय, ये दोनों नदियां वर्षा ऋतु में लोगों के जान माल को बहुत अधिक क्षति पहुंचाती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है कि मेरे क्षेत्र में बहने वाली नदियों के द्वारा किए जा रहे कटान से होने वाली फसल व जान माल की सुरक्षा हेतु अविलंब ध्यान देकर
जगह जगह कटान को रोकने के हेतु बोर्डर स्टैंड इत्यादि को से बांध का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाना चाहिए और उनके जान माल और फसलों को तो क्षति के लिए सरकार व्यक्ति के परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा देने की प्रबंध भी करे। ऐसी मेरी मांग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण साहू जी, श्री अरुण साहू। माननीय सभापति जी, स्वतंत्र भारत के 74 वर्ष के इतिहास में सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ की, जिसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं। माननीय सभापति जी, हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का मकान हो और ये प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को सपने साकार करने वाली योजना है। छत्तीसगढ़ में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बड़ी संख्या में मिल रहा था, लेकिन जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलना बंद हो गया है और गरीबों के सपने को तोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार राज्य की कर रही है। एक बार फिर कांग्रेस का गरीब विरोधी चेहरा सामने आया है। माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के कारण किस्त न मिलने से हजारों गरीबों का कर्ज से डूब गए हैं, वो बेघर हो गए हैं। 2019-20 के बाद राज्यांश नहीं दिया राज्य सरकार ने, आज भी 562 करोड़ रुपया राज्यांश का बकाया है। 2019-20 में केंद्र सरकार ने 2020-21 में केंद्र सरकार ने 6,48,867 मकान का लक्ष्य आवंटित किया, उसमें से राज्य सरकार ने केवल 1,57,815 मकान ही लिए। इसी प्रकार 2021-22 में 7,81,979 मकानों का लक्ष्य आवंटित किया, राज्य सरकार ने लेने से इनकार कर दिया। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करता हूं, गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करे। केंद्र सरकार गरीबों के सपनों को जो साकार करने का काम कर रही है, उसमें सहयोग करे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र के एक बड़ी समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का मौका शून्यकाल के माध्यम से दिया है। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा, जो एक महत्वपूर्ण समस्या है, उसका जिक्र करना चाहता हूं और रेल मंत्री जी के समक्ष ये बात अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं। महोदय, पटना गया रेल खंड है। पटना रेल खंड पर शर्मा रेलवे गुमटी से लेकर सिपारा गुमटी के पश्चिमी तरफ सड़क नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ रेलवे लाइन की पूर्वी तरफ सड़क है और रेलवे लाइन के पश्चिम तरफ से लाखों आबादी विगत दिनों में बस गई है। उन लोगों के आवागमन के लिए रेलवे लाइन क्रॉस करके रेलवे लाइन के पूर्वी तरफ जाने वाली सड़क पर आना पड़ता है। जटडुमरी रेलवे स्टेशन सिपारा गुमटी पर आरओबी बनाया जा रहा है, लेकिन वहीं भलुआ, नदवा, कुर्थौल पर बहुत बड़ी आबादी बस गई है, लगभग लाखों की आबादी बस गई है। उन लोगों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, अवैध रूप से ही रेलवे लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि विगत दिनों में अवैध क्रॉस, सर मेरी बात रखी जाए सर, 1 मिनट में बंद कर दूंगा। सभी अवैध क्रॉसिंग विगत दिनों में बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से उस तरफ के आदमी, जो लाखों आबादी बसी हुई है, इस तरफ आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या कोई पेशेंट होता है, उसके लिए भी कोई आवागमन के रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। महोदय, नदवा स्टेशन पर विगत दिनों में इन मांग को लेकर के हजारों की संख्या में लगातार 1 सप्ताह तक प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ, अनशन हुआ, जिस
आंदोलन में मुझे भी जाने पर मजबूर होना पड़ा। मैं जनप्रतिनिधि हूँ वहाँ का सर, और मैं समझता हूँ कि पहले धरनार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल, वहाँ के जो महाप्रबंधक हैं पूर्व मध्य रेलवे का, उनके साथ मैंने बैठक भी कराई कि कोई न कोई उपाय निकालिए, रास्ता निकालिए, क्योंकि वर्षों से ये आबादी रेलवे लाइन है और वर्षों से आबादी कोई नई आबादी नहीं है, विगत दिनों में आबादी बढ़ी है, पूरे देश का वहाँ की आबादी बढ़ी है, तो उनके पास जाने का कोई उपाय नहीं है। क्या चाहिए? तो अतः परिणाम यह हुआ कि अभी तक कोई सार्थक उपाय नहीं निकाले गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वहां पोजीशन बहुत ही खराब है सर। कभी भी कोई तरह का आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है, और परेशानी को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करें, हस्तक्षेप करिए और कोई न कोई रास्ता निकालिए, ताकि लाखों आबादी इन जो रेलवे क्रॉसिंग से जा रहे थे, जिनका रास्ता बिल्कुल आपने बंद कर दिया है, अगर वो नहीं खुलेगा तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है, परेशानी होगी। और आंदोलन, हाँ, अंडरपास कराइए, रेलवे ओवरब्रिज कराइए, नहीं तो समानांतर कोई सड़क बनाने का काम कीजिए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करिए। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री का बार बार आग्रह करके ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि हस्तक्षेप करिए और उसको सब। श्रीमती कलाबेन, आज मैं गुजरात में भारत सरकार द्वारा होने वाले पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना के बारे में बताना चाहती हूँ। जहाँ यह प्रोजेक्ट आने वाला है वह मेरी जन्मभूमि है। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि इस योजना से वहाँ की जनता को कितना भारी नुकसान होने वाला है। इस योजना से आदिवासी समुदाय में बड़ी संख्या में प्रभावित होगा। जहाँ इस योजना को लाने की बात हो रही है वहाँ काफ़ी घना जंगल भी है। लोग वर्षों से जंगल में रहकर जंगल को संभाल भी रहे हैं। जंगल जमीन पर वर्षों से उनका अधिकार है और उनका जीवन निर्भर है। इस प्रोजेक्ट में आने वाले 75 गांव, जिसमें रहने वाले 35,000 आदिवासी परिवार विस्थापित होंगे, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, बच्चों की शिक्षा के ऊपर असर होगा, साथ में ही घने जंगल, वन्य प्राणी, पर्यावरण एवं समग्र जीवन सृष्टि को भारी नुकसान होगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी भारत सरकार से यह गुजारिश है कि इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली इस योजना को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। धन्यवाद। श्री रवनीत सिंह। थैंक यू चेयरपर्सन साहब। सर, आज मैं तकरीबन जो 23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स सर, चाइना में जो MBBS जहाँ और डिग्रियाँ करने गए थे। चेयरमैन साहब, यहाँ जब पार्लियामेंट में देखते हैं तो एक मंत्री दूसरी मंत्री की तारीफ करने आता है, जैसे स्टार वॉर्स मूवीज नहीं देखते भी आसमान तोड़ के ले आए, ऐसे लगेगा एक से दूसरे मंत्री के तीसरा मंत्री बोलता है। जब सब नीचे देखते हैं जाके भी क्या हालात हैं, कल भी मंत्री जी के महकमे मुंसिफ भाई बोल रहे थे, तो जब नीचे जाके देखते हैं, अब सर लाखों लोग यूक्रेन से हम इस मुश्किल में लेके आए क्योंकि यहां पढ़ाई नहीं है। अब तो सर 8 साल हो गए, अब भी कोई मेडिकल कॉलेज बनने में, अब भी सब चीजें वो 14 से पहले की बात करते रहेंगे। जब भी भाषण होगा 14 से पहले का बात होगी। सर, आज चाइना में ये लोग जब पढ़ने गए थे, उसके बाद सर कोविड हो गया। कोविड के बाद सर सारे बच्चे बेचारे किसी गरीब माँ बाप ने पता नहीं कहां से लोन लेके 3 साल 4 साल उनको पढ़ाया। आज सर यहां बैठे हैं बेचारे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो हैं वहां वो भी कोई वीजा तो दे नहीं सकती। उसके बाद सर एप्स के ऊपर पढ़ाई होती थी, और जो हालात हमारे चाइना के साथ हैं आपको पता है, वो 200 से ऊपर एप्स बंद करनी पड़ी, और वो ऐप वहां भी पढ़ाई, ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं हो रही सर। अब सर एक आखिरी पॉइंट, काफी कुछ सर जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने किया है यूक्रेन के बच्चों के लिए, पर सर अगर चाइना से जो पढ़ के आए वो इसलिए यहां शिफ्ट हो गए थे क्योंकि जो पढ़ाई जैसे
चाहे वो रशिया में थी, चाहे यूरोपियन कंट्री थी, उससे बहुत अच्छी क्वालिटी थी। पर लेकिन सर अगर ये मेडिकल कमीशन की बात करें, वो भी 7.5% ज़्यादा से ज़्यादा परमिशन देते हैं मेडिकल कॉलेजों में, वो भी उनसे जहां परमिशन मिली हो जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। सर जल्दी से जल्दी इनके बारे में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी, सर अटॉर्नी जनरल ने भी बोला है, जैसे यूक्रेन के बच्चों के लिए यहाँ प्रबंध किया जा रहा है, ये चाइना के जो पढ़ने हमारे बच्चे गए थे, मेडिकल करने गए थे, उनका प्रबंध करना चाहिए। यहाँ अब 14 के बाद की बात नहीं खोलनी चाहिए, उससे पहले बात करने के काम चलेगा नहीं सर। श्रीकांत एकनाथ शिंदे। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस सभागृह के सामने EPS 95 पेंशनार्थियों की समस्या रखना चाहूँगा। पिछले कुछ महीनों से भारत के अलग अलग राज्यों से EPS 95 पेंशनार्थी आंदोलन कर रहे हैं। इन पेंशनार्थियों ने मेहनत और अथक परिश्रमों से औद्योगिक संगठनों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारे देश के विकास में प्रमुख योगदान दिया है। आज देश भर में इनकी संख्या 65 लाख से ज़्यादा है, लेकिन वर्तमान में इन्हें दी जाने वाली पेंशन राशि बहुत ही कम है, जो 1000 रुपये है, जिससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बीमा योजना के अभाव के कारण वो मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारी कमेटी ने भी इनकी पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है, जिसमें 2018 में श्रम संबंधित संसदीय समिति है, EPFO की संबंधित उच्च स्तरीय समिति और 2013 में कोश्यारी समिति शामिल है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि EPS 95 योजना के तहत आने वाले पेंशनरों की मांगों पर कार्रवाई करे और इसके लिए केंद्र सरकार EPS 95 पेंशन योजना में आवश्यक परिवर्तन करके EPS 95 पेंशनरों को, उनके परिवारों को 5000 रुपये प्रति माह की मूल पेंशन दी जानी चाहिए और साथ में महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त में मांग है कि इन सभी पेंशनार्थियों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी लाभार्थी बनाया जाए, जिससे इस वर्ग को लाभ मिले और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। श्री राम शिरोमणि वर्मा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, पशुपालन और मत्स्य पालन से देश की एक बहुत बड़ी आबादी जुड़ी हुई है। सरकार को मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े व्यवसाय को बढ़ावा देने और अधिक लाभकारी बनाने की जरूरत है। साथ ही मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी 50% से बढ़ाकर 100% तक की जाए, ताकि किसानों के साथ साथ युवा भी इससे जुड़ सकें और आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर इसका लाभ ले सकें। मत्स्य पालन और पशुपालन के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और शहरों की तरफ हो रहे पलायन को रोका जा सकेगा। इन क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम सभा स्तर पर सभी तालाबों का सुंदरीकरण कराकर मत्स्य पालन कराया जाए। इससे गांव के लोगों को व्यापार की दृष्टि से फायदा होगा, साथ ही साथ इससे भूमि का जल स्तर भी बढ़ेगा तथा जीव जंतुओं को भी इससे फायदे मिलेंगे। धन्यवाद। सभापति महोदय, आपके माध्यम से विभागीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि इन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। Okay, the list is over. Now I request all the honorable members to please put your demand 1 minute each so that all the members can be accommodated. We will try to adjourn the house by 6 o'clock itself. Please, Sri Hanuman Beniwal ji. 1 minute, please. 1 मिनट होगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर के लिए पेयजल व सिंचाई से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री जी और जल शक्ति मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सभापति महोदय, कल 24 मार्च 2022 को मेरे सवाल के जवाब में लोकसभा के अंदर जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा ERCP को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने को लेकर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, जबकि राजस्थान सरकार ने 19/11/2017 को केंद्रीय जल आयोग को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेज दी।
और केंद्र और राज्य के मध्य 15 बार से अधिक पत्राचार हो चुके हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से बात भी उन्होंने करी, शायद जैसा उनका कहना है। जल शक्ति मंत्री जी को भी कई बार उक्त संबंध में पत्र लिख चुके हैं, जिनका तारीखों के साथ विवरण मेरे पास एक से समाप्त करता हूँ, मेरे पास है। ऐसे में किसको सही माने कि केंद्र के पास प्रस्ताव नहीं है, राज्य सरकार ने भेजा या नहीं भेजा, और आपका प्रारूप कौन सा है जिसके अनुसार आप जानकारी चाह रहे हो। साथ ही जवाब में कहा कि मध्य प्रदेश राज्य का हवाला देकर कहा कि अंतर्राज्यीय मामलों के कारण ईआरसीपी का आंकलन संभव नहीं हुआ, जबकि उक्त मामले में प्रोजेक्ट डीपीआर मध्य प्रदेश राजस्थान के अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की बैठक में तय हुई थी। ऐसे में मध्य प्रदेश राज्य के एनओसी जरूरी नहीं हो तो इसकी सत्यता क्या है? एक सेकंड, समाप्त करने यू गॉट द एक्सपीरियंस सो फार। आधा मिनट का समाप्त करने का आधा मिनट। व्हाट इज योर डिमांड? एनओसी जरूरी नहीं तो इसकी सत्यता इस प्रकार के भ्रामक जवाब से भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय की राजस्थान के प्रति सोच को लेकर सवाल निशान खड़ा होता है। सबसे मेरी मांग है कि ईआरसीपी का उद्देश्य दक्षिण राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध ऐसे जल का उपयोग राज्य के अन्य दक्षिण पूर्वी जिलों उन दक्षिण पूर्व जिलों में करना है जहाँ पीने के पानी और सिंचाई हेतु जल का अभाव। मेरी मांग है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना। धन्यवाद। Chairman sir, I stand here with pain to speak about the Tamil brothers and sisters in Sri Lanka. Tamils are fleeing because of food storage shortage and economic condition there. It is a first trickle of Sri Lankan refugees has reached our coast in Tamil Nadu. Now more than 2,000 families are forced to leave Sri Lanka because now in Sri Lanka 1 kg of rice is 290 rupees, 1 kg of sugar is 290 rupees, 400 grams of milk powder is 790 rupees. Sri Lanka government has postponed school exams indefinitely due to the paper shortage. It's a humanitarian crisis there. I request the union government to send food materials to Tamil brothers and sisters and help stand with them in the hour of crisis and help the Tamil Nadu government, which is making efforts who are reaching the refugees here with some kind of support from the central government. Thank you, sir. Sir Dinesh Ali. थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चेयरपर्सन सर। सर मैं अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ रेलवे पैसेंजर्स की समस्या है। पहले शहीद एक्सप्रेस करके ट्रेन चलाई जाती थी जो अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद होकर आती थी, वो आजकल बंद है, उसको चलाने की मेरी मांग है। और एमएसटी के जो पैसेंजर्स हैं वो उनको दिया जाए। सर मैं रेलवे की मांग रेलवे से ही संबंधित है सर, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट का मेंबर हूं। वहां के 10,000 से ज्यादा छात्र जो ईस्टर्न यूपी से आते हैं उनकी मांग है, एक मांग है कि गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 1255 और 12556 और ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस जो गोरखपुर से आनंद विहार टर्मिनल आती है, ट्रेन नंबर 12571 एंड 12572, इनका स्टॉपेज अलीगढ़ सिटी में करना चाहिए क्योंकि वहां जो रेजिडेंशियल स्टूडेंट्स हैं करीब 10 से 12,000 उनकी बहुत दिनों से मांग है। वाइस चांसलर ने भी लिख करके भेजा है, रजिस्ट्रार ने भी लिख कर भेजा है। आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांगे कि ट्रेन का स्टॉपेज वहां दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपका ध्यान देश की महिलाओं के संबंध में एक विशेष विषय पर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, देश में विधवाओं एवं 58 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाओं को वृद्धा पेंशन तथा विधवा पेंशन मिलती है, लेकिन देश में लाखों ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो शादीशुदा नहीं है पर परिवार में उनके अलावा कोई नहीं है। अगर ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके और उनको 40 वर्ष की उम्र के बाद में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए तो देश की ऐसी लाखों महिलाओं को अपना जीवन जीने में काफी सहायता मिलेगी। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में ही ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके परिवार में अब कोई जीवित नहीं है एवं उनके परिवार में उन्हें अलग कर दिया शहरी क्षेत्र में। तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन यापन के लिए नौकरी कर लेती हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्र की महिला आज भी नौकरी नहीं कर पाती हैं महोदय। अतः आपसे निवेदन है कि ऐसी महिलाएं जो शादीशुदा नहीं है एवं परिवार में उनके अलावा कोई नहीं है, ऐसी महिलाओं को 40 वर्ष की उम्र के बाद में उन्हें आजीविका के लिए 1,000 अथवा
जो भी स्वीकृत हो पेंशन की व्यवस्था की जाए जिससे वे अपना जीवन यापन कर सके महोदय। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद श्रीमती नवनीत राणा जी। अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। Around 30 stock brokers are declared defaulters who are registered and monitored by NSE in span of around 20 months. More than 7,500 crores investors' money is lost. Sir, give me 1 minute. This is important issue. Money is lost in this defaults. Kavya stock broking and Anugrah stock broking. Anugrah have been major scam and no really efforts are taken by NSE, National Stock Exchange. When the broker cannot pay the dues, the client because of this misappropriated and illegal actions, National Stock Exchange declared the defaulter. Such broker have no funds in their account, which in fact could have been noticed during inspection by the National Stock Exchange. Sir, NSE has made whooping profits and revenue of more than rupees 2,000 crore as per their annual reports and wants to come out with an IPO which was held till now because of the SEBI order of restraint and disagreement of more around. You put the demand, please. Put Sir, what you want. Sir, more than 750 crore on NSE in scam. Sir, I just wanted to request few things in this. National Stock Exchange is not above the law. Yeah. But still given protection and no investigation agency have been questioned National Stock Exchange including the SEBI. Sir, last 30 seconds, sir. I just want investigation must be ordered against National Stock Exchange to check why such lapse over again have been found. Sir, last. Investigation sir, been found only with National Stock Exchange broker as certain NSE officially are really concerned about investors. The investigation must look into this carelessness and find out. सर आपका बहुत धन्यवाद। विषय बहुत बड़ा और गंभीर है, लेकिन फिर भी मैं 1 मिनट में इसको पूरा करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सर, गोरखाओं में 11 जातियां हैं जिनका मैं नाम लूंगा। मगर, राई, सुनार, याखा, गुरुंग, नेवार, खस, धीमाल, जोगी, धामी, भुजेल। सर, ये 11 जनजातियां एसटी स्टेटस में अभी छूटी हुई है और ओरिजिनली सर सारे गोरखा जो है हिल ट्राइब के नाते एज ए एसटी जाने जाते थे। हमारी सरकार ने भी वादा किया है सर, मैं चाहता हूं ये काम जल्द से जल्द हो। सर, दूसरा, गोरखा होने के नाते मुझे इस सदन से न्याय चाहिए, मुझे अपनी माँ चाहिए और मुझे भी अपना घर चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले 1.5 करोड़ गोरखाओं को उनकी पहचान चाहिए सर। हमारी सरकार ने, और मैं उस पे नहीं जाऊंगा इतिहास पे कि गोरखाओं का क्या योगदान है, हमारे आसाम के पूर्व के मुख्यमंत्री भी यहाँ मौजूद है, उन्होंने गोरखाओं को लेकर के बहुत काम किया भी है सर। लेकिन जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो बहुत ही विकट है और आए दिन उनको विदेशी कह करके जो लांछना लगाया जाता है ये बहुत ही दुखद है सर। मैं चाहता हूं, हमने कहा था हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे और इस भारत के संविधान के अंतर्गत करेंगे। मैं चाहता हूं सर ये काम बहुत से जल्द हो, क्योंकि जनताओं में बड़ा एक निराशा जैसा माहौल छाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। संदिल कुमार। Vanakkam, Chairperson. Regarding the plight of foreign medical graduates, after completion of course in foreign country, they have to undergo foreign medical graduation exam and subsequently mandatory compulsory rotating medical internship. As per recent gazette notification from National Medical Council, period of completion of internship is to be within 2 years of passing the FMGE. The major issue which is that the current intake of FMGE interns is 7.5%, which is very less with respect to Tamil Nadu. Due to this less intake, more than 580 FMG in Tamil Nadu are awaiting the due internship even after clearing the FMGE exam. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin also raised this issue in the memorandum submitted to the Union Health Minister on 12/1/22 to enhance the intake capacity from 7.5% to 20% every year as adequate infrastructure facilities are available in Tamil Nadu. Final demand. Sir. So I urge upon the Health Ministry to increase the to bring the amendments which may be issued in regulation to include district headquarter hospitals and increase intake capacity from 7.5% to 20%, and also to expedite the process which the government has given the 4th March 22 circular that all
expedited, all states will help in completing the CRMI within 2 years of us. Thank you. Shri Rahul Shivali. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। मैं अपने संसदीय क्षेत्र मुंबई दक्षिण मध्य मुंबई के सायन कोलीवाड़ा में हुई एक गंभीर घटना के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 25 जनवरी 2021 को श्री विजय रामकिशोर जायसवाल और उनके पड़ोसी श्री आलोक कुमार राम प्रकाश चंद्रवंशी के 2 छोटे बच्चों सीजेचएस कॉलोनी सेक्टर 7 बिल्डिंग नंबर 43 सायन कोलीवाड़ा के पार्क में खेल रहे थे। दोनों बच्चे एक बड़े गड्ढे में गिर गए और उनकी मौत वहां पे हो गई। सीपीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जोन 3 ठेकेदार बालू दुर्गाइन तेवर और सुपरवाइजर मोहन कप्पू तेवर को माता पिता और वहां मौजूद लोगों ने जिम्मेदार ठहराते हुए कहा और उनकी यह घटना उनकी लापरवाही के कारण हुई है। परिजनों ने उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की। अगले दिन इस घटना के बारे में पता चलने के बाद मैंने चीफ इंजीनियर जोन 3 सीपीडब्ल्यूडी को फोन भी किया और मामले को गंभीरता के जांच करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे मृतक बच्चों के माता पिता को कुछ कंपनसेशन देकर उनकी मदद करने का आश्वासन दिया। चीफ इंजीनियर जोन 3 ने क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जोन 3 को घटना की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आज तक मामले की जांच तक की नहीं। एंड हो जब भी माता पिता उसके या ठेकेदार के पास जाते तो उन्हें अनदेखा कर देते और मिलने से मना कर देते। ठेकेदार की रक्षा करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 2 छोटे बच्चे की मौत के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले की पूरी इंक्वायरी की है और जो इनके अधिकारी है जिनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई उनके ऊपर कार्रवाई। धन्यवाद। श्री विजय बघेल। धन्यवाद सभापति महोदय। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजधानी रायपुर में स्थित कुछ कुष्ठ अनुसंधान केंद्र में न केवल छत्तीसगढ़ अपितु छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्य जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के अलावा भी अन्य राज्यों से कुछ रोगी अपने इलाज हेतु आते हैं। उक्त अनुसंधान केंद्र मध्य भारत का बृहद कुष्ठ अनुसंधान केंद्र है। वर्तमान में उक्त केंद्र में ऑपरेशन थिएटर को विकसित किए जाने की मांग माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष रख रहा हूँ। Sri V. Kalanidhi. Very much, sir. So the Sri Lankan Tamils have been suffering for several decades due to the oppression by the Sinhalese government, sir. Sir, they have been oppressed where during the war also several lakhs of people died, and subsequently as they were planning to recover, there was this pandemic, and subsequently now they have an economic debacle where the Sri Lankan government has been supported by the government of India by providing a financial aid of $1.5 billion. But despite that, due to the rising inflation over there, the Sinhalese people are discriminating against the Tamils, where several Tamils are coming to Tamil Nadu, sir. Our Honorable Chief Minister has also written to the Union Minister to help us in aiding these people. So the demand is that already the refugees who have come, there are more than 1 lakh of people. For them, we want that Citizenship Amendment Act to be brought in where these people can be given citizenship, and also the present people who are coming, I would like an emergency visa to be provided for them, or some kind of arrival, visa on arrival. If it can be provided, it will help them in settling down over here better, sir. Thank you. Srimati Sandhya Roy. धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय आयुष मंत्री जी का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र के भिंड दतिया जिले की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जहां 22 लाख से ज़्यादा आबादी है दोनों जिलों में, और आयुष मंत्रालय के तहत देश भर में तमाम आयुष केंद्र खोले गए हैं। आयुष मंत्रालय की जिससे लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है एवं भारत सरकार पूर्ण रूप से आयुर्वेद को बढ़ावा भी दे रही है। वर्तमान में मेरे लोकसभा के दोनों जिलों भिंड एवं दतिया में एक भी आयुष केंद्र नहीं खोला गया है। जनसंपर्क के दौरान आयुष केंद्र खोले जाने का अनुरोध मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, वहां की जनता जनार्दन के द्वारा लगातार मुझसे किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करती हूं माननीय आयुष मंत्री जी को कि मेरे लोकसभा के दोनों जिले भिंड दतिया जिले में आयुष केंद्र खोले जाने की जल्द से जल्द कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सिवान की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूँ। महोदय, कोविड महामारी के पूर्व निम्नलिखित ट्रेनों का ठहराव मेरे संसदीय क्षेत्र सिवान के जीरादेव स्टेशन, मैरवा स्टेशन और सिवान स्टेशन पर होता था,
जो फिलहाल बंद है उसे पुनः शुरू किया जाए। ट्रेन संख्या 15027 15028 मौर्य एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 14185 14186 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 15105 15106 छपरा नौतनवा इंटरसिटी ट्रेन। अतः इन ट्रेनों का ठहराव मैं माननीय रेल मंत्री जी से सिवान के विभिन्न स्टेशनों पर कराना चाहती हूँ। महोदय, मेरा आग्रह है कि उन ट्रेनों का ठहराव जीरादेव स्टेशन, मैरो स्टेशन और सिवान स्टेशन पर कराया जाए। साथ ही महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि 2 साल पूर्व रेल मंत्रालय द्वारा बिहार सरकार की अनुमति से समपार 91 सिसवन सिवान ढाला पर आरओबी का निर्माण के लिए स्वीकृति मिली थी, लेकिन अभी तक रेलवे के अधिकारियों द्वारा और बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा लेटर खेल हो रहा है। इसको पत्र का जो है इसको बंद किया जाए और उसको पुनः टेंडर कराकर उसको बनवाने की कृपा की जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद। श्रीरंगा अप्पाबाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंदी राज्य भाषा और स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1963 में राज्य भाषा अधिनियम बनाया गया और 1976 में ये नियम लागू किया गया। राज्य भाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जबकि माननीय गृह मंत्री जी इस समिति के अध्यक्ष है। महोदय, आज भी केंद्र सरकार के कई सारे मंत्रालय राज्य भाषा अधिनियम के अनुसार हिंदी में कार्य का उपयोग नहीं करते। कई मंत्रालय को तो यही पता नहीं कि राज्य भाषा और स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने हेतु कोई समिति को गठित किया है। आज अगर केंद्र सरकार के कई सारे मंत्रालय में देखा जाए तो अंग्रेजी का उपयोग अधिकतम किया जाता है। राज्य भाषा विभाग के अधिकतम कर्मचारी जो हिंदी में कार्य करते हैं उनके पद रिक्त है और उनकी संख्या भी कम है। महोदय, राज्य भाषा विभाग पर अगर केंद्र सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता तो हिंदी और विभिन्न राज्यों की स्थानीय भाषा खत्म हो जाएगी, जबकि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी खुद हिंदी में अपनी बात करते और हिंदी का व्यवहार करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार सभी मंत्रालयों को राज्य भाषा अधिनियम के तहत ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करने हेतु निर्देश प्रदान करें। श्री सप्तगिरी उलाका। Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity to speak under 0 hour. Sir, Jaipur is one of the largest cities in southern Odisha and very, very important city. We've been demanding to establish Kendra Vidyalaya at Jaipur, and we have demanded almost, I had 7-8 intervention in Parliament so that Kendra Vidyalaya in Jaipur could be established. After much difficulties and the support from the central government and the district administration, the district collector and everything, finally, we have issued the safety certificate so that the temporary building can be established in Jaipur. Sir, I would like to request from you to Honorable Minister Dharmendra Pradhan, who is also from Odisha, that can he start Kendra Vidyalaya admission from this academic year. Already the notification are there for multiple Kendra Vidyalayas, and after much struggle and everything, finally we have reached a stage where everything has been completed and the state government, the district administration, they have already supported. My humble request to Sri Dharmendra Pradhan through you, sir, is please start the admission for Kendra Vidyalaya in this academic year. Thank you so much. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर रेलवेज की नई वॉशिंग लाइन के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, चूरू का जो क्षेत्र है वो जयपुर से और दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और चूरू के नज़दीक जितने भी वॉशिंग लाइन्स है, चाहे बीकानेर में हो, चाहे गंगानगर में हो, चाहे हिसार में हो, उनकी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हो चुकी है। लंबी दूरी की ट्रेनें हमें इसलिए कारण नहीं मिल पाती कि वॉशिंग लाइन की कैपेसिटी हमारे एरियाज के अंदर एग्जॉस्ट हो चुकी है। मेरा आपके द्वारा रेल मंत्रालय से ये निवेदन रहेगा कि चूरू या रतनगढ़ के अंदर मेरी लोकसभा क्षेत्र में न्यू वॉशिंग लाइन बनाई जाए ताकि हमें लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन मिल सकें और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी हो चुकी है उसको नजर रखते हुए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर चूरू या रतनगढ़ में न्यू वॉशिंग लाइन दी जाए। धन्यवाद सर। कौशलेंद्र कुमार जी। महोदय, आपने सुन पहर में बोलने का मौका दिया, इसलिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सभी पढ़ना तो नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नवंबर 2008 से एक
काफी महत्वाकांक्षी जन औषधि केंद्र शुरुआत की गई थी और अब तक देश भर में करीब 8,012 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इस जन औषधि केंद्र में जेनेटिक सस्ती दवाइयां मरीजों को आसानी से प्राप्त होता है। करीब 1415 कंपनियां की दवाई और 300 प्रकार के सर्जिकल आइटम इन केंद्रों पर उपलब्ध रहता है। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में जबकि पावापुरी मेडिकल कॉलेज भी है, सदर अस्पताल भी है, कई प्राइवेट क्लिनिक भी है, फिर भी हमारे संसदीय क्षेत्र में एक भी जन औषधि केंद्र नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में जन औषधि केंद्र खोलवाने की कृपा करें। निहाल चंद। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर में हनुमानगढ़ जिले में मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्र है, एक वॉशिंग लाइन और सोलर ऊर्जा के लिए मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था उत्तर रेलवे के, जिससे इस क्षेत्र में रेलवे के हब के रूप में विकसित हो सकता है। महोदय, हमारे यहाँ से बठिंडा जंक्शन 80 किलोमीटर दूर है और श्री गंगानगर भी 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक रेलवे में एक वॉशिंग लाइन की बहुत जरूरत है ताकि उस जिले से काफी ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें उसको चलाई जा सके। महोदय, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हनुमानगढ़, रावतसर, पल्लू और सरदार शहर के लिए एक नई रेल लाइन की घोषणा की थी जो आज तक पूरी नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि उसका हर साल सर्वे हो जाता है, इस बजट में उस रेल लाइन को जो माननीय प्रधानमंत्री जी अटल जी ने जो घोषणा की थी उसको पूरा किया जाए। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पे एक वॉशिंग लाइन बनाई जाए, वहां पे जो जमीन पड़ी है करीबन 300 एकड़, उसमें सोलर प्लांट बनाया जाए। यह मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्री के जी माधव। Thank you very much, sir. My subject regarding with farmers, please allow me not less than 3 minutes, sir. That means, sir, I would like to bring to your kind attention that the government of Andhra Pradesh requires urgent environmental clearance for the Rayalaseema lift irrigation project. During June 2020, the Andhra Pradesh government announced the Rayalaseema lift scheme to facilitate the Rayalaseema region to stabilize irrigation and drinking water, sir. The announced scheme is within the purview of Krishna water dispute, that is out of total 811 TMC water, 512 TMC for Andhra Pradesh and 299 TMC for Telangana. The scheme is within the purview of 2006 MOEF notification. During September 2020 also, NGT pronounced that the EC is required for the scheme. After that, the Honorable CM of Andhra Pradesh addressed the Honorable Minister MOEF to consider expert committee opinion. During June 2021, the AP government approached MOEF for amendment to existing environmental clearance. Based on this application, Environmental Assessment Committee in its June 2021 meeting discussed the topic and issued minutes asking some clarifications, sir. AP government submitted clarifications on this, sir. In this regard, sir, kindly grant environmental clearance to the Rayalaseema lift irrigation project at the earliest, sir. Thank you very much, sir. Honorable members, now it is already 6. The Speaker has directed to adjourn the House by 6, but 5-6 members are more. If everybody cooperate, let us extend the House till that submissions are over. And also there is a statement from the Minister of Ayush. Now, let them, after the statement, we will again take the chair over. So, Honorable Minister, House is extended. Respected Chairman, Sir, today there is a very, very good news for the people of the country. As you all know, regarding the establishment of WHO, Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar, Gujarat, the Honorable
Director General, World Health Organization, in the presence of Honorable Prime Minister, announce the establishment of Global Center for Traditional Medicine in India on the occasion of 5th Ayurveda Day on 13th of November 2020. On 9th March 2022, the Union Cabinet approved for signing and ratification of the host country agreement between the Ministry of Ayush, Government of India and World Health Organization for establishment of WHO GCTM to be located at Jamnagar, Gujarat. Today, that moment has come. Today is the 25th of March. The host country agreement is to be signed by Secretary Ayush, Government of India, and Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, the Honorable Director General, WHO, on 25th March 2022 at WHO headquarters Geneva, Switzerland, in a formal event hosted by WHO. Thank you. So, this is a great news for the practitioners, healers and stakeholders of the Ministry of Ayush as well as Industry of Ayush. So this is the traditional system of medicine which has not only won the heart of the people of the country but also won the heart of the people of the world. Thank you. So this is a great achievement on the part of the Modi's government, and I believe this House should appreciate and especially thanks our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for this outstanding achievement for the people of the country. Thank you. Minister. Sri Shankar Lalwani. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर देना चाहता हूं। अनुसूचित जाति की सूची में एक शब्द है बाछड़ा, जाति का नाम दर्ज है। मध्य प्रदेश में इन जाति के लोगों की ये मांग है कि हमें इस जाति से नहीं पुकारा जाए, इन्हें किसी अन्य नाम से पुकारा जाए। इन जाति के लोगों द्वारा सम्मान के साथ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पंच हैं, सरपंच हैं। इनको इस नाम से पुकारने के कारण इनकी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल में हीन भावना से देखा जा रहा है, पुरुष सार्वजनिक रूप से अपमानित होते हैं, महिलाएं घर से निकल नहीं पाती, हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो इनका ये मानना है कि अनुसूचित जाति सर्वे सूची में जो बाछड़ा शब्द लिखा हुआ है इसे हटा के दूसरा शब्द जोड़ा जाए, ये उनकी मांग है। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री अब्दुल खलीकी। थैंक यू चेयरमैन सर। असम के पंचायत और ग्रामीण विकास के कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर गत 15 मार्च एक खत भेजा है। वहाँ के सारे जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के जितना प्रोजेक्ट डायरेक्टर है सबको भेजा है, जिसका नंबर है CPRD/PMAYG/11/2021/4 डेटेड 15 मार्च 2022। यहाँ पे लिखा है जो सरकार ने जो 2021-20 में जो 7 लाख घर का एडिशनल टारगेट का सैंक्शन मिला है उसका काम, उसका रजिस्ट्रेशन और जियो टैगिंग का काम जल्द खत्म करने के लिए आदेश दिया है। लेकिन दुख की बात है 3 जिले को छोड़ के, उसमें एक जिले है जो मेरा भी जिला है और यहाँ असम के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी शिपिंग मिनिस्टर भी मौजूद है। वो काफ़ी बरपेटा जिला दौरा करता है, उनका गुरुधाम भी है। वो जिला, धुबरी जिला और दक्षिण सालमरा मनकाचर, ये 3 जिला को छोड़ के बाकी जिला में करने दिया।
चेयरमैन सर, ये तीनों जिला पिछड़े जिला है, तो इसमें भी जल्दी जियो टैगिंग और रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था। क्यों ड्रॉप हुआ मैं जानना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ एक मिनट सर, इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। हाँ, इंक्लूड करना। और 30 सेकेंड सर। और आसाम में बहुत सारे कच्चा घर है, जहाँ रूफ में टीन है, सियार शीट है, और वॉल भी, प्राचीर भी टीन का है। वो कच्चा घर भी पक्का घर में शामिल होना चाहिए, यही मेरा गुजारिश। थैंक यू। श्री रामाकांत भार्गव जी। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा मध्य प्रदेश के भोजपुर विधानसभा के शहर अब्दुल्लागंज में कोरोना के पूर्व स्टेशन से करीब 8 ट्रेनें रुकती थीं, जिसमें स्थानीय यात्रीगण लंबी दूरी की यात्रा करते थे। कोरोना महामारी होने से उक्त ट्रेनों का संचालन बंद हो गया। वर्तमान में कोरोना का प्रकोप लगभग समाप्त हो गया है और ट्रेनों का संचालन भी प्रारंभ हो गया है, किंतु अब्दुल्लागंज स्टेशन पर स्टॉपेज न होने के कारण भोपाल आने जाने वाले यात्रीगण असुविधा महसूस कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि अब्दुल्लागंज शहर के लिए कोरोना के पूर्व चलने वाली सभी ट्रेनों का स्टॉपेज यथावत करने का अनुरोध है। साथ ही शहर बुदनी में भी पूर्व से चल रही इंदौर छिंदवाड़ा पंचवेली फास्ट पैसेंजर का स्टॉपेज यथावत किया जावे, ऐसा अनुरोध है। थैंक यू। विजेंद्र पटेल जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मेरा लोकसभा खरगोन बड़वानी के छात्र श्री मनीष कुशवाहा, कुमारी मानसी ढकेता, प्रतीक पटीदार, तुषार यादव, राजेंद्र पटेल जी, चेतन गुप्ता जी, दक्ष ठाकुर, आशीष चौधरी, राहुल परमार, प्रखर चोकड़े, मानस राठौर, सृष्टि यादव, ध्रुव गुप्ता, विवेक नुरगुडे, ऐसे अनेक छात्र जो यूक्रेन में पढ़ते थे और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा अभियान जो चलाया, उसमें इस प्रकार के हमारे हजारों छात्र, जो 22,000 से भी ज़्यादा छात्रों को लाने का जो उन्होंने प्रयास किया और हमारे छात्र भारत लौटे हैं, मैं पूरे देश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके सहयोगी हमारे मंत्रीगण आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी, माननीय किरण रिजिजू जी, जनरल वीके सिंह जी, माननीय हरदीप सिंह पुरी जी, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और एक निवेदन आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे, वो प्रथम वर्ष में थे, द्वितीय सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे, उनकी पढ़ाई अवरुद्ध हुई है, इसलिए वो पढ़ाई, आगे की पढ़ाई भारत सरकार करे, ये मैं निवेदन आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर टाटा के अंतर्गत शहर के परिधि में स्थित बस्तियों के साथ साथ प्रकाश नगर, घोड़ाबांधा और बागबेड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का भारी किल्लत होने के कारण यहाँ की जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गर्मी के दिन स्थिति भयावह हो जाती है। महोदय, मैं विशेषकर बागबेड़ा और छोटा गोविंदपुर ग्रामीण जलापूर्ति की योजना और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस जलापूर्ति योजना शिलान्यास 18 अप्रैल 2015 को हुई थी, जिसका लगभग 237.21 करोड़ रुपया की लागत से वर्ष 2015 से वर्ल्ड बैंक के फंड से शुरू की गई थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक की 50%, केंद्र सरकार का 33%, राज्य सरकार का 16% एवं आम जनता का 1% हिस्सेदारी थी। उक्त योजना वर्ष 2018 से पूर्ण होना था, परंतु 217 करोड़ रुपया खर्च भी हो चुका। छोटा गोविंदपुर योजना जनता को पानी भी मिलने लगा, परंतु बागबेड़ा की योजना अभी तक अधूरी है। एजेंसी ने बिल एवं जीएसटी मद का बकाया राशि मांग को लेकर साल भर से कार्य को बंद करके रखा। उक्त योजना निर्माण देश के प्रतिष्ठित कंपनी एक मिनट ILF के दिया गया था, जिसके कार्य पूरा करने के लिए 26 जून 2018 तक समय दिया गया था। इस कंपनी ने 75% कार्य पूरा कर चुका है तथा अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 25% कार्य पूरा नहीं कर पाया, जिसके कारण इंटेक बेल एवं खरकाई नदी पुल पाइप लाइन में 20,000 से अधिक घरों से कनेक्शन देने का काम रुका है। उक्त योजना
चालू होने न होने कारण उक्त योजना विभिन्न कारण बाधित होने के कारण यहाँ के लोग बाध्य होकर जलापुत्री योजना जमीन उतारने के लिए राज्य केंद्र सरकार ध्यान आकृष्ट के लिए जमशेदपुर से राज्य की राजधानी रांची तथा दिल्ली तक पदयात्रा कर रहे हैं। मतलब 21/2000 शुरू किया। अतः महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय से अनुरोध करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जो महात्मा गांधी योजना 2024 तक हर घर हर नल के जल पहुंचाने के लक्ष्य पूर्ण करे तथा इस योजना तहत पीड़ित संघर्ष लेकर पूर्ण करने की कृपा करे। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। KP यादव जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र गुना के अंतर्गत गुना, अशोकनगर और शिवपुरी तीनों जिलों में वन क्षेत्रफल काफी ज्यादा है, जहां पर अनेक प्रकार की वनौषधियां पाई जाती हैं। इसके साथ साथ अश्वगंधा और गिलोय की खेती भी यहाँ होती है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय लोग, जिनमें आदिवासी समुदाय भी शामिल है, अनेक वर्षों से इन वनौषधियों का प्रयोग विविध बीमारियों और के उपचार में परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं। इनकी गुणवत्ता व उपलब्धता को देखते हुए मेरा आपके माध्यम से सरकार से और माननीय आयुष मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में आयुष मंत्रालय के माध्यम से इन वनस्पतियों पर संशोधन हेतु एक आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जाए, जिससे इन आयुष औषधियों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, जिससे इनका व्यापक इस्तेमाल हो सके एवं क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। धन्यवाद। लास्ट स्पीकर श्री दुर्गादास जी। माननीय सभापति जी, आपने शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे को सदन के पटल पर रखने का अवसर दिया, इस हेतु आपका आभारी हूं। माननीय सभापति जी, मेरा लोकसभा क्षेत्र परिवहन की दृष्टि से पिछड़ा है। मेरे आदिवासी क्षेत्र में रेल मार्गों की आवश्यकता है। क्षेत्र की जनता लंबे समय से मांग कर रही है। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि बैतूल से चिचोली, भीमपुर, नांदा, कुनखेड़ी, दामजीपुरा होते हुए बुरहानपुर, खंडवा नवीन रेल लाइन से जोड़ने हेतु अनुरोध करता हूं। वहीं बैतूल से बैतूल बाजार, चांदूर बाजार, अमरावती तक नवीन रेल लाइन प्रस्तावित है। इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने हेतु माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Now the House stands adjourned to meet on Monday, the 28th March 2022 at 11 a.m. Thank you very much. अनोखा अंदाज, एक अलग पहचान, प्रधानमंत्री जिन्हें कहते हैं रेसलर।